Hello everyone, welcome you all to this super quick revision video on Code of Ethics or Professional Ethics. In this, we are going to cover the whole of ethics with each and every provision, including the ethical standard boards announcements and clarifications, which is relevant for your exams, and you can use this particular video as a quick recap video जिसको एक बार आपने सुन लिया और आपका पूरा कोड ऑफ एथिक्स आपके लिए रिफ्रेश हो गया. You can at your own speed concern increase the speed and watch this. This is relevant for students of December 21 and onwards. This will be based on Code of Ethics 2020. You must be all knowing that Code of Ethics got revised due to the international changes in the code of IESBA, and this revised code has been made applicable from July 21 exam. This is the code which we are discussing. I will be using the drone chart for our discussion, and आपके पास अगर drone chart नहीं है दोस्तों तो आप study materials so ये इस पूरे कोड ऑफ एथिक्स के वीडियो को रेफर कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली ड्रोन चार्ट्स ए आर नॉट चार्ट्स, दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट्स जस्ट दैट दे आर इन पिक्टोरियल चार्ट फॉर्मेट एंड दे हैव बीन बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल itself. It's just that we've added more things just to ensure that each and every question which has been asked in the past is covered. At the end of this video we will also quickly cover the questions which have been asked relating to code of ethics in the past 3 exams, RTPs and MTPs. ध्यान रखिए एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन और 1 से 3 MCQs आपको कोड ऑफ एथिक्स के देखने को मिल सकते हैं. सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स क्या है? इट्स अ मैनुअल. ये सिर्फ प्रोफेशनल कोड प्रिस्क्राइब नहीं करता है. ये कहता है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने प्रोफेशनल या अदर कंडक्ट से कोई भी ऐसी चीज की जिससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, देन इन दैट केस उसके अगेंस्ट में हम एक्शंस ले सकते हैं फॉर मिसकंडक्ट. एंड दैट इज व्हाई professional ethics or code of ethics is not on your professional misconduct only, it is actually a code on the professional. Because ICI is a member of the International Federation of Accountants, hence in India from 2020 onwards we have also mandated the international code to be followed by all our members. That is why आज का code of ethics हमारा 3 वॉल्यूम में divided है. Volume 1 is the international code, also known as the IESBA Code, which is International Ethical Standard Board for Accountants, a body of IFAC. Volume 2 is the domestic code, जिसमें CA Act 1949, CA Regulations 1988 और काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एंड अदर गाइडलाइंस के प्रोविजंस में से नेट पिक करके जो एथिक्स से रिलेटेड प्रोविजंस है उन्हें इनकॉर्पोरेट करके एक वॉल्यूम 2 पब्लिश की गई, विच इज जस्ट लाइक अ मैनुअल. जैसा आपके ऑफिसेज में एक इंटरनल ऑडिट मैनुअल या ऐसे हैंडबुक स्कूल में होती थी, इस तरह के मैनुअल्स हैं, बट ये मैंडेटरी है फॉलो करना. नहीं करने पे आपके अगेंस्ट में पेनल्टी और मिसकंडक्ट के एक्शंस भी लिए जा सकते हैं. एंड देन वी हैव द वॉल्यूम 3 विच इज विद रिस्पेक्ट टू केस लॉज. याद रखना, वॉल्यूम 1 द इंटरनेशनल कोड इज ऑल्सो मैंडेटरी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वॉल्यूम 2 सी एक्ट और रेगुलेशंस के प्रोविजंस और गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है, बट वॉल्यूम 1 कोर्स में और एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. सो वी वुड फर्स्ट स्टार्ट विद आवर डिस्कशन विद वॉल्यूम 1. वॉल्यूम 1 ओवरव्यू ऑफ ISBA कोड, primarily divided in 3 parts. The first part talks about fundamental principles applicable to all professionals. Second is for professionals who are in service or business, and third one is for professionals who are in practice. बट व्हाट दे हैव डन इज जितने भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, कोड ऑफ एथिक्स का जब इंटरनेशनली 2018-19 में रिवीजन हुआ तो उन्होंने सारे इंडिपेंडेंस के स्टैंडर्ड को एक अलग चैप्टर 4A और B में डाल दिया. 4A एप्लीकेबल फॉर ऑडिट एंड रिव्यू असाइनमेंट्स एंड 4B एप्लीकेबल फॉर अदर अश्योरेंस असाइनमेंट, लाइक इफ यू आर गिविंग अ रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल्स और यू आर डूइंग इंटरनेशनल IFRS इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड अश्योरेंस फंक्शंस एंड ऑल. इसका मतलब यह हुआ कि अब इंडिपेंडेंस के सारे प्रोविजंस को अलग से इकट्ठा करके चैप्टर 4 में डाला गया. दिस कुड बी एन MCQ प्रोन क्वेश्चन फॉर यू. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल कोड? नथिंग मच. उनमें भी इंट्रोडक्शन होता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट जैसे एसेज में मैंडेटरी जो चीजें होती है उसे आर के थ्रू, रिक्वायरमेंट के थ्रू डिनोट करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन मटेरियल में आता है. ये जो वॉल्यूम 1 जो इंटरनेशनल ISBA का कोड है, इसके क्या फीचर्स है? तो इसमें कई सारे प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं with respect to various things which primarily ensure the independence of a professional in terms of his duties and in terms of his service. It talks about a lot of provisions जहाँ पे पहले प्रॉब्लम आती थी, एज इन मैं एक एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ और किसी और के साथ मर्ज हो गई है और वहाँ पे मेरा कोई इंटरेस्ट है, तो क्या मैं ऑडिट कंटिन्यू कर पाऊंगा? एज अ accountant of the company, do I need to, if I am an employee of a company, do I need to follow independence requirement? Should I follow them? Maybe yes or not, but then if I don't follow, it will lead to some problems with respect to things like insider trading, blah blah blah. Because of that, एक overview इस कोड का ये कहता है कि भाई
अल्टीमेटली इस कोड का ऑब्जेक्टिव है to have better independence, better integrity, better objectivity, better professional competence, due care and behavior followed by all the professionals. And that is why इस particular code में जो part 1 है, the general application of the IESBA code talks about these basic qualities. सबसे पहले fundamental principles with respect to your code of ethics as given in the IESBA code क्या है, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक से ज्यादा बार. This is something which you also study in essay 200: integrity, objectivity, professional competence and due care, professional behavior, confidentiality. यही provisions यहाँ पे हम देखेंगे और इनको थोड़ा सा elaborate करना है. तो if you get a question with respect to integrity, with respect to the code of ethics, IESBA code, you will have to mention that A, what is integrity? It primarily means that you should basically be doing your work straightforward, with straightforwardness and with honesty. हावेवर इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आप उसने आपको एसोसिएट ना करें जो ए मिसलीडिंग है, केयरलेसली प्रिपेयर्ड है, या जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन ओमिटिंग और ऑब्सक्योरिंग है. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव टू राइट दीज 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंटली. और अगर आप इससे एसोसिएट होना भी चाहते हैं तो तभी होइए जब आप उस पर मॉडिफाइड रिपोर्ट दे सकते हो. जब भी आपको पता है कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पे आप ओपिनियन दे रहे हैं अगर उसमें इंक्लूडेड है, इट इज बेटर कि आप उसको रिजाइन कर दीजिए या उस पर मॉडिफाइड रिपोर्ट दीजिए. दैट इज पॉइंट नंबर 1, व्हिच इज इंटीग्रिटी. ऑब्जेक्टिविटी is purely being unbiased, as in your personal interest should not affect your opinion on the financial statement. And then we have professional competence and due care. Now what does professional competence and due care means? तो आप कब competently काम कर पाओगे? जब A, आपके पास knowledge है, professional skills है, आपको technical, professional, ethical standards सारे के सारे समझ में आते हैं, आपको पता है. Third, आप sound judgment लगाते हैं based on the standards which you know. And at the same point of time, you continuously are updating yourself as in professional development, CPRs हम बोलते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं. तो you have to maintain your capabilities all throughout and you have to do your work diligently. What is diligence? हालांकि आप क्लास 7 पार्ट 2 शेड्यूल, पार्ट 1 शेड्यूल 2 में भी देखेंगे ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड ड्यू डिलिजेंस. डिलिजेंस की डेफिनेशन है, इट इज बेसिकली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ एन असाइनमेंट केयरफुली, thoroughly and on a timely basis. It also ensures, or in fact professional competence would also mean that you need to ensure that your subordinates are also well reviewed, their work is also well reviewed and they are also well trained and supervised for performing the functions. Then we have confidentiality. एग्जाम में अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई क्वेश्चन आता है तो you'll have to give your answer with reference to clause 1 part 1 schedule 2. बट अगर आपको IESBA कोड से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियलिटी समझाने के लिए आता है तो आपको ये प्रोविजंस लिखना पड़ेंगे जिसमें कहा गया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है 2 चीजें. ए, आप जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको मिली है आप उसे किसी और को डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक कि लॉ की रिक्वायरमेंट या क्लाइंट की परमिशन ना हो. और बी, आप उसे अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए भी यूज नहीं करेंगे. इसका मतलब यह है कि यू आर ऑडिटिंग वन ऑफ दोस पर्टिकुलर क्लाइंट जो लेट्स से फॉर एग्जांपल इज बेसिकली इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स, और उससे आपने पता किया कि भैया उसके कौन सप्लायर्स है और वहां से आपने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स डायरेक्टली लेना शुरू कर दिया या आपने किसी फ्रेंड रिलेटिव को बता के उस तरह का सिमिलर बिजनेस शुरू करने की कोशिश करी. ये पर्सनल एडवांटेज लेना हुआ, ये भी करना कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट माना जाएगा. क्या किया गया है, पूरे इंटरनेशनल कोड को सेक्शन सबसेक्शंस में बांट दिया गया. एंड सबसेक्शन 114 कॉन्फिडेंशियलिटी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, कहता है यू नीड टू एंश्योर एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंशियलिटी. 1, आप अनजाने में भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना कर दें. सेकेंड, आपकी फर्म से भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए. थर्ड, आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और अगर आप जॉब कर रहे हो तो जहां के आप एम्प्लॉई हो उस एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए. यानी आप किसी से इन टॉक्स हो दैट ही मे बिकम योर क्लाइंट तो भी आप उसकी इंफॉर्मेशन जो एक्वायर किया डिस्क्लोज नहीं करेंगे. यू शुड इंश्योर कि अगर आप किसी का ऑडिट कंप्लीट कर चुके हो तो कंप्लीट होने के बाद भी आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो. जब भी करें तो जिसकी प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन मिली है तो ही आप डिस्क्लोज करें. कभी भी आप उसे अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज ना करें. और ध्यान रखिए कि अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं तो आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंशियलिटी की जिम्मेदारी होगी. कब आप डिस्क्लोज कर सकते हो, जब लॉ की रिक्वायरमेंट हो या क्लाइंट ने ऑथराइज किया हो या फिर ऐसा लगता है कि हमारे प्रोफेशनल ड्यूटी होगी डिस्क्लोज करने की, जैसे कि पीयर रिव्यू हो गया या क्वालिटी रिव्यू हो गया या प्रीवियस ऑडिटर के कम्युनिकेशन में टू अ लिमिटेड एक्सटेंट हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा या हमारे अगेंस्ट में कोई एक्ट में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुरू हो गई है. दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंशियलिटी. जब भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है तो आप हमेशा ये सोचिएगा कि इससे किस पार्टी के इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं, आप किस पार्टी को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, क्या वो अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट है या नहीं है, किस तरह से आप डिस्क्लोज कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन,
एंड आपके पास वो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली अवेलेबल होना चाहिए. You need to remember 4 things whenever you are disclosing confidential information. 1, whether it will be in the interest or against the interest of the parties whom I am disclosing. 2, whom to am I disclosing? 3, is that party whom I am disclosing is an appropriate party to whom I am disclosing? And 4, I should also know the information well before disclosing it. And then we have professional behavior. Confuse ना होना एग्जाम में कभी इसके ऊपर आपको theoretical question लिखना है तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर का मतलब काम अच्छे से करना है. प्रोफेशनल बिहेवियर यानी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना. यानी A, you should not make unsubstantiated remark. 2, you should not pass disparaging comments, which means बड़े बड़ी बातें मत करो, एग्जैगरेटेड क्लेम्स और डिस्पैरेजिंग रेफरेंस यानी दूसरों की बुराई नहीं करना है. साथ ही साथ में इंस्टीट्यूट के एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस का पालन करना है. देन इफ यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन बिजनेस और सर्विस देन यू हैव अ सेपरेट कोड जो आपके सिलेबस में एज सच इंक्लूडेड नहीं है. एंड देन फाइनली वी हैव प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्रैक्टिस. तो ये जो हमने कोड ऑफ एथिक्स की सेल्फ इंटरेस्ट इनफैक्ट जो हमने इनिशियल प्रोविजंस ये सब हमने डिस्कस किए थे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रोफेशनल्स. नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज if you are a professional accountant in public practice, जिसको हम इंडिया में CN practice कहते हैं, तो then in that particular case कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि आपको 5 थ्रेट से बचना है. कौन सी थ्रेट्स हैं? तो ये आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट. कैसे बचना है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है. 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. आइडेंटिफाई द थ्रेट, इवैल्यूएट द ग्रेविटी ऑफ द थ्रेट, कितनी बड़ी है वो थ्रेट, and finally take corrective actions to remove that particular threat and build safeguards to it. So identify, evaluate and address. When you address, you will have to take either some actions and you will have to build safeguards so that in future you don't get into such conflicts. अब ये 5 threats के लिए आप इसको एक चिट पेज डायग्राम मान सकते हो. ये आपके स्टडी मटेरियल में ही दिया हुआ है. सारी थ्रेड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट हो सकता है एग्जाम में आपको इनमें से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ जाए या कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ ये कौन सी थ्रेट है. इसके लिए ये चार्ट आपको बहुत ध्यान से करना है. नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब क्या है? ए, आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी में शेयर्स ले रखे हैं या आपकी रेम्यूनरेशन इज कंटिंजेंट अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. इस तरह की अगर चीजें होंगी तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा. यही नहीं, अगर आप क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल यूज में लेना चाहते हैं, ये भी अपने आप में एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट करेगा. क्लाइंट बोलता है कि यार मैं आपको आने वाले समय में I'll give you a job, I'll make you a director in the company, ये भी एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट करेगा. तो एनी सोर्स थ्रू विच यू आर ट्राइंग टू मेक मनी फॉर योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम योर ऑडिट फीस विल गिव यू अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट with respect to that particular client. इस ध्यान से, इस लॉजिक से आप ये ध्यान रखना. एग्जाम्पल्स, क्या लॉजिक दिया मैंने? कोई भी ऐसी चीज जिससे आप अपनी फीस के अलावा पैसे बनाने की उम्मीद पैदा कर सकते हो, वो आपकी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट करती है. व्हाट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट? सुन के लगता है कि भैया मैं अकाउंट्स लिख रहा हूँ कंपनी की और उसी का ऑडिट भी मैं करूंगा तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा. एब्सोल्युटली, बट इसके बियॉन्ड कई सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे कि मैंने कंपनी से लोन लिया है, कंपनी के कोई असेट्स जो मुझे यूज करने के लिए दिए गए हैं, ऐसी सिचुएशन में भी ऐसा होगा कि देयर वुड बी अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट. इनफैक्ट अगर आपकी फीस कंटिजेंट है, प्रॉफिट्स के पार्टिसिपेशन आपके हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी आएगा. क्यों? क्योंकि आप उसे रिव्यू नहीं करना चाहोगे फॉर योर ओन इंटरेस्ट. आपने लोन लिया है, अगर आपको लगता है कि वो लोन पे प्रोविजन बनाने की जरूरत है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल लोन लिया है, उसकी अकाउंटिंग सही करने की जरूरत है जिससे कि अमाउंट रिसीवेबल बढ़ने की जरूरत है, या उस पर ब्याज लगना था नहीं लगा है, शायद आप ना बताएं क्यों, क्योंकि आपने खुद ने लिया है. तो देयर इज बेसिकली अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट व्हिच गेट्स क्रिएटेड. एडवोकेसी थ्रेट का मतलब है आप क्लाइंट के एडवोकेट की तरह काम कर रहे हो. यू आर बेसिकली पुटिंग अप इट्स केस. ऐसा कब होगा? जब आप उसके कोई टैक्स केस को हैंडल करोगे, या लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली हेल्पिंग द क्लाइंट इन लॉबिंग with the government in his favor, or you are basically handling any of his litigations, or you are promoting the shares of the entity. ये कब होगा? जब पॉसिबली आप कंपनी के लेट्स से शेयर इशू में इन्वॉल्व होगे, लिटिगेशंस में इन्वॉल्व होगे, या उसके बिहाफ पे आप किसी प्रकार की कॉर्पोरेट गवर्नमेंटलाइजिंग करेंगे. Familiarity threat क्या होती है? This is basically a threat that due to knowing the client very well or being very familiar with the client, it may be expected that the auditor may not give a negative remark in case if anything is found, because due to a long-term or close relationship with client or the employing organization, you may become sympathetic to the interest of the client. ये कैसे पैदा हो सकती है फेमिलियरिटी थ्रेट? नंबर 1, बहुत समय से लॉन्ग एसोसिएशन एज एन ऑडिटर है अगर आपका. नंबर 2, कंपनी का डायरेक्टर पहले हमारा पार्टनर था. नंबर 3,
कोई फैमिली मेंबर का कोई सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है एज एन एमडी इज द वाइफ ऑफ द ऑडिटर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड देन इंटिमिडेशन थ्रेट इज द थ्रेट दैट आपके हाथ से आपका ऑडिट चले जाएगा, या आपको पुश किया जाए कि आप जो सोच रहे हो एज एन ऑडिटर वो गलत है, हमारा नॉलेज ज्यादा है, इस तरह से आपको इंटिमिडेट किया जाए। तो बेसिकली थ्रेटन विद डिसमिसल और थ्रेटन विद द फैक्ट कि आपका प्रमोशन या फीस बढ़ाने वाले थे वो नहीं बढ़ाएंगे, या एम्प्लॉई है तो उसे थ्रेटन करना कि प्रमोशन नहीं होगा, या ये बताना कि भैया तू क्या समझता है ऑडिटर, क्या है तू, हम रोज रोज करते हैं, हमें ज्यादा अच्छे से पता है। ये 5 थ्रेड्स है दोस्तों, पूरा आपका कंपनीज एक्ट का ऑडिटर का प्रोविजन थ्रेड्स को बचाने के लिए ही बनाया गया। रोटेशन ऑफ ऑडिटर टू रिमूव द फेमिलियरिटी थ्रेड, सेक्शन 141 डिस्क्वालिफिकेशन में कई सारे प्रोविजंस रिलेटिंग टू ensuring that the auditor do not has an interest in should not have an interest in the company which it is auditing. So that is in a nature, if you can say, it's a self interest threat remove करने के लिए। section 144 audit कर रहे हो तो दूसरे काम नहीं करना, to remove the self review threat। तो basically these 5 threats internationally are the base for ensuring that an auditor does his work independently। आपने ये थ्रेट समझी है तो इससे अब आप थ्रेट आइडेंटिफाई कर पाओगे। once you have identified then you need to evaluate the severity of the threat। तो क्या ये एक्सेप्टेबल लेवल पर है, कैसे पता करना है, तो थर्ड पार्टी टेस्ट करते हैं कि क्या थर्ड पार्टी को लगेगा, एक इन्फॉर्म पार्टी को लगेगा क्या कि हमारी ये इंडिपेंडेंस अफेक्टेड है। तो जैसे मैं किसी का ऑडिट कर रहा हूँ, उससे फीस ले रहा हूँ, तो भी मेरी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है क्योंकि आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट, बट थर्ड पार्टी भी समझती है कि भाई ऑडिटर ऑडिट करेगा तो फीस तो लेगा ही लेगा। बट देन मैनेजिंग डायरेक्टर इज द वाइफ ऑफ द ऑडिटर, देन डेफिनेटली एनी थर्ड पार्टी वुड कंक्लूड दैट देयर इज डेफिनेटली अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो यू हैव टू इवैल्यूएट द सिवियरिटी ऑफ द थ्रेट। बट मेरा भाई या मेरी वाइफ नहीं, बट मेरा कजिन वहां पे एमडी है, तो देन थर्ड पार्टी क्या सोचेगी, बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू देन टेक अ डिसीजन। नाउ इफ यू हैव आइडेंटिफाइड अ थ्रेट यू नीड टू एड्रेस इट। एड्रेस करने के सिंपल से क्या लॉजिक है, नंबर 1 एक लॉजिक सिंपल सा ये है कि आप क्या करिए, यू नीड टू either eliminate the circumstances if it is possible or you need to reduce it to acceptable level। जैसे कि होता है कंपनीज एक्ट में कहा गया है रिलेटिव के पास 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक की सिक्योरिटी जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो एक्सेप्टेबल है, तो उससे ऊपर है तो आप 60 दिन में नीचे कर लीजिए। तो अगर एड्रेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं तो कर लीजिए, एलिमिनेट कर दे तो बहुत अच्छा है, पर दोनों ही पॉसिबल नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन होगा कि आपको खत्म करना होगा आपका एंगेजमेंट। प्लस आपको इन जनरल आपके यहाँ सेफगार्ड बिल्ड करने हैं ताकि कभी भी इन थ्रेट से आप बच सके। सेफगार्ड्स कैसे होते हैं, जैसे कि अगर आपने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऐसे 220 SQC 1 में सुना होगा, अपने ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले अपने किसी दूसरे पार्टनर से एक रिव्यू करा लो। दिस कुड बी वन सेफगार्ड टू इंश्योर कि हम रिपोर्ट दें उससे पहले एक बार क्रॉस चेक हो जाएगी कहीं हमारी इंडिपेंडेंस अफेक्टेड तो नहीं थी। So in that sense, we can have additional qualified people who can review basically our work. We can have a reviewer. There can be different teams or different partners for handling different engagements of the same client. इस तरह से आप safeguards build in कर सकते हो. And this kind of completes your discussion with respect to the international code. I spent a little bit time on this particular code because you may not be very well conversant with it because ये practically speaking पिछले 1 साल में incorporate किया गया है study material में due to the revision of code of ethics. So I've spent a little more time on these particular provision, not to say they've been most important ones, but definitely these would be the ones here you may not be or most of you may not be very comfortable with it. अब इसके बाद अपन अपने core code of ethics के provisions में आते हैं जिसको हम domestic code कह सकते हैं। First and foremost, domestic code में what they've done is they've again divided this code into certain chapters. सबसे पहला chapter statement, guidance notes और standards के बीच में differentiate करता है। सुन लीजिए ध्यान से, standard mandatory है, statement mandatory है, guidance note recommendatory है, जिसका मतलब है आपके पास एक reasonable justification है तो आप उसे नहीं follow करोगे तो भी चलेगा। Next, standard और statement दोनों mandatory है, फर्क क्या है? Normally international relevance के साथ हम जो चीजें prepare करते हैं वो standard है, लेकिन कुछ चीजें हमारे सिर्फ लोकल एनवायरनमेंट यानी डोमेस्टिक कंट्री के लिए रेलेवेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कारों का कैसे ऑडिट होगा। तो उसके लिए जब हम शुरुआती दौर पे गाइडेंस नोट देंगे, एक बार वो एस्टैब्लिश और इवॉल्व हो जाएगा तो उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ही कुछ स्टेटमेंट्स हैं आज की तारीख में, जैसे देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू जो सिर्फ इंडिया में होता है, तो दैट इज अ स्टेटमेंट, इट इज मैंडेटरी टू बी फॉलोड एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी इंटरनेशनल norms or publication. However, all your standards on auditing are based on the international auditing standards. All your standards of accounting as an Ind AS are based on IFRS, hence they are termed as standards. दो स्टैंडर्ड में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो बाद में आया है उसे फॉलो करना है, एक स्टैंडर्ड और स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्टैंडर्ड फॉलो करना है, दो स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो बाद में इशू हुआ है वो फॉलो होगा, एक स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो स्टेटमेंट फॉलो होगा। सेम रूल अप्लाइज फॉर गाइडेंस नोट। इसका मतलब अगर आप हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस दें तो सबसे ज्यादा
अथॉरिटी होगी स्टैंडर्ड की, देन स्टेटमेंट्स की, और आखिर में गाइडेंस नोट्स की इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. नेक्स्ट, Chapter 2 talks about the Chartered Accountants Act 1949 and the CA Regulations 1988. There are some few quick provisions which are given and we will just quickly go through them one after the other. Section 2, subsection 2 है ये, ना कि clause 2, talks about member deemed to be in practice or CA in practice. It says if a person individually, person as in member, individually or in partnership, partnership can be in form of LLP but not in nature of company, etc. For a remuneration received or to be received, if he does any of the specified activities, he will be deemed to be in practice. So there is no definition of member in practice. In fact, member in practice कौन है? जिसके पास COP है. But COP लेने से आप member in practice बनोगे तो सवाल उठता है COP कब लेना है? तो when you will be deemed to be in practice, before deeming to be in practice, you have to obtain COP. कब आप deem कर ले जाओगे practice में? जब आप individually या किसी के साथ partnership में पैसों के लिए specified services render करते हो तो माना जाएगा कि आप member deemed to be in practice है. Specified services क्या क्या? If you do any of these services which are relating to accounting services, or if you render any of the services which are relating to auditing, verification of financial transaction, preparation, verification of financial accounts or related statement, or hold yourself out to the public as an accountant, या फिर आप कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज देते हो विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, इस तरह की, देन इन दैट केस यू विल बी डीम्ड टू इन प्रैक्टिस. आपको ये कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है. इसके अलावा आप कोई भी दूसरी नोटिफाइड सर्विसेज देते हैं तो आपको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा. तो लॉजिक ऐसा है कि अगर आप एक मेंबर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आप बिना सीओपी लिए सिर्फ ये बोलते हो कि भाई मैं आपकी अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दीजिए, मैं कर दूंगा, भले ही वो अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है, पर मैंने कहा कि भाई मैं भी कर लूंगा, यू वांट यू कैन आउटसोर्स योर अकाउंटिंग टू मी, क्योंकि अकाउंटिंग अपने आप में सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में स्पेसिफाइड सर्विसेज का पार्ट है, और आप एक मेंबर हो और आप पैसों के लिए इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में ऐसी सर्विसेज देने का ऑफर दे रहे हो, मान लिया जाएगा कि आप प्रैक्टिस में हो. इसके लिए आपको एडवांस में सीओपी लेना होगी. अगर आपने सीओपी नहीं ली है तो माना जाएगा that you are a member deemed to be in practice and you have not obtained COP, hence in this particular case you will be guilty of misconduct, और आपके अगेंस्ट में सी एक्ट के वायलेशन के एक्शंस लिए जा सकते हैं. तो जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो ऐसा बना है कि अगर आप इनमें से कोई भी सर्विसेज देने या देने का ऑफर करते हो तो आपको माना जाएगा कि आप इन प्रैक्टिस हो. उसके लिए आपको पहले सीओपी लेना होगा. तो प्रोसीजर होगा फर्स्ट ऑब्टेन सीओपी एंड देन स्टार्ट रेंडरिंग एनी ऑफ द सर्विसेज. ध्यान रखना ये सारी की सारी सर्विसेज सीए एक्सक्लूसिव सर्विस नहीं है. जैसे अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, वेरिफिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी सर्विसेज कोई भी व्यक्ति दे सकता है, नॉट नेसेसरली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट इफ यू आर अ मेंबर एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इफ यू रेंडर दीज सर्विसेज एज एन इंडिविजुअल और इन पार्टनरशिप फॉर अ रेम्यूनरेशन व्हिच इज रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, देन मान लिया जाएगा कि आप सी इन प्रैक्टिस हो. तो आप कह सकते हो कि एक मेंबर ये सारी सर्विसेज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही दे सकता है. ही कैन नॉट ऑफर दीज सर्विसेज इन एनी अदर कैपेसिटी अदर देन दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड इफ ही रेंडर्स दीज पर्टिकुलर सर्विसेज ही विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस. इट मींस ही हैज टू ऑब्टेन अ सीओपी. ध्यान रखना, कंपनी में अगर आप डायरेक्टर बन के ऐसी तरह की सर्विसेज देंगे देन यू आर नॉट डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट एज एन एम्प्लॉय. हाउएवर इफ यू आर अ सीए इन प्रैक्टिस एंड यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस व्हिच विल कम टू अ लिटिल लेटर, जिसके ऊपर आपका जुलाई 21 में क्वेश्चन भी पूछा गया था. इस पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोर्थ क्लॉज, जो कहता है कि स्पेसिफाइड सर्विसेज या नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने रेंडर किया तो यू विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस. व्हाट आर दीज नोटिफाइड सर्विसेज? दो सर्विसेज नोटिफाई की गई है. सबसे पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस. इसमें आप यूँ समझ लो एमबीए जितनी स्ट्रीम्स में होता है वो सब आ गया मार्केटिंग छोड़ के. तो प्रोडक्शन रिलेटेड आप कंसल्टेंसी देते हैं, आईटी सिस्टम रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड, प्राइसिंग रिलेटेड, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनी प्रोसेसेस, सिस्टम्स और डिजाइन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विसेज. यही नहीं, एचआर, मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस. तो एचआर में आप सिर्फ प्लेसमेंट कंसल्टेंसी नहीं, आप बैकएंड स्क्रीनिंग, रेज्यूमे, इंटरव्यूज लेना, ट्रेनिंग सेशंस लेना, ये सब सर्विसेज भी रेंडर कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट. ये सब सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस का मतलब है, इसके दो मतलब है. अगर आप सीएन प्रैक्टिस हो तो आप ये दे सकते हो. दूसरा मतलब है अगर आप मेंबर हो और ये सर्विस इंडिविजुअल या पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन के लिए दोगे, पैसे के लिए दोगे, तो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस भी मान लिए जाओगे. इसमें इंपॉर्टेंट है जो चीजें मना करी गई है.
आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दे सकते हो, लोगों को एडवाइस दे सकते हो कहाँ पैसे लगाने, पर उनसे पैसे लेके उनके बिहाफ पे उनके पैसे मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं पीएमएस सर्विसेज प्रोहिबिटेड। एग्जाम में आ जाए CA has been appointed to manage funds of a person or an NRI or a company, you will say this is basically a fund management, portfolio management services, this is prohibited. You as a member in practice cannot render these services. Similarly, you can become an advisor or a consultant to an issue. You can also become a registrar to an issue where you can handle public issue or share issue related formalities for a company, but you yourself cannot become a merchant banker. मर्चेंट बैंकिंग में आप कैटेगरी 4 मर्चेंट बैंकर बन सकते हो, जिसमें अंडरराइटिंग नहीं होती है, सिर्फ कंसल्टेशन होता है, बट उसके ऊपर कैटेगरी 3 to 1 में अंडरराइटिंग इन्वॉल्व होती है, जहां पे आप कमिट करते हो कंपनी को कि मैं आपके शेयर्स बेचूंगा मार्केट में। उस तरह की अंडरराइटिंग करना परमिटेड नहीं है, उस तरह का मर्चेंट बैंकर बनना परमिटेड नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मर्चेंट बैंकिंग की, सिंपल लिख देना कि प्रोहिबिटेड, अलाउड नहीं है, सीए इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं कर सकता। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में नोटिफाइड सर्विसेज के अंतर्गत मना किया गया। इसके अलावा ये सब सेट ऑफ सर्विसेज आप दे सकते हो। ध्यान रखना, आप इंश्योरेंस ब्रोकर नहीं बन सकते हो, इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हो। इसके अंतर्गत आप कोई कमीशन इंश्योरेंस एजेंसी से रिसीव नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ क्लाइंट से एडवाइजरी के पैसे ले सकते हो। हाँ, अगर आपके पास पुरानी LIC वगैरह की एजेंसी है तो रिन्यूअल कमीशन के लिए एजेंसी कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें नई पॉलिसीज बेचना अलाउड नहीं होता है। नाउ इट हैज बीन एडेड, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर सकते हो। यू कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन ऑल्सो बिकम रिकवरी कंसल्टेंट टू बैंकिंग सेक्टर, नॉट टू ऑल सेक्टर। बैंकिंग FSI सेक्टर के लिए आप रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हो। इसका मतलब आपका काम रिकवरी करने का नहीं होना चाहिए, यू विल एक्ट एज ए कंसल्टेंट टू इंश्योर कि भैया जिनके पैसे नहीं रिकवर कर पा रही है बैंक, उससे रिकवर करें। RBI के पास बकायदा आप एम्पैनल होकर रिकवरी कंसल्टेंट बन के जो भी बैड लोन्स होते हैं, NPAs होते हैं, उसकी रिकवरी करके उस पर एक परसेंटेज कमीशन आप अर्न करते हो, ये परमिटेड है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नया ऐड किया गया, कोई भी प्रकार की क्लाइंट के भी आप पे आउटसोर्सिंग एडमिन नेचर की सर्विसेज, जिसमें डेटा एंट्री की सर्विसेज, फॉर्म वगैरह फाइल करना, TDS के रिटर्न्स हो गए, GST के रिटर्न्स हो गए, इस तरह के फॉर्म्स फिल करना, स्टैट्यूटरी डेट्स मॉनिटर करना, इंश्योर करना कि टाइमली बेसिस पे उनके रिटर्न्स टाइम पे जाएं, इस तरह की कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसका मतलब क्या होता है, जिसमें दिस इन्वॉल्व्स मोर ऑफ अ क्लरिकल वर्क एंड डज नॉट रियली इन्वॉल्व्स टू मच अमाउंट ऑफ स्किल्स except for your professional knowledge. In that particular sense, there is no professional judgment. I can say this requires a professional knowledge but not a judgment. There is no subjectivity involved. इस तरह की सर्विसेज को एडमिन सर्विस कहते हैं, आप दे सकते हो। इसके अलावा आप टैक्सेशन, फाइनेंशियल और कॉस्टिंग मैटर के रिप्रेजेंटेशन, एडवाइजरी और कंसल्टेशन सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अगर आप CA, CS और CA में तीनों में से कुछ भी दो हैं, तो अगर आप एक इंस्टीट्यूट का COP लेके होल्ड करोगे तो दूसरा इंस्टीट्यूट आपको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस नहीं मानेगा। यहाँ पे इसके अलावा आप आर्बिट्रेटर, एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एडवाइजर, रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन रादर से कि किसी भी कंपनी का लिक्विडेटर बनना, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्टी बनना, किसी की डेथ पे उसके एग्जीक्यूटर बनना, या उसकी प्रॉपर्टी और रिसर्च का एडमिनिस्ट्रेशन करना, दो के झगड़े के आर्बिट्रेशन करना, कोर्ट के पास जाके आप इम्पैनल भी हो सकते हो, फीस भी चार्ज कर सकते हो, या इंसॉल्वेंसी के केस में रिसीवर बनना, ये सब भी आपको परमिटेड है। ध्यान रखना, अगर आप ये एज अ जॉब ऑफ एम्प्लॉय या गवर्नमेंट करोगे तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं है। इंडिविजुअल प्रैक्टिस या आप अपनी खुद की कैपेसिटी में करोगे देन विल बी डीम टू बी इन प्रैक्टिस। प्रोहिबिटेड सर्विस के ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू कीप इन माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। मेंबर कैसे बनते हैं, तो ध्यान रखना ये सब आप कब डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो गए, व्हेन यू आर अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। मेंबर कब बनोगे आप, CA फाइनल की एग्जाम पास करिए आपने, आपकी MCS ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर ली और आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है, और कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, आप में उनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, देन ऑन एप्लीकेशन यू विल गेट योर मेंबरशिप। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सेक्शन 6 कहता है कि मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस नीड्स टू फर्स्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपके पास COP है, कोई भी काम आप CA का करोगे तो आप इन द कैपेसिटी ऑफ CA ही करोगे। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक CA GST कंसल्टेंट का काम कर रहा है, बिना ये बताए कि वो CA है, तो क्या उसे डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। इंस्टीट्यूट ने पहले अलग आंसर दिया, बाद में अलग आंसर दिया। जनरल रूल यही है दोस्तों कि अगर आप मेंबर हो और कोई भी स्पेसिफाइड सर्विसेज अगर आप देते हो तो यू विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, भले ही आप CA के नाम पे दो या ना दो। चलिए, however that confusion still remains in that particular GST consultant related point. देन सेक्शन 4 says कि एक बार आप मेंबर बन गए तो आप एप्लीकेशन देके आप सेक्शन 4 के अंतर्गत अपने आप को मेंबर रजिस्टर कर सकते हो। वंस यू डू दैट देन यू विल बी टर्म्ड एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में चढ़ जाएगा। आपका नाम कब हटेगा, जब आपने कोई फीस पे नहीं करी है, व्यक्ति की डेथ हो जाए, स्यू मोटो कैंसिल करना चाहे तो भी वो कर सकता है, या कोई डिसेबिलिटी सेक्शन 8 किया जाए, फीस नहीं पे करने पे बाद में पे करोगे तो रिस्टोर हो जाएगा आपका नाम। चलिए, नाउ डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट, सेक्शन 7 ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन डेजिग्नेशन का आता है तो इस पे दो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो सकते हैं, सेक्शन 7 और क्लॉज 7 पार्ट 1 शेड्यूल 1।
अगर मेंबर इन प्रैक्टिस स्पेसिफाइड है तो फिर आप बेहतर है कि क्लॉज 7 पार्ट 1 शेड्यूल 1 लगाएं, लेकिन अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो फिर उस केस में बेहतर है कि आप सेक्शन 7 लगाएं। सेक्शन 7 कहता है कि अगर आप सीए हो और अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप एक ही डेजिग्नेशन लगा सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो लगाओ या कुछ मत लगाओ। पर आप सीए हो, प्रैक्टिस में नहीं हो, बिजनेस सर्विस या कुछ नहीं करते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने नाम के साथ डेजिग्नेशन या चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाओ या कोई और लगा दो। यानी मुद्दे की बात है कि शादी हो गई है तो या तो उसके साथ घूमने जाओ या अकेले जाओ, और किसी को लेके नहीं जाना। पर शादी नहीं हुई है, अभी सगाई हुई है, तो या तो उसके साथ जाओ या किसी और के साथ जाओ, दोनों साथ साथ में नहीं करना। प्रैक्टिस में हो तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज करना और कोई नहीं करना। प्रैक्टिस में नहीं हो, इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोई भी दूसरी डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो आप, बट दोनों साथ में यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखना डेजिग्नेशन डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा। इफ यू आर डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, रिकवरी कंसल्टेंट, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, इस तरह के डिस्क्रिप्शन अपने नाम के साथ यूज करना डेजिग्नेशन कहलाता है। इस पे रिस्ट्रिक्शन है। प्रीफिक्स सफिक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर सब हैं तो आप अपने नाम के सामने सीए, डीआर, सीएस, सीएमएस सब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। सफिक्स आपने पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसा कुछ मिला है नाम के पीछे लगाना है, उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ किस पे, डेजिग्नेशन डिस्क्रिप्शन पे। कई बार आप डिग्री इकट्ठी करते हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बीकॉम, बीबीए, एमबीए ऐसे लिखते हैं, वो चलेगा प्रोवाइडेड वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के। ध्यान रखना सीपीए यूएसए, सीएफए यूएसए, दीज आर नॉट अप्रूव्ड डिग्रीज और इंस्टीट्यूशंस एंड जिनकी डिग्री आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो अपने विजिटिंग कार्ड पे नहीं लिख सकते। इसके अलावा अगर आपने आईसीआई का डीसा किया है तो उसको लिखते हैं आईएसए ब्रैकेट में आईसीआई, ये तरीका है उसको लिखने का। 2 साल पहले एक एग्जामिशन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन यूज करना आपके लिए परमिटेड है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन भी यूज कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट बिकॉज इट हैज बीन स्पेसिफिकली permitted. So in that particular sense, if you are becoming an insolvency professional, you can additionally add those particular designation. फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की डेजिग्नेशन सिर्फ वहां यूज करी जा सकती है, बताई जा सकती है, जहां पर उन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारा एमओयू या एमआरए है। दैट इज समथिंग व्हिच वी विल डिस्कस। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो रिमेंबर कि अगर आप इंस्टीट्यूट में कोई ऑफिस बेयरिंग पोजीशन है तो इंस्टीट्यूट आपके कार्ड छाप के देगा और उसमें वो आपकी डेजिग्नेशन जैसे लिखना है लिखेगा। उसमें ध्यान रखना कि आपका नाम दिया जाता है, आपका एड्रेस दिया जाता है, आपका फर्म का नाम नहीं देते हैं और आपके इंस्टीट्यूट में जो डेजिग्नेशन है वो दी जाती है। तो ओनली थिंग इज उसमें फर्म का नाम नहीं आएगा और लेटर हेड सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नाम से छपते हैं, बाकी सारे सिर्फ डेजिग्नेशन से छपते हैं, उसमें किसी का नाम नहीं होता। जैसे ही आपकी इंस्टीट्यूट की ऑफिस बेयरिंग पोजीशन खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको इमीडिएटली ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू जैसे ही आपकी पोजीशन खत्म हो जाती है उसके बाद में आप वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या इस तरह की कोई भी स्टेशनरी यूज नहीं कर सकते, परमिटेड नहीं है। चलिए, तो दिस इज ऑल बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर सेक्शन 7 जो बताता है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये देखिए, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स सफिक्स, इसे बोलते हैं सफिक्स, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। ये है डेजिग्नेशन, ये है डेजिग्नेशन, दोनों ये साथ में यूज करिए, गलत है, अलाउड नहीं है। या तो ये करो या ये करो। प्रैक्टिस में हो तो सिर्फ ये करना, ये तो कभी भी नहीं करना। और ये बोलते हैं एब्रीविएशन डिनोटिंग डिग्री अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिली हुई है या इंस्टीट्यूशंस की है तो यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत हो जाएगी अगर और कहीं से यूज करेंगे। सेक्शन इन डिसेबिलिटी बताता है 21 साल से कम की उम्र है तो डिसेबल हो, आप नहीं बन पाओगे। पिछली बार की IR1 21 से कम है, 21 पे ही वो अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट कह पाएगी क्योंकि वो मेंबरशिप तक मिलेगी। अनसाउंड माइंड के हो और सर्टिफाई किया है किसी कोर्ट ने, ऐसे वैसे नहीं, तो इंसॉल्वेंट हो गए तो चली गई। इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज होने के बाद अगर आप ये प्रूव कर दो कि इंसॉल्वेंसी का कारण बैड लक था तो फिर आपको मेंबरशिप वापस दे दी जाएगी। कोई मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की है, ऐसा नहीं है आपको पनिश किया गया है। लॉ में दिया हुआ है पनिशेबल विद से अप टू 6 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, भले ही आपको कुछ नहीं दी गई है पर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट वाला मॉरल टर्पिट्यूड का कोई ऑफेंस आपकी डिग्री गई। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पार्डन सर्टिफिकेट मिल जाता है कोर्ट से कि भैया हमसे गलती हो गई और हम अभी 6 नागरिक हो गए और कोर्ट ने दे दिया ऐसा, तो फिर आपको वापस से मेंबरशिप दे दी जाएगी। एंड इंस्टीट्यूट की काउंसिल अगर आपको कोई मिसकंडक्ट में गिल्टी होल्ड करती है तो हो सकता है आपकी मेंबरशिप छीन ले। दिस इज डिसेबिलिटी सेक्शन 8। ब्रांच ऑफिस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल प्रोविजन से ध्यान रख लीजिए। 1, ब्रांच किसे कहते हैं? जिसका आपने वेबसाइट या कोई भी स्टेशनरी में एड्रेस दे रखा है एज अ ब्रांच, या फिर जहां पे आपने फॉर्म का नेम बोर्ड डाल रखा है। यानी आप 100 ऑफिस खोल दो, कहीं नेम बोर्ड ना डालो और कहीं पर भी आप बताओ मत कि हमारी ये 100 ऑफिसेज हैं, तो ये ब्रांच के प्रोविजन सेक्शन 27 के नहीं लगे। 2,
आपको अगर एक भी ब्रांच खोलना है तो आपको इंश्योर करना है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है ब्रांच खोलने में, लेकिन अगर आप इंडिया में ब्रांच खोल रहे हैं तो हर ब्रांच पे यू शुड अपॉइंट अ मेंबर इंचार्ज। ये कौन होना चाहिए? मेंबर सीए। आपके साथ इसका जुड़ाव कैसा होना चाहिए? या तो ये आपका पार्टनर है या फुल टाइम पेड एम्प्लॉय है, फुल टाइम पेड एम्प्लॉय। और इसे इंचार्ज कब माना जाएगा? जब या तो वो 182 डेज इन अ ईयर या उस ब्रांच में विजिट करता है या उस शहर में रहता है जिसमें वो ब्रांच। खोलने और बंद करने में 30 डेज के अंदर अंदर आपको आईसीआई को बताना है कि भैया मैंने ब्रांच खोल लिया, बंद किया, और ये उसका मेंबर इंचार्ज। एक ईयर यानी अप्रैल टू मार्च में एक ही व्यक्ति फिर उस ब्रांच का इंचार्ज होगा अनलेस कैजुअल वैकेंसी आ जाए। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक मेंबर एक ब्रांच कुछ समय के लिए इंचार्ज है, उसी साल में दूसरी ब्रांच का कुछ समय के लिए इंचार्ज है। आपको इंश्योर करना है कि इस तरह से आप जो ब्रांचेस खोले वहां पे ऐसे एलिजिबल मेंबर इंचार्ज हो। कई क्वेश्चंस आते हैं कि रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर, इनको हमने अपॉइंट किया, ये सीए नहीं है तो अलाउड नहीं। ऐसा भी हो सकता है सीए मेरा पार्टनर है, उसको मैंने अपॉइंट किया, नहीं चलेगा। ही हैज टू बी अ मेंबर एंड योर पार्टनर और फुल टाइम एम्प्लॉय and should visit the branch or at least reside in the city of the branch for 180 days a year, and one member will be in charge for one branch for a firm. This rule has certain exception. Exception number 1, अगर आप चाहते हो तो आप सेम प्रेमाइज यानी सेम बिल्डिंग एरिया में या सेम सिटी में या उस सिटी की म्युनिसिपल लिमिट्स के 50 किलोमीटर के दायरे में एक और ऑफिस खोल सकते हो, जिसे सेकेंड ऑफिस कहेंगे। ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका एक भी ब्रांच अभी नहीं है। ये सेकंड ऑफिस पे आपको मेंबर इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप आईसीआई को 30 डेज में इन्फॉर्म कर दो। इसके अलावा अगर आपका हिली एरिया में ऑफिस है तो आप कोई भी नजदीकी प्लेन एरिया में, ऐसा लिखा हुआ है नजदीकी प्लेन एरिया में, हालांकि एमटीपी में इससे रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन आया था, उन्होंने आंसर दूसरे एरिया का भी परमिट कर दिया था। खैर, हिली एरिया में साल में एक बार मैक्सिमम 3 महीने के लिए आप अपने ऑफिस को हिली एरिया से नजदीकी प्लेन एरिया में शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है विंटर में ही, बट नॉर्मली तभी होगा। इनफैक्ट लिखा हुआ है प्रोविजन में कि विंटर में होगा। हालांकि एमटीपी में क्वेश्चन आया था प्रीवियस रिटर्न की, जिसमें समर्स में शिफ्ट कर दिया था और उन्होंने बोला था चलेगा। आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, पुराना ऑफिस खुला हुआ रहेगा। पुराना ऑफिस सिर्फ क्यों खुला रहेगा? करस्पॉन्डेंस लेटर वेटर आ रहे हैं उसके लिए, पर वहां कोई बिजनेस नहीं होगा। नया ऑफिस 3 महीने के लिए मैक्सिमम खुलेगा, साल में एक ही बार ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं एक एक महीने के लिए 3 बार खोल दिया। और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे नेम बोर्ड 3 महीने तक रहेगा। जैसे ही ऑफिस बंद हुआ से नेम बोर्ड वगैरह सब बढ़ जाएगा। उसे आप प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन नहीं कर सकते, उसे टेम्पररी ऑफिस की तरह ही शो करना पड़ेगा। 30 दिन खुलने 30 दिन बंद होने में आपको बताना पड़ेगा। इसमें आपको फिर 2 ऑफिस रखने की परमिशन है, पुराना वाला ओरिजिनल वाला सिर्फ करस्पॉन्डेंस के लिए, और टेम्पररी ऑफिस जहाँ पे सारा काम होगा। मेंबर इंचार्ज अलग से रखने की जरूरत नहीं। दिस इज ऑल योर प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच ऑफिस। ध्यान रखना 50 किलोमीटर वाली लिमिट कैसे काउंट होती है। तो अगर ये आपका हेड ऑफिस है तो 50 किलोमीटर इस हेड ऑफिस की म्युनिसिपल लिमिट, यानी यहाँ से शुरू होगा और आपका जो भी ब्रांच ऑफिस है वहां तक काउंट होगा। तो ये दायरा आपका 50 का होना चाहिए। तो अगर ये 35 और ये 10 है तो ये 45 है, ये चलेगा। ये 15 किलोमीटर अवॉइड करने दें। These are your provisions with respect to branch office which you'll have to keep in mind. And once you have an eligible branch, you can mention it in your professional stationery, websites and other places. You can also put up the firm name board. ध्यान रखना फर्म का नेम बोर्ड सिर्फ ब्रांच पे रख सकते हैं, घर पे रखना अलाउड नहीं है। घर पे रख दिया तो घर ब्रांच हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ब्रांच खोलने के लिए मेंबर इंचार्ज अपॉइंट करना पड़ता है। तो रूल है, क्वेश्चन आए, कैन अ फर्म नेम बोर्ड बी पुट अप एट द रेसिडेंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट? आंसर इज नो। फिर ये दिमाग मत लगाना कि एक ऑफिस है तो एक घर पे हो गया, नहीं। नेम बोर्ड का पूछा है क्वेश्चन, बोले नहीं। क्या ब्रांच खोल सकते हैं घर पे? हाँ खोलो, जहां खोलना है खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेंबर इंचार्ज होना चाहिए अनलेस आप सेकंड ऑफिस एग्जामिनेशन ले रहे हैं। फर्म के नेम बोर्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है कि एक रीजनेबल साइज का ग्लोसाइन बोर्ड नहीं होना चाहिए। जिस बिल्डिंग में आपका ऑफिस है वहां पे आपकी जहां पे भी ऑफिस है वहीं पे एक नेम बोर्ड होगा, और नीचे जहां सबके बोर्ड्स दिए गए वहां पे एक साइनेज के लिए दिया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेशन एंड गाइडेंस आपका ऑफिस कहां पर है। सेक्शन 24 कहता है सीए नहीं हो या सीएन प्रैक्टिस नहीं अपने आप को बताओगे तो आपको गिल्टी माना जाएगा। पहली बार 1000, दूसरी बार 5000 प्लस अप टू 6 मंथ्स का इंप्रिजनमेंट। आप आईसीआई के नाम पे या सीए की डिग्री के नाम पे, इंस्टीट्यूट के नाम पे कोई भी बड़ी बातें कहते हैं, गलत बातें कहते हैं, हम सब्सटैंशिएटेड रिमार्क्स मार्क करते हो, सेम पेनल्टी लगेगी। एंड फाइनली अगर आपने किसी अनक्वालिफाइड मेंबर को अपने बिहाफ पे साइन करने को दिया तो आपको सीए पहली बार 5000 और अगली बार 10,000 से लेके 2 लाख, पहली बार 5000 से 1 लाख, दूसरी बार डबल 10,000 से 2 लाख प्लस अप टू 1 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ध्यान रखना सिग्नेचर से रिलेटेड देयर इज अनदर क्लॉज 12 आल्सो व्हिच वी विल डिस्कस, एंड दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट योर
penalties. And then we have provisions of other misconduct. इसके examples बड़े important है, but when we discuss the clause of other misconduct under clause 2 part 4 schedule 1 वहाँ पे अपन इसे discuss करेंगे. Section 5 fellow CA in practice 5 साल के लिए apply करने पे fellow degree मिलेगी. पर अगर आप 5 साल से कंटिन्यूस प्रैक्टिस में नहीं हो, जॉब या कोई दूसरा आपने कोई काम किया है पर आपको लगता है आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिला है, आप अप्लाई कर सकते हो. उस केस में इंस्टीट्यूट को लगेगा तो वो आपको फेलोशिप दे सकते हैं. मांगने पे ही फेलोशिप मिलती है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली नहीं बनते. फेलोशिप मिलने के बाद अपने आप को एफसीए बना सकते हो. अगर आप एफसीए नहीं हो और अपने आप को एफसीए बताते हो तो उस केस में ध्यान रखना 24 या 24A सेक्शन नहीं लगेगा. दैट इज समथिंग विच गेट्स कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 के पार्ट 3 के क्लॉज 1 के अंतर्गत. एंड दैट्स अबाउट इट बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर FCA डेजिग्नेशन. KYC के नॉर्म्स हैं, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन बैंक से. अगर आप इसका देख लें तो अच्छा रहेगा. इसमें कहा गया है कि जब भी कोई आप ऑडिट या कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट करो, नॉट जस्ट ऑडिट, तो आप ध्यान रखें कि आपको क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए. प्रीवियस अटेम्प्ट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन में अगर वो कॉर्पोरेट है तो आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की भी इन्फॉर्मेशन लेना है. हर केस में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लेना है, वेदर इट इज अ कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन और एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है दी गई है. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोड ऑफ एथिक्स का मिसकंडक्ट. सेक्शन 21 कहता है कि आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किया. व्हाट इज प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट? सेक्शन 22 कहता है प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट इज मिसकंडक्ट व्हिच इज conducted in during the course of your professional activities or any other activities as specified under schedule 1 or schedule 2 to the CA Act. तो ध्यान रखना schedule 1 to CA Act के इसके अंतर्गत मिसकंडक्ट दिए गए, ना कि कोड ऑफ कंडक्ट. आपने किया तो सेक्शन 22 कहता है कि आपको गिल्टी माना जाएगा और आपके अगेंस्ट में सेक्शन 21 में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करी जाएंगी. सीए एक्ट के दो शेड्यूल 1 और 2 में क्या फर्क है? इसमें माइल्ड मिसकंडक्ट है, इसमें सीरियस है, इसलिए यहाँ मैक्सिमम 3 महीने के लिए सस्पेंड और 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है. यहाँ 5 लाख तक की पेनल्टी है और यहाँ पे परमानेंटली आपकी मेंबरशिप छीनी जा सकती है. दोनों में पार्ट्स हैं. पार्ट्स क्यों बनाए गए हैं? कुछ सीएन प्रैक्टिस पे लगते हैं तो कुछ सारे मेंबर्स पे लगते हैं. एक पार्ट है जो सीएन सर्विस के लिए भी है. तो इसमें मेंबर्स के लिए दो क्यों हैं, पार्ट 3 और 4. ओएम मतलब अदर मिसकंडक्ट. तो ये दोनों प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. ये तीनों प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के क्लॉज हैं. ये प्रोफेशनल के साथ साथ अदर मिसकंडक्ट के भी क्लॉज हैं. अब अदर मिसकंडक्ट क्या होता है? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अभी एग्जाम के लिए. अदर मिसकंडक्ट मीन्स इंस्टीट्यूट ने शेड्यूल 1 के पार्ट 4 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेदर डज एनी एक्ट whether arising out of his professional work or else that brings in the opinion of counsel brings disrepute to the institute or profession, he will be guilty of misconduct. तो अदर मिसकंडक्ट से कई बार बच्चा सोचता है ये पर्सनल मिसकंडक्ट है. ऐसा नहीं. अदर मिसकंडक्ट मतलब कोई भी जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उन्हें छोड़ के कोई दूसरा प्रोफेशनल या पर्सनल कोई भी ऐसी एक्ट जिससे इंस्टीट्यूट को लगता है रेपुटेशन खराब हो रही है तो वो अदर मिसकंडक्ट. जैसे से फॉर एग्जांपल क्लाइंट की आपने ब्लैक की इंफॉर्मेशन या उसकी बुक्स आपने अपने घर में छुपा के रखी है. इसके ऊपर कोई क्लॉज स्पेसिफिकली नहीं दिया गया. पर क्या ये गलत है? हाँ है. इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन इससे डैमेज होती है, प्रोफेशन की डैमेज होती है. इंस्टीट्यूट इसे मिसकंडक्ट मानेगा. सुन के लगता है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, क्लाइंट वर्क से रिलेटेड है, पर ये अदर मिसकंडक्ट है. यानी आप कह सकते हो कि हम क्लॉजेस में स्पेसिफाइड क्लॉजेस पढ़ते हैं, जो भी कोई पर्टिकुलर प्रोविजन स्पेसिफाइड क्लॉज में कवर नहीं हो रहा है पर इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट उस पर एक्शन लेना चाह रहा है, फिर वो भले ही आपकी प्रोफेशनल एक्ट से रिलेटेड हो या अदरवाइज हो, तो वो अदर मिसकंडक्ट कहलाएगा. दैट इज व्हाई आप अदर मिसकंडक्ट के सारे क्लॉजेस पढ़ेंगे तो आपको फिर भी पढ़ के लगेगा कई सारे तो प्रोफेशन से रिलेटेड है. अदर मिसकंडक्ट कैन बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशन एज वेल. एग्जाम में अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन शेड्यूल से रिलेटेड आता है तो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल यू विल हैव टू गिव रेफरेंस टू द शेड्यूल इन द एग्जाम स्टार्टिंग विद क्लॉज एक्स. तो यू विल से क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 टू द CA Act 1949. ऐसा नोटेशन आएगा. ध्यान रखना जब भी क्लॉज आपको एग्जाम में लिखना है तो कोशिश करना है एज इट इज लिखने की, और ध्यान रखना है मिसकंडक्ट है ना कि कोड ऑफ कंडक्ट. तो आपके क्लॉज कैसे बनेंगे? इन योर क्लॉजेस यू आर नॉट गोइंग टू राइट अ CA शुड नॉट एडवर्टाइज, रादर यू विल राइट अ मेंबर विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट्स क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क, और फिर आपका जो भी क्लॉज है वो आप पूरा लिखें. इसका मतलब ये नहीं बताता ऐसा करो, ये बताते हैं ये मिसकंडक्ट है.
आपको सारे क्लॉज लेटर और स्पिरिट में ध्यान रखने हैं। एज एन आपको लगता है कि क्लॉज में जो लिखा है उसकी स्पिरिट डिफीट होगी नहीं फॉलो करने पे, तो भी आपको उसे फॉलो करना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म आप कह सकते हो, सब्सटेंस एज वेल एज फॉर्म आपको फॉलो करना पड़ेंगे। लॉ और क्लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हुआ एथिक्स में तो लॉ प्रिवेल करेगा ना कि एथिक्स। और अगर आपका कोई एक मिसकंडक्ट मल्टीपल क्लॉज में कवर्ड है तो जिसमें सबसे ज्यादा पेनल्टी लगती है उसके अगेंस्ट में आपके एक्शंस लिए जाएंगे। कोड ऑफ एथिक्स का ये आपका इनिशियल पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। नाउ द मेजर पार्ट ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली इज जस्ट लेफ्ट विद the various clauses which are there, and along with those particular clauses we will have to see the various time to time institute ने through case laws or notifications specify किया है कि उन clause में क्या permitted है नहीं permitted है। all that is something which we have to see, and then we'll have to go to the guidelines and ethical standard board related decisions। चलिए, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल स्टार्ट विद द क्लॉजेस। सबसे पहले शेड्यूल 1 से शुरू करते हैं। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब आप क्लॉजेस पढ़ रहे हैं तो अगर शेड्यूल के कोई पार्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करते हैं तो उन क्लॉज का एग्जाम में आप कभी भी कोई पर्सनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड आंसर ना दें। जैसे एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक सीए ने मैट्रिमोनियल पर्पस के लिए पेपर में ऐड दिया है तो क्या उसे गिल्टी माना जाएगा, तो आप भूल के भी उसमें क्लॉज 6-7 के रेफरेंस ना डाल दीजिए कि एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है, बिकॉज दिस इज नथिंग टू डू विद हिज प्रोफेशनल कंडक्ट। तो इसका मतलब कि हर पर्टिकुलर शेड्यूल का पार्ट प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किसके लिए रेलेवेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नंबर 2, whenever you write a clause in the exam, पहली लाइन आपकी होना चाहिए फिक्स। A CA will be deemed to be guilty if it is relating to professional misconduct parts. A CA will be deemed to be guilty of professional misconduct if, and then you will have to write the clause. Other misconduct में it will be other misconduct. क्योंकि हम clauses पढ़ते हैं तो ये लाइन रिपीटेटिवली बार बार यूज नहीं करते हैं, बट एग्जाम में यू विल हैव टू मेंशन दिस। एंड मैंने नोटेशन बताया आपको क्लॉजेस कैसे देना है। यू स्टार्ट विद क्लॉज ऑफ पार्ट ऑफ शेड्यूल to the CA Act 1949. With this background, let's get going with the Schedule 1. इसमें ज़्यादातर आपके जो मिसकंडक्ट्स हैं वो बिटवीन द मेंबर्स से रिलेटेड है या मेंबर्स और आईसीआई के बीच के लफड़े हैं। सबसे पहले क्लॉज पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था एक्सेप्ट इन द पास्ट टू पास्ट एग्जाम। बेसिकली ये क्लॉज कहता है कि अगर आप अपने नाम पे किसी और को प्रैक्टिस करने की परमिशन देते हो जब तक वो बंदा खुद सीए और आपका पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं है तब तक या उसके लिए आपको गिल्टी माना जाएगा। अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ सीए अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो अ सीए। सीए होना चाहिए और साथ ही साथ में या तो वो मेरा पार्टनर है या फिर मेरा एम्प्लॉय है, तो मैं उसे अपने नाम पे प्रैक्टिस करने की परमिशन दे सकता हूँ। दिस क्लॉज मोस्टली रिलेट्स टू रिप्रेजेंटेशन, कि आप कहीं किसी को अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए भेज रहे हो कि वो आपके नाम पे काम कराए तो ऐसा काम आप सिर्फ अपने पार्टनर से करवाइएगा या अपने एम्प्लॉय जो खुद सीए। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो सीए क्या होना चाहिए, ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने ऐसे ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका मतलब क्या है, शुड ही बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ सीए इन प्रैक्टिस। तो ऑब्वियस सी बात है ही हैज टू बी अ सीए इन प्रैक्टिस, तभी आप उसको अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए भेज सकते हो। क्या है कि एम्प्लॉय सीए इन प्रैक्टिस हो सकता है, वी विल कम टू दैट इन क्लॉज 11। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कोई रिलेटिव के या जान पहचान के दोस्त के लड़के को हमने जगह दे दी और बोला हमारे यहाँ काम करो, हमारे नाम पे उसको रिप्रेजेंट करने भेजते थे हमारी फर्म के बिहाफ पे, तो कहा कि क्योंकि वो आपके साथ पार्टनर या एज एन एम्प्लॉय एसोसिएटेड नहीं है आप उसे नहीं भेज सकते भले वो सीएम प्रैक्टिस है, बिकॉज देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ एसोसिएशन विद द पर्सन हु इज बेसिकली रेंडरिंग सर्विसेज इन योर ओन नेम। दिस इज नथिंग टू डू विद सिग्नेचर। भूल के भी एग्जाम में सिग्नेचर रिलेटेड कोई प्रोविजन आए तो इसको रेफर ना करें। Then coming on to the next clause, sharing of fees. Pays, allows or agrees to pay or allow, directly or indirectly, any share in fees, profits or commission, brokerage of his professional business with any person except 5 exceptions. सबसे पहले क्लॉज कहता है कि इफ यू पे और अलाउ और अग्री टू पे और अलाउ, इसका मतलब आप देते हो या अलाउ करते हो अपने किसी पार्टनर या किसी एम्प्लॉय को देने के लिए, या अग्री करते हो और एक्चुअल में पे नहीं करते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म से कोई भी प्रकार का शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज आपकी फीस या प्रॉफिट्स में, पर वो किससे राइज हो रहा है, आपके प्रोफेशनल बिजनेस से। किसे दे रहे हो आप, किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्ट ये 5 एक्सेप्शंस, तो आपको गिल्टी माना जाएगा। बेसिकली क्लॉज कहता है ऑडिट मिला, फीस मिली, फीस का 1% मैंने वहां के एम्प्लॉय को शेयर कर दिया एज अ किकबैक, ये क्लॉज अट्रैक्ट होगा। यही नहीं, सिर्फ किकबैक के केस में ये क्लॉज नहीं लगता है। क्लॉज कहता है कि आप अपनी प्रोफेशनल बिजनेस की फीस किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते एक्सेप्ट 5 एक्सेप्शंस।
तो अगर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि एक सीए फर्म परफॉर्मेंस बेसिस पे इंसेंटिव देती है अपने सारे एम्प्लॉय को, सीए नॉन सीए सबको, और ये इंसेंटिव इज बेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द फीस और प्रॉफिट्स ऑफ द सीए फर्म, तो माना जाएगा कि सीए फर्म इज गिल्टी, एवरी पार्टनर इज गिल्टी बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप शेयरिंग ऑफ फीस फॉर सिक्योरिंग वर्क कर रहे हो तो गिल्टी है, शेयरिंग ऑफ फीस करना अलाउड ही नहीं। लॉजिक ये है कि आप किसी को भी रिवॉर्ड या अवार्ड नहीं करेंगे बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी विच यू मेक, इट इज अगेंस्ट योर प्रोफेशनल ethics. Your reward should be based on quality rather than revenues or profits. Basically, that is the background logic to it. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल अग्री कर लिया इनकम टैक्स कंसल्टेंट को कि तू मुझे ऑडिट दे और मैं तुझे जो भी ऑडिट तू मुझे रेफर करेगा एक कट दूंगा उसमें, तो इस केस में आपको गिल्टी माना जाएगा। फिर भले ही आप कट ना दो तो भी गिल्टी माना जाएगा क्योंकि आपने अग्री किया। कट पैसे की बजाय आप गिफ्ट के फॉर्म में या कोई काइंड के फॉर्म में दोगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिल्टी माना जाएगा। ये फीस में हो या प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेयर के फॉर्म में हो, कमीशन हो, ब्रोकरेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हर केस में। अब इसी बात है, कई बार आपको कोई स्टैट्यूटरी पेमेंट्स करना पड़ते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल, एज इन टीडीएस काटना पड़ गया, जमा करना पड़ गया, टैक्स लेना पड़ गया, तो लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। ये सब प्रोफेशनल बिजनेस से रिलेटेड है, तो एक सीए से फॉर एग्जांपल साथ में अपनी कोई जगह रेंट पे देता है, एजेंट को उसमें कमीशन देता है, वो प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है, उसमें ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। एक्सेप्शन किसे कहा गया है, कोई भी मेंबर के साथ प्रैक्टिस में हो या नहीं शेयर कर सकते हो, पार्टनर के साथ भले ही वो सीए है या नहीं शेयर कर सकते, रिटायर्ड पार्टनर के साथ भी शेयरिंग अलाउड है। अगर आपकी डीड में लिखा हुआ है तो पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो शेयर विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। अगर डीड में लिखा है तो उसके डिसीज होने के बाद, डेथ के बाद आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर कर सकते हो, प्लस स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो। इसके लिए वी हैव रेगुलेशन 53A एंड 53B। इसके अंतर्गत परमिट किया गया है कि आप 8 लोगों के साथ फीस शेयरिंग कर सकते हो। इसमें सबसे पहले सीएस और सीएमए आएंगे, देन वी हैव लॉयर्स एंड एक्चुअरीज, देन यू हैव इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड बीटेक्स, और फाइनली एमबीए। ये 8 लोगों के साथ रेगुलेशन 53A में ये 8 लोग आते हैं। 53B में इनमें से 6 लोग आते हैं। बेसिकली इसमें बीटेक और एमबीए नहीं आते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर ओन इंस्टीट्यूट और अ बॉडी विच गवर्न्स देम। वो 6 लोग आते हैं। इनमें से आप किसी के साथ भी शेयरिंग करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये परमिटेड है। तो क्या मैं एक लॉयर को बोल सकता हूँ कि भैया तू मुझे काम दे, मैं तुझे फीस दूंगा, उसकी जितना काम में फीस कमाऊंगा उसका एक परसेंटेज शेयर करूंगा? एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन। पुराने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में या आरटीपी एमटीपी के थे जिसके आंसर गलत थे, पर अब सब रिवाइज हो चुके हैं। आप लेटेस्ट क्वेश्चन या मॉड्यूल देखोगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा, लॉयर के साथ प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं। फीस शेयरिंग प्रोहिबिटेड है, काम सिक्योर करने के लिए हो या नहीं, कैश काइंड किसी भी तरह से आप नहीं करोगे। प्रोफेशनल बिजनेस से रिलेटेड फीस शेयरिंग के लिए प्रोहिबिशन है, पर्सनल के लिए नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जॉइंट असाइनमेंट मिलते हैं जिसमें हो सकता है कि आपको सीए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, अलग अलग लोग इन्वॉल्व हो। ऐसे केस में ध्यान रखना, अगर फीस शेयरिंग जिनके साथ अलाउड है उसके अलावा कोई लोग इन्वॉल्व हैं तो आप क्लाइंट को साफ साफ बोल दो, काम भले ही जॉइंट हो पर हमको पैसे सबके देके हमसे आगे फॉरवर्ड मत कराना, सबको इंडिविजुअली बोलना, वो बिल करेंगे आपको, आप डायरेक्ट उनको पैसे देना। आई विल नॉट डू अ शेयरिंग ऑफ फीस। अब इनके साथ शेयरिंग की जा सकती है। अब इसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी और उसमें एलआर ही बचा क्योंकि प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, तो फीस शेयरिंग तो हो नहीं सकती, फर्म बंद हो जाएगी। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म थी, सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई, तो इस केस में स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कहता है कि आप फर्म की गुडविल बेच सकते हो, उसमें आप जिसे बेच रहे हो उससे आप फीस शेयरिंग नहीं कर सकते। ये प्रोविजन यहाँ इसलिए दिया गया है कि इंस्टीट्यूट कहता है कि if you are selling the goodwill of the firm because the proprietor or all the partners have got deceased, the legal representative has no right to take a share in the fees of the continuing firm. He can only take a lump sum consideration of goodwill. Because of this, the rule which has been specified is A. जब भी आप अपनी फॉर्म रजिस्टर करते हैं प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप आईसीआई के पास, तो आईसीआई एक नाम की एक ही सीए फर्म रजिस्टर करता है। बी, जब भी उसके प्रोप्राइटर या सारे पार्टनर की डेथ होगी तो उसका एलआर आईसीआई को इन्फॉर्म कर दे कि ऐसा हुआ है और 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ वो गुडविल किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए को भेज दे फॉर अ फिक्स लम सम कंसिडरेशन। इसके लिए उसे एक पेपर में ऐड देना पड़ेगा कि किसी को आपत्ति तो नहीं है, और आईसीआई को अग्रीमेंट की कॉपी देना होगी जिससे आईसीआई चेक करेगा कि कहीं शेयरिंग ऑफ फीस तो नहीं हो रही है। ये सब अप्रूव हो जाएगा तो विद इन 1 ईयर आप सेल कर दो, पैसे ले लो, और फिर फॉर्म का नाम will be registered in the name of the buying practicing chartered accountant। लेकिन इसमें एलआर कौन है, इसी में डिस्प्यूट हो जाए कभी कि भाई ये भाभी जी बोल रही है मैं एलआर हूं और पड़ोस की शर्मा जी की भाभी जी बोल रही है नहीं गुप्ता जी की तो मैं एलआर हूं, और इनमें झगड़े होने लग गए, तो फिर आप आईसीआई को बता दो झगड़े हो रहे हैं। फिर एलआर जब कंफर्म होगा कौन है उसके 1 साल के अंदर अंदर आप इसे बेच सकते हो। तब तक इंस्टीट्यूट ये नाम अपने पास रखेगा, किसी और को अलॉट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर नहीं बेचा तो फिर इंस्टीट्यूट नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, फिर जो सबसे पहले मांगेगा उसको अलॉट कर सकता है। ये लिस्ट है आपकी 53AB के प्रोफेशनल्स की।
जिनके साथ शेयरिंग अलाउड है, एंड देन यू हैव दीज मेनी क्लॉजेस. क्लॉज 3 इज जस्ट अ मिरर क्लॉज ऑफ क्लॉज 2. क्लॉज 2 कहता है हम भारतीय लोग पहले देने की बात करते हैं फिर लेने की बात करते हैं, तो क्लॉज 2 इज पे, 3 इज अग्रीज, ऐसे याद रख सकते हो आप. 3 इज अग्रीज टू एक्सेप्ट, तो इट इज अग्रीज टू एक्सेप्ट और एक्सेप्ट. अब यहाँ पे सर वो अलाउ क्यों नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा सा लूजली ड्राफ्टेड क्लॉज है, पर उसमें ये सब वो सारी चीजें जो क्लॉज 2 में है वो यहाँ पे भी कवर होगी, जैसे यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं है. तो ये सिंपली क्या कहता है, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट व्हाट, एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स और प्रोफेशनल वर्क ऑफ पर्सन. तो फीस शेयर का ले सकता हूँ क्या मैं, नहीं. सब्सटेंस में ना फीस का शेयर ले सकते हो किसी से, ना प्रॉफिट का शेयर. तो ये कौन लोग है, LIC एजेंट को बोला मैं तुझे क्लाइंट दूंगा, तेरा कमीशन में जो प्रीमियम तू कमाएगा उसका एक शेयर किक बैक मुझे देना, तो क्लॉज 3 लगेगा. तो 2 और 3 में डिफरेंशिएट कैसे करना, जब CA दे रहा है तो कैश आउटफ्लो हो रहा है तो 2, जब उसके पास इनफ्लो हो रहा है तो 3 लग सकता है. किससे नहीं ले सकते, मेंबर से नहीं ले सकते, और वो स्पेसिफाइड आर्ट प्रोफेशनल के अलावा किसी और से नहीं ले सकते. तो यहाँ पे इन लोगों के साथ आपको शेयरिंग लेने से मना किया गया है. मैं 2 लोग आपस में अग्री करते हैं कि इनकम टैक्स कंसल्टेंट और CA कि मैं तुझे काम दूंगा तू मुझे काम देना, इनकम टैक्स के तुझे दूंगा, ऑडिट तू मुझे देना, फीस शेयरिंग कुछ भी नहीं करेंगे. तो ध्यान रखना 2 और 3 नहीं लगेगा क्योंकि शेयरिंग ऑफ फीस नहीं हो रही है, फिर वो क्लॉज 5 में कवर होगा सिक्योर्स वर्क के अंतर्गत. क्लॉज 4 इज अनदर इंपॉर्टेंट क्लॉज जो कहता है कि आप पार्टनरशिप किसके साथ कर सकते हो और नहीं कर सकते हो. बहुत ध्यान से सुनना, इसमें एक अमेंडमेंट है जिसका रेलेवेंस आप लोगों के लिए है या नहीं है ये समझा देता हूँ. नंबर 1, if a chartered accountant practice, or I could rather put it like this, a CA will be deemed to be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India with any person who is not a CA in practice. यानी आप सिर्फ CA in practice के साथ ही इंडिया के बाहर CA की बिजनेस की पार्टनरशिप कर सकते हो. पर CA in practice के अलावा कुछ और एक्सेप्शंस है. लेट्स गो थ्रू दोज एक्सेप्शंस. तो enters into partnership in or outside India with any person other than a chartered accountant practice or a CA in practice, और such other person who is member of professional body having such qualification as may be prescribed, कि कोई ऐसी बॉडी के मेंबर्स हैं जिसके साथ इंस्टीट्यूट का कोई MOU MRA और बोला गया है कि इनके साथ कर लो, जो कि आज की तारीख में ऐसा कुछ है नहीं. इंक्लूडिंग अ रेसिडेंट बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड. ऐसा भी हो सकता है कि कोई CA हो पर उसका रेसिडेंस परमानेंटली बाहर शिफ्ट हो गया हो, तो उसको फिर हो सकता है इंडिया में प्रैक्टिस करने की जरूरत या परमिशन नहीं हो, तो उसके साथ पार्टनरशिप करोगे आप तो चलेगा. और whose qualifications are recognized by central government or council for the purpose of permitting such partnership. तो क्या काउंसिल ने या गवर्नमेंट ने कोई रिकॉग्नाइज किया है क्या, तो देखो 95 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन CAs को रिकॉग्नाइज किया था कि इंडिया में आके पार्टनरशिप या अपनी फर्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तभी PwC और डेलॉयट इंडिया में आए थे, पर वो 95 के बाद बंद कर दिया गया. तो अब फॉरेन CAs या दूसरी कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसकी रिकॉग्नाइज्ड है डिग्री जो आके इंडिया में पार्टनरशिप कर सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, ये जो हमने 8 प्रोफेशनल्स देखे थे, इसमें से रेगुलेशन 53B में 6 प्रोफेशनल्स के साथ पार्टनरशिप परमिटेड है. कौन से, सारे 8, उसमें से आप MBA और BTech माइनस कर दो. ICAI कहता है इनके साथ पार्टनरशिप परमिटेड है. ऐसा अमेंडमेंट 2009 में आया था. फिर बाद में बोला कि आप पार्टनरशिप अभी मत करो, तभी करना जब हम इसकी गाइडलाइन देते हैं, और जुलाई 2018 में 2021 जुलाई 21 में इसकी गाइडलाइन आ गई है. इसका मतलब ये नवंबर 21 के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि CA ने लॉयर के साथ पार्टनरशिप की है, तो भले ही वो लॉयर उन स्पेसिफाइड 6 प्रोफेशनल्स में हैं जिनके साथ पार्टनरशिप जुलाई 21 से अलाउड हो सकती है, पर नवंबर या दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए आप बोलोगे नहीं. पर अगर मेरा अटेम्प्ट May 22 है तो क्या होगा, वेरी गुड. ऐसे केस में साफ साफ ध्यान से आप सुन लो, इन 6 प्रोफेशनल्स में से इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस पब्लिश की है, और इंस्टीट्यूट ने कहा है CS CMA, एक्चुअरी, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट के साथ पार्टनरशिप करना अलाउड है, प्रोवाइडेड वो दूसरी इंस्टीट्यूट भी उसे अलाउ करे और उन्हें कोई आपत्ति ना हो. इसमें एक बार काउंसिल यानी एडवोकेट्स और एक प्रैक्टिसिंग एक्चुअरीज को दिक्कत है, वो अलाउ नहीं करते, बाकी सबके साथ पार्टनरशिप अलाउड है. दिस इज रेलेवेंट फॉर May 22 एंड ऑनवर्ड अटेम्प्ट स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर विद रिस्पेक्ट टू हाउ विल वी एंटर इनटू सच काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स. इसके अलावा सर कई सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारे MOUs MRAs हैं. व्हाट अबाउट दैट? जितने MOU MRA हैं उनमें कहीं पर भी पार्टनरशिप करना अलाउड नहीं है. तो फिर क्या फायदा सर ये MOU MRA का? दिस इज मोर ऑफ अ रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री एट वन अदर प्लेसेस. इट मे नॉट हेल्प यू टू एंटर इनटू प्रैक्टिस इन इंडिया, बट दिस इज जस्ट बेसिकली अ क्वालिफिकेशन व्हिच यू वांट. इसका मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट ने कई सारे इंस्टीट्यूट के साथ इंग्लैंड एंड वेल्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट के साथ हमारे कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है. ये प्राइमरली 2 तरह के हैं, बायलैटरल और यूनिलैटरल.
बायलैटरल में हम उनकी डिग्री और वो हमारी डिग्री रिकॉग्नाइज करते हैं, यूनिलैटरल में वो हमारी सीए की डिग्री रिकॉग्नाइज करते हैं उनकी कंट्री में, पर हम उनकी डिग्री इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसमें देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ पे वो लोग हमें उनकी कंट्री में प्रैक्टिस करने की परमिशन देते हैं, पर किसी भी केस में आईसीआई ने उन फॉरेन बॉडी के मेंबर्स को इंडिया में आके प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दी। एमओयू हमारे में कहा गया है कि अगर आप एक स्पेसिफाइड बॉडी के मेंबर हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीपी ऑफ कनाडा, तो आप इंडिया में कुछ एग्जाम्स देके कुछ कंप्लायंसेस करके आप सीए की डिग्री ले सकते हो, या आपकी डिग्री इंडिया में रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी, पर आपको पार्टनरशिप करने की परमिशन नहीं होगी। तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट दिस इज। These are known as reciprocatory arrangements. In this, we have a bilateral arrangement for qualification purpose with Institute of England and Wales. इसमें कहा गया है कि आईसीआई के मेंबर के पास राइट होगा फॉरेन मेंबर या बॉडी का मेंबर बनने का, वो वहां पे सीओपी भी होल्ड कर सकता है, पर उसके पास ऑडिट राइट्स नहीं आएंगे। लेकिन वहां का बंदा यहाँ पे सिर्फ मेंबरशिप होल्ड कर पाएगा, उसको सीओपी होल्ड करने की परमिशन नहीं है और कोई स्टैट्यूटरी राइट्स नहीं है। तो इसके लिए मैंने कहा कि सीओपी के लिए यूनिलैटरल है, क्वालिफिकेशन के लिए बायलैटरल। बाकी कैनेडियन इंस्टीट्यूट के साथ, आयरलैंड के इंस्टीट्यूट के साथ सबके बायलैटरल है, पर सिर्फ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज करने के, यानी कि दोनों ही जगह आप सीओपी होल्ड नहीं कर पाओगे। इज दैट कि आपको वहाँ की क्वालिफिकेशन और उसे यहाँ की क्वालिफिकेशन मिलेगी डिपेंडिंग ऑन कौन कहाँ की एग्जाम क्लियर कर रहा है। सेम गोज विद साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट, सीपी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक पाथवे प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंतर्गत अगर आप इस पाथवे प्रोग्राम में जो पेपर्स वगैरह कवर करने हैं वो कवर करते हैं, तो उस केस में आपको वहां की डिग्री मिलेगी और वहां पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सीओपी भी होल्ड कर सकते हो और वहाँ के स्टैट्यूटरी ऑडिट्स भी कर सकते हो। लेकिन उन लोगों को इंडिया में किसी प्रकार की हम कोई परमिशन नहीं देंगे। ये एमओयू आज इतने हैं, कल और बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको क्वेश्चन आता है ए, क्या इन लोगों के साथ पार्टनरशिप करना अलाउड है इंडिया में, द आंसर इज नो। बी, सिर्फ ये डिग्री हमें मिलेंगी, अगर हम बाहर कहीं जाते हैं वो लोग अलाउ करते हैं तो वहां पे हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, वो उतना अलाउड है। चलिए, तो दिस इज बेसिकली और लॉजिक। इसमें लॉयर्स और एक्चुअरीज और इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के साथ जो पार्टनरशिप करते हैं उसे मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप कहा जाता है। जुलाई 2021 से एप्लीकेबल फ्रॉम मई 2022 एग्जाम्स इट इज परमिटेड, फॉर्म 18 एक दिया गया है। इनफैक्ट पार्टनरशिप का फॉर्म होता है उसे रिवाइज कर दिया गया और उसमें अब ये सारी डिग्रीज इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। ठीक है, चलिए, दैट्स अबाउट इट। नाउ दीज आर योर 2, 3, 4 शेयरिंग ऑफ फीस, 5, 6, 7 सिक्योरिंग वर्क। 5 बहुत ही कम यूज में आने वाला क्लॉज है जो सिंपली कहता है इफ यू सिक्योर वर्क थ्रू सर्विसेज ऑफ एनी पर्सन हु इज नॉट योर पार्टनर और योर एम्प्लॉय और थ्रू एनी मींस व्हिच आर प्रोहिबिटेड, यू विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हाउएवर 2, 3, 4 में जो आपके 8 प्रोफेशनल्स के साथ शेयरिंग अरेंजमेंट है वो हम प्रोहिबिट नहीं करेंगे, यूज में नहीं आता है क्लॉज, डू नॉट रियली कॉन्सेंट्रेट टू मच अबाउट इट। क्लॉज 6 पे आइए, सॉलिसिट्स क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क। कितना सोच समझ के बताया है, ऐसा नहीं है आप काम मांग रहे हो किसी के यहाँ जाके बोल रहे हो कि मुझे बस एम्पैनल कर लो, काम मत दो, बस अपनी लिस्ट में डाल लो, आगे काम आए तो सोचना मेरे बारे में। तो भी ये क्लॉज लगेगा, क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क। कैसे? CAIP थ्रू सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यूज और पर्सनल कम्युनिकेशन। सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यूज और पर्सनल कम्युनिकेशन, CAIP, or any other means, directly or indirectly. What? Client or professional work. So if you secure client or professional work directly or indirectly through circular, advertisement, interviews or personal communication or any other means, then you will be guilty of professional misconduct. However, there are 2 exceptions which are given in the clause itself and then a lot of exceptions which are given in the commentary to the clause. पहला, कोई भी एक CA दूसरे CA से किसी भी तरह से काम मांग सकता है, नो प्रॉब्लम। दूसरा, हम किसी भी मेंबर को कोई टेंडर या इंक्वायरी पे रिस्पॉन्ड करने के लिए पाबंदी नहीं लगाएंगे, provided there are certain rules given with respect to application or applying to tenders which we'll have to discuss. तो क्लॉज 6 बेसिकली किसके ऊपर बनाया गया कि आप काम मांगो मत। देखो, काम मांगने के 2 तरीके होते हैं, एक तो जाके काम मांगना और दूसरा लोगों को बताना कि हम ये काम करते हैं। लोगों को बताना ये काम करते हैं इज एडवर्टाइजिंग योर प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज, क्लॉज 7। पर जाके काम किसी से मांगना इस क्लॉज 6। तो 6 और 7 के कई सारे क्लॉज ओवरलैपिंग नेचर के हैं, पर बेसिक डिफरेंस है, काम मांगना डायरेक्टली इस 6, बताना मैं ये काम करता हूँ इस 7। तो आप बताइए, अगर पेपर में एडवर्टाइजमेंट में देना चाहता हूँ बड़ा सा फुल पेज बढ़िया पिक्चर के साथ और एकदम शानदार टैगलाइंस और सेंसेशनल कंटेंट के साथ,
और बताता हूं कि भैया ये काम मैं कर रहा हूं, सर्विसेज में दे रहा हूं, तो क्या मैं गिल्टी माना जाऊंगा? हाँ, किस में माना जाऊंगा? क्लॉज 7, बिकॉज आई एम एडवर्टाइजिंग माई प्रोफेशनल सर्विसेज। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं काम मांगता हूं, एज इन मैंने अलग अलग मैसेजेस कर दिया और बोला किसी के पास कोई काम है तो दे दीजिए, तो आई एम सॉलिसिटिंग वर्क, आई एम नॉट सेइंग दिस इज व्हाट सर्विसेज आई एम रेंडरिंग, नॉर्मली इस पे क्लॉज 6 लगेगा। कंफ्यूज हो तो 6 और 7 एग्जाम में आप दोनों कोट कर दीजिएगा। दोनों क्लॉजेस में अलग अलग पॉइंट्स को एक एक करके डिफाइन किया गया है कि आपको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले क्लॉज 6 के प्रोविजंस देखते हैं। क्लॉज 6 कहता है, नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट और नोट एंड प्रेस के अलग अलग जगह क्लॉज दिए, मैंने सब समरी यहाँ पे बना दी है। दूसरे सीए से काम मांगने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका ऑफिस कवर कभी चेंज हो जाता है तो उसकी डिटेल्स देने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड आप नंबर ऑफ इंसर्शन बहुत ना लगाएं, साइज नॉर्मल हो, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव हो, उसमें कोई प्रकार का फोटो, नए ऑफिस का फीता काटते हुए किसी प्रकार का सीए का पासपोर्ट साइज या कोई भी फोटो अलाउड नहीं होगा। आईसीआई जर्नल में आप एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड फॉर्म में दे सकते हो, यहाँ पे फॉर्म का नाम नहीं जाता है, दूसरी डिटेल्स दे सकते हैं, काम मांगना देना क्या है उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें सीए का नाम दिया जा सकता है पर फॉर्म का नाम नहीं देते। आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या मेंबर जर्नल में ऐड जाता है। कई बार हो सकता है आप क्लाइंट के लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हो या उसके लिए एचआर कंसल्टेंसी कर रहे हो, तो उसके भी आप पे रिक्रूटमेंट के कोई ऐड देना है तो वहाँ पे आप फॉर्म का नाम भी दे सकते हो। बस वहाँ पे आप किसी प्रकार के अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट हाईलाइट मत करना, अपनी सेवाएं मत बताना कि हम आप भी आपके लिए भी ये सब कर सकते हैं या ये सारी सेवाएं देते हैं, तो इसलिए ये क्लॉज 7 में आएगा। स्टाफ रिक्रूटमेंट क्लाइंट के बिहाफ पे करोगे, अपने अटेनमेंट हाईलाइट मत करना, अपनी सर्विस मत बताना, सिर्फ उसका काम करने के लिए ऐड देना, दिया तो आपको क्लॉज 7 में ट्रैक किया जाएगा। पीओ बॉक्स नंबर नॉट रेलेवेंट इग्नोर कर दीजिए। कहीं भी अगर एम्पैनलमेंट चल रहा है आपको पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, भले ही उन्होंने आपको बोला नहीं अप्लाई करने का, बट ध्यान रखना एम्पैनलमेंट शुड बी गोइंग ऑन। आपने अप्लाई किया और वहां से जवाब आया कि हमारे कोई एम्पैनलमेंट नहीं हो रहा, उन्होंने कॉपी आईसीआई को दे दी, आपको गिल्टी माना जाएगा। ध्यान रखना, आरबीआई में, सीएनडीजी में एम्पैनलमेंट्स वगैरह की एप्लीकेशन आईसीआई कलेक्ट करता है, तो आप उसमें आईसीआई के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसके लिए अगर आपने इनमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो माना जाएगा आपने आईसीआई को गलत इन्फॉर्मेशन दी। और अपन आगे पढ़ेंगे कि टेंडर में गलत इन्फॉर्मेशन देने में शेड्यूल 1 के पार्ट 3 का क्लॉज 3 लगता है, लेकिन आईसीआई को गलत इन्फॉर्मेशन देने पे शेड्यूल 2 के पार्ट 2 का क्लॉज 3 लगता है। तो एमईएफ सीएनडीजी के एम्पैनलमेंट की एप्लीकेशन आईसीआई के थ्रू रूट होती है। एमईएफ इज मल्टीपर्पज एम्पैनलमेंट फॉर्म जो बैंक ऑडिट्स के लिए यूज किया जाता है, जो आईसीआई को आप देते हो और वो आरबीआई और बैंक्स के साथ शेयर करता है, तो इसके लिए वहां पे गलत इन्फॉर्मेशन देना शेड्यूल 2 अट्रैक्ट करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, तो एम्पैनलमेंट के लिए ए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए वहां चल रहा है। रोविंग इंक्वायरी नहीं कर सकते, चल रहा है तो अप्लाई करूं, चल रहा है तो अप्लाई करूं। एम्पैनल अगर आप हो गए तो आप पूछ सकते हो क्या मुझे कोई काम अलॉट हुआ है, पर रिपीटेटिवली पूछना या काम मांगना कि मुझे कोई काम अलॉट किया जाए, ये अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टेलीफोन डायरेक्टरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर सकते हो, जिस सिटी में आप रजिस्टर्ड हो, आपका ऑफिस है, वहां पे दे सकते हो। बेसिक लिस्टिंग, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना, जो सबकी डिटेल आ रही है उतनी डिटेल वहां पर आपकी आएगी। ध्यान रखिएगा कि इस डायरेक्टरी में आपको किसी प्रकार का कोई फेवर ना दिया जाए, जैसी कॉमन सबकी आ रही है वैसी आपकी इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। जस्ट डायल डायरेक्टरी डायरेक्टरीज में भी आप लिस्ट कर सकते हो। नॉर्मली हुज हु टाइप की जो डायरेक्टरीज होती हैं जिसमें कुछ बड़े दिग्गज सीए आपकी सिटी के शहर के होते हैं, सिर्फ उसके लिए वो बनाई जाती है। इंस्टीट्यूट सजेस्ट करता है कि यू शुड यूज योर डिस्क्रिशन इन सप्लाइंग दिस इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पैसे देके यहाँ पे आप कभी अपना नाम डिस्क्लोज या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरी में भी आप अपना नाम लिस्ट करा सकते हो, जस्ट दैट यू विल हैव टू गिव ओनली इन्फॉर्मेशन व्हिच इज रेलेवेंट एंड इज गिवन बाय एवरीबॉडी। क्लाइंट के नाम, फीस की डिटेल, ये सब कभी भी आप नहीं दे सकते हैं। चलिए, जस्ट डायल वगैरह में लिस्टिंग कराने में, बेसिक लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज परमिटेड। देन टेंडर्स और इंक्वायरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। अगर आप कोई टेंडर और इंक्वायरी में अप्लाई करना चाहते हो तो टेंडर पब्लिक होगा, इंक्वायरी स्पेसिफिक आपसे होगी, आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर उसमें जो काम दिया गया है वो एक्सक्लूसिवली सीए के लिए स्टैट्यूटरली रजिस्टर्ड है। ऑप्शन मतलब समझना, कंपनी ऑडिट सिर्फ सीए कर सकता है, स्टैट्यूटरली रजिस्टर्ड फॉर ओनली सीए। इसका पेपर में ऐड है और बोला जो भी सीए फॉर्म्स इंटरेस्टेड अप्लाई करें। हम तभी अप्लाई करेंगे जब उसमें मिनिमम फीस हो, भले ही 1 रुपए की हो, 1 लाख की हो, कुछ भी। मिनिमम फीस डिस्क्लोज नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, जैसे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, उसके लिए एप्लीकेशन आई है, आप भी अप्लाई कर दो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इंटरनल ऑडिट कर कोई भी सकता है, पर कंपनी ने ऐड दिया है, लिखा है इंटरनल ऑडिटर ओनली सीए फॉर्म्स में अप्लाई, तो अलाउड सिर्फ सीए को अप्लाई करना है, पर स्टैट्यूटरली इंटरनल ऑडिट कैन बी डन बाय एनीबॉडी, तो इस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, भले इसमें मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड नहीं। तो बाय लॉ अगर कोई काम रिजर्व फॉर सीएस है तो उस पर आप अप्लाई तभी करोगे जब उसमें मिनिमम फीस है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। खत्म।
क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट या एप्लीकेशन फीस दे सकते हो, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपना डिस्क्रिप्शन लगाएं, ठीक लगता है तो आप दे सकते हैं, इसके ऊपर पूरी काउंसिल गाइडलाइंस। बुक्स आर्टिकल्स या प्रेजेंटेशन अगर आपको पब्लिश करना है, पूरी काउंसिल की गाइडलाइंस है जिसमें कहा गया है आप इसको पब्लिश कर सकते हो। क्या इसमें फॉर्म का नाम दिया जा सकता है, तो बता सकते हो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और अब आपको ये भी बताने का परमिशन दी गई है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फॉर्म की बेसिक डिटेल्स दे सकते हैं, बट देयर शुड बी नो सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क इन द नेम ऑफ द मेंबर और द फॉर्म। तो फॉर्म का नाम देना अब अलाउड है, ये अमेंडमेंट है, पहले अलाउड नहीं था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था बुक के ऊपर जिसमें सीए को गिल्टी किया गया था क्योंकि उसने फॉर्म का नाम दिया था, पर ये अमेंडमेंट आ गया, आंसर चेंज नहीं हुआ, तो उन्होंने अब आंसर ऐसे बदल दिया है कि गिल्टी अभी भी है सीए क्योंकि उसने लिखा है कि वो पार्टनर है उस फॉर्म में, और लॉ ने सिर्फ अभी चेंज में अमेंडमेंट में अलाउ किया है फॉर्म का नाम दे सकते हैं, पर फॉर्म के साथ मेरा क्या एसोसिएशन है ये नहीं दे सकते, फिजूल की बात है। एनी विच वेज अब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा है कि यू हैव रिटन अ बुक एंड दैट बुक इट इज रिटन दैट यू आर अ पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म XYZ एंड कंपनी, तो यू विल आंसर दैट दिस सीए इज गिल्टी बिकॉज ही हैज शोन हिज एसोसिएशन एज अ पार्टनर। तो क्या लिखेगा वो, बस मैं सीए और माई फर्म, ये माई फर्म मतलब क्या, नहीं वो कुछ नहीं लिखना तो चलेगा, हाँ तो चलेगा, वाहियात सी बात है, बट ठीक है ऐसा ही है आंसर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में। आप कोई भी प्रोफेशनल अटेनमेंट हाईलाइट नहीं करोगे, प्रोफेशनल अटेनमेंट मतलब सुपरलेटिव्स यूज करके अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बताना, तो ये कहना है AIR बनाई है इज गिविंग इन्फॉर्मेशन, बट गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक्सपर्टीज आर हाईलाइटिंग प्रोफेशनल अटेनमेंट, ये सब आप नहीं कर सकते हो। दिस गोज ऑल फॉर योर बुक्स एज वेल एज फॉर योर आर्टिकल्स। प्रेजेंटेशन वगैरह में क्या चीज़ अलाउड है और नहीं है, तो इसके लिए क्या किया इंस्टीट्यूट ने, काउंसिल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने अच्छी लंबी चौड़ी इसकी गाइडलाइंस पब्लिश करी है। आई जस्ट क्विकली शो यू दोस पर्टिकुलर गाइडलाइंस एज वेल। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस ऑन एडवर्टाइजमेंट, इसमें एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कुछ रीसेंट डिसीजंस और क्लैरिफिकेशंस हैं। आई विल बी शोइंग यू द clarifications of their with respect to, चलो अपने को किससे रिलेटेड देखना है पहले, बुक्स से रिलेटेड। FAQs on books, articles and presentations by members in practice। आप अपना नाम दे सकते हो, आप अपनी फर्म का नाम भी दे सकते हो, किसी भी तरह से आपकी बुक बने कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना फोटोग्राफ नहीं दे सकते बुक में, आर्टिकल में या प्रेजेंटेशन में जो पब्लिश हो रहा है। ध्यान रखना, दिस इज ऑल फॉर CA इन प्रैक्टिस एंड नॉट फॉर CA इन सर्विस। मेरी किताब में मेरा फोटो आ रहा है तो मैं CA इन प्रैक्टिस नहीं हूँ, चलेगा। इट इज नॉट परमिसिबल फॉर अ मेंबर टू इंडिकेट हिज डेजिग्नेशन अदर देन CA लाइक एसोसिएट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बता दो, बाकी दूसरी डेजिग्नेशन नहीं देना क्योंकि आप CA इन प्रैक्टिस हो। दूसरे पार्टनर के नाम नहीं दे देना। आप कोई YouTube या ऐसे चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हो तो आप दे सकते हो, पर वहाँ पे यू शुड नॉट मेक रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म जहाँ पे आप पार्टनर हो। यानी ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो में फॉर्म का नाम नहीं आएगा, बुक्स में आ सकता है। प्रेजेंटेशन ऑनलाइन जाने वाला है तो फॉर्म का नाम नहीं आएगा। बिटवीन टू पीपल है देन इन दैट केस फॉर्म का नाम दे सकते हैं। मेंबर इन सर्विस अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो जहाँ पे एम्प्लॉयड है वहां पे वो अपनी फर्म का नाम दे सकते हैं। कौन, मेंबर इन सर्विस। तो ये वाला प्रोविजन स्पेसिफिकली किसके लिए, एक मेंबर इन सर्विस के लिए and not for a member in practice. So these are few things which you'll have to keep in mind while you're writing up a book, article or giving a presentation somewhere. So these are new guidelines which have been added. You will have to be very particular and ये amendments आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ग्रीटिंग कार्ड और इन्विटेशन आप दे सकते हो, प्रोवाइडेड हो आपसे किसके लिए दे रहे हो। सीजन ग्रीटिंग हो सकती है, कोई रिसेप्शन, कोई वेडिंग इन्विटेशन या कोई प्रोग्राम आप कर रहे हो। यू कैन गिव इट टू योर क्लाइंट, रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड की डेफिनेशन नहीं है, रिलेटिव्स की डेफिनेशन आप जनरली बोल सकते हो, भाई जो लोग अपने साथ में रहते हैं, फैमिली मेंबर्स, आप ही कह सकते हो। इसमें क्वेश्चन आया था कि एक CA है जिसने अपने और अपने पार्टनर के रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो गिल्टी माना गया। क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर के क्लोज फ्रेंड्स को नहीं कर सकते हो, आप अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कर सकते हो। तो इतनी बारीकी से आपको सोचना पड़ेगा। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज कर लो, लेकिन प्रोफेशनल डेजिग्नेशन या अटेनमेंट्स हाईलाइट करना, क्वालिफिकेशन देना, बताना हम क्या क्या काम करते हैं या काम सीख करना, ये सब अलाउड नहीं है। अब अलाउ किया गया है कि आपके 25, 50, 75, 100 साल पूरे हो गए फॉर्म के, तो आप सिल्वर जुबली अनाउंसमेंट्स कर सकते हो। ऐसी इवेंट्स आप करना चाहें तो कर सकते हो। इसका एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हो। नॉर्मली आप एडवर्टाइजमेंट कोई इवेंट का नहीं दोगे, पर इसका अलाउड है।
स्पॉन्सरशिप आपको देना है तो आप दे सकते हो, प्रोवाइडेड वो इंस्टीट्यूट की कमिटी फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन की कोई इवेंट है जिसको आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं। इसके अलावा चैरिटेबल CSR एक्टिविटी आप कर रहे हो तो वहां पे फॉर्म का नाम या लोगो CA का देना, सिर्फ CA प्रीफिक्स के साथ आप अपना इंडिविजुअल नाम से उसको कर दीजिएगा, फॉर्म के नाम से नहीं कर सकते। बेनतियां टेलीकॉलिंग करना, SMS करना, फ्लोटिंग करना, रोविंग इंक्वायरी, अनसॉलिसिटेड इंक्वायरी, सामने वाला नहीं बोल रहा है पर मैं बार बार इंक्वायरी कर रहा हूँ, इस तरह की इंक्वायरीज परमिटेड नहीं है। पर्चे बांटना अपने आप में परमिटेड नहीं है। प्रोफेशनल कोलीग से काम मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रोफेशनल वर्क किसी कोलीग ने आपको इंट्रोड्यूस कराया किसी क्लाइंट से और कोई काम आपके पास आया तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस क्लाइंट से कोई भी काम आएगा तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस ओरिजिनल काम तो आप लोगे ही नहीं और आप बोलोगे क्लाइंट को कि अगर देना है तो आप उस क्लाइंट के थ्रू ओरिजिनल CA के थ्रू हमें वो काम दें। तो जो ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क है वो आप उस क्लाइंट से नहीं ले सकते। यानी मुझे मेरे किसी लेट्स से फॉर एग्जांपल CA फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस कराया और वो उनका टैक्स ऑडिट कर रहा था और मुझे इंट्रोड्यूस कराया और बाद में मेरे पास वो टैक्स ऑडिट आने लगा तो मैं बोलूंगा सॉरी आप उनके थ्रू आइए। If any professional work comes to him directly, we will ask the client that he should come through other member dealing generally with this. Original professional work means जो काम हमारा CA कर रहा था तो वो सारे काम वो जो CA कर रहा था वो सारे काम हमारे पास डायरेक्ट आएंगे तो हम बोलेंगे आप उसके थ्रू ही प्लीज आइए, वो अलाउ कर दे तो बात लगे। AGM वगैरह में कभी आपको रिमूवल पे रिप्रेजेंटेशन वगैरह देने की बात है तो ध्यान रखना गलत कमेंट्स यानी डिस्पैराजिंग, बुराई नहीं करना और अपने हाईलाइट्स नहीं करना, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स या सपोर्ट जो आपने कंपनी को इतने सालों तक उसको उसके सिस्टम डेवलप करने में दिया ऐसा कुछ नहीं करना। यानी पब्लिसिटी गैदर करने की कोशिश मत करना। डू नॉट हाईलाइट कॉन्ट्रीब्यूशन और मेक अनसब्सटैंशिएटेड रिमार्क। पब्लिक इंटरव्यूज, ध्यान रखना पब्लिक इंटरव्यू क्लॉज 6 में आता है जिसमें कहा गया है कि जब आप ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हो तो ध्यान रखिएगा फर्म के नाम्स और डिटेल ऐसे ना जाएं जिससे वर्क सॉलिसिट हो या उनकी बढ़ाई हो। तो यू कैन यूज द फर्म नेम इन पब्लिक इंटरव्यूज। जब आप बता रहे हो कि भैया मैं एज सच कोई पब्लिक इंटरव्यूज में TV या इसमें कहीं पे आ रहा हूं तो इस पर्टिकुलर केस में फर्म का नाम दिया जा सकता है। द आंसर इज नो। अगर आप TV रेडियो में कोई इंटरव्यू में आ रहे हो तो फिर उसके प्रोविजंस क्लॉज 7 में अलग से दिए गए एंड आई विल फर्स्ट ब्रिंग यू टू दोस पर्टिकुलर प्रोविजंस एंड देन वी विल कम बैक टू दिस। इफ यू आर अपीयरिंग इन TV, फिल्म, इंटरनेट, रेडियो, प्रेस और एनी काइंड ऑफ सच सेमिनार्स, यहाँ पे आप अपने आप को CA बता सकते हो। उस कॉन्फ्रेंस में आपका जो भी क्वालिफिकेशन रेलेवेंट है कि भाई ये 10 साल से टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बजट का समीकरण करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया, एक्सेप्टेबल है। फर्म नेम यहाँ पे आप दे सकते हो पर आप कोई एग्जैगरेटेड क्लेम, किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं दे सकते और किसी प्रकार का आप अपना प्रमोशन या अपनी फर्म का प्रोफेशन नहीं कर सकते। किसमें? TV, फिल्म, इंटरव्यू, प्रेस, रेडियो और सेमिनार, ये लिखना है आपको अगर TV का आता है तो। और पब्लिक इंटरव्यू आएगा तो आपको सिंपल ये लिखना है कि प्रोफेशनल अटेनमेंट हाईलाइट नहीं होंगे। तो सर फर्क क्या है TV पब्लिक, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि पब्लिक इंटरव्यू क्लॉज 6, TV रेडियो क्लॉज 7, मास मीडिया है तो 7 रेफर करना नहीं तो 6। दोनों में क्या अलाउड है? आपका नाम देना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये बताना, आपकी फर्म का नाम देना। क्या अलाउड नहीं है? काम मांगना, हाईलाइट करना प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। पर TV में आपके स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस है रिलेटिंग टू दैट टॉपिक वो वहां पे दिए जा सकते हैं और क्लॉज अलग अलग है। तो ध्यान रखना जो लिखा है उसके हिसाब से आंसर लिखना पड़ेंगे। मेंबर एंगेज इन कोचिंग टीचिंग को ध्यान रखना है कि नंबर 1 अगर वो प्रैक्टिस में और कहीं पे पढ़ाते हैं या खुद पढ़ाते हैं तो वो अपने कोचिंग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन को बताएं कि उनके फोटो वगैरह कोई भी बैनर पे ना छपे। जहाँ कोचिंग चलती है उसके बाहर बस वो एक बैनर लगा सकते हैं जिसमें बता सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं और इन जनरल कोड ऑफ एथिक्स का उनको ओवरऑल कंप्लायंस करना होगा। चलिए, बाकी सर्कुलेशन ऑफ जो मास मीडिया आपके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे कहीं पे भी CA का नाम यूज ना किया जाए। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ अगर उसने मांगी है तो आप शेयर कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। कभी TV आप कोई मूवी वगैरह का आपने ऑडिट किया है तो उसमें CA फर्म को क्रेडिट दिया जाता है, हमारे ऑडिटर ऐसे हैं, वो चलेगा पर उसको हाईलाइट नहीं करना है कहीं पे। ऐसा नहीं कि हमने बोला कि सबसे पहले हमारा बता दिया, ऐसा कुछ। इंटरनेट पे एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करना है तो आप कर सकते हैं पर फर्म का नाम उसमें नहीं जाएगा। वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस हैं। एक, आप वेबसाइट बना सकते हो। B, बनाओगे तो आपको इंस्टीट्यूट को सिर्फ एनुअल पर्टिकुलर ऑफ फॉर्म्स में उसका नाम बताना है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने भी पेजेस हो सकते हैं, आपकी वेबसाइट का कलर कैसा भी हो सकता है, डिजाइन कैसा भी हो सकता है। आप वेबसाइट का नाम अपनी फर्म के नाम से मिलता जुलता रखें, सर्च इंजन में लिस्ट करा सकते हो। बेसिक कीवर्ड लाइक CA, CA इन योर सिटी, CA इन इंडिया, CPA इन इंडिया, इस तरह के यूज कर सकते हो। गूगल सर्च इंजन को पैसे भी दे सकते हो कि सर्च में हमारा नाम आए, पर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह प्रोहिबिटेड होती है। अब क्या चीजें परमिटेड है और प्रोहिबिटेड है ये समझ लीजिए एक एक करके। सबसे पहले वेबसाइट में परमिटेड क्या है।
पुल मोड पे होना चाहिए, आप लोगों को पुश नहीं करोगे। तो विजिटिंग कार्ड में लिख दिया विजिट आवर वेबसाइट fast.edu.in एज इन सीए फॉर्म ऐसा लिख दे तो गिल्टी माना जाएगा, क्योंकि पुल मोड है विजिटर्स। सिंपल नाम लिख दिया विजिटिंग कार्ड पे, चलेगा। कई जगह आपने ऐड लगा दिए, पॉपअप्स आ गए, क्लिक करो तो आपकी वेबसाइट पे आता है, इसे पुश मोड कहते हैं। ये सब अलाउड नहीं है, लोग ढूंढ के आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो पुल मोड पे वेबसाइट होना चाहिए। कलर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साइज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टेशनरी पे आप लिख सकते हो ये हमारी वेबसाइट है। क्या नहीं दे सकते, क्लाइंट का नाम कभी नहीं देना, फीस कभी नहीं देना, अपने सीए फर्म का कोई लोगो नहीं बनाना, सीए का वो जो लोगो है वो चलेगा। फोटोग्राफ सिर्फ पासपोर्ट साइज के मेंबर के दे सकते हो, पार्टनर वगैरह जो भी हैं, बाकी कोई फुल ग्रैंड फोटोग्राफ, क्लाइंट के फोटोग्राफ, फीडबैक, टेस्टिमोनियल्स, तारीफें अपनी नहीं दे सकते। कोई एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट पे नहीं दिखा सकते, ना अपनी वेबसाइट का कहीं एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। क्या दिया जा सकता है, फर्म का नाम, मेंबर का नाम दे दीजिए, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है वो सब दे दीजिए, उनकी डिटेल्स दे दीजिए, पार्टनर्स की, एम्प्लॉइज की, आर्टिकल्स की। जॉब वैकेंसीज आप पोस्ट कर सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जितने भी मेंबर्स हैं उनके दे सकते हो आप। आईसीआई और गवर्नमेंट की रिलेटेड वेबसाइट के लिंक्स दे सकते हो। तो ध्यान रखना, आप रोटरी में कई मेंबर है उसके लिंक यहाँ पे नहीं आएंगे, सिर्फ आईसीआई और गवर्नमेंट की वेबसाइट, प्लस ऐसी मेंबर वेबसाइट जिसका आईसीआई मेंबर है, आईफैक वगैरह, उसके वेबसाइट के आप रेफरेंसेस लिंक्स दे सकते हो। प्रोफेशनल इंटरेस्ट के आर्टिकल, नोटिस बोर्ड, चैट रूम, क्लाइंट और सीए के बीच में कोई सर्विस देने के लिए, पर इसकी सिक्योरिटी सीए को ध्यान रखना है। कब तक अपडेटेड है वेबसाइट दिखाना होगा, आईसीआई की वेबसाइट से आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, आईसीआई के कॉमन लोगो आप यूज कर सकते हैं। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देना वेबसाइट पे अलाउड है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एजुकेशनल वीडियोस, आपके रेलेवेंट आर्टिकल्स, ये सब देने में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का लिंक आप दे सकते हो, पर लोगों को बोल नहीं सकते लाइक सब्सक्राइब करो। कुछ चीजें होम पेज पे नहीं आएंगी, क्लिक करने पे आएंगी। क्या सर्विसेज आप दे रहे हो, किस तरह के असाइनमेंट आपने हैंडल किए हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है पार्टनर्स का और किन एरियाज में, और एम्प्लॉय का और किन एरियाज में, और कितने आर्टिकल्स, ये होम पेज पे नहीं आएगा, पुल रिक्वेस्ट क्लिक करने पे। एड्रेस फर्म के नाम से मिलता जुलता होगा, वर्क सॉलिसिट करने जैसा नहीं कि आओ.com, आओ.ca.com, ऐसा नहीं, सिंपल आपकी फर्म के नाम से रिलेटेड होगा। सर्च इंजन लिस्टिंग अलाउड है, ध्यान रखना हाइपर लिंक का रूल क्या है। सीए की वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट या सीए रिलेटेड जो दूसरी फर्म जिनसे इंस्टीट्यूट की टाइप्स है उनकी वेबसाइट के लिंक आप दे सकते हो, और अपनी वेबसाइट में और कोई लिंक नहीं आएगा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। अदर प्रोफेशनल वेबसाइट की बॉडी के लिंक्स वेबसाइट पे देना परमिटेड है सीएससीएमए के। आईसीआई को बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों की वेबसाइट पे जाके क्या मैं सर्विस दे सकता हूँ, वो भी परमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां पे हम हमारी वेबसाइट का कोई लिंक नहीं देंगे और वहां पे फर्म का नाम नहीं आएगा, सीए अपने नाम से देगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, दूसरी वेबसाइट में मेरी वेबसाइट का लिंक सिर्फ तब आएगा जब आप उनके मेंबर्स हो। जैसे रोटरी का मैं मेंबर हूं तो रोटरी की वेबसाइट पे मेरे नाम के साथ मेरी वेबसाइट का लिंक आए कि वहां से लोग ढूंढ के मेरे पास आ जाए, पर यहां से मैं वहां नहीं भेज सकता, तो मैं रोटरी के क्लब के लिंक्स नहीं दे सकता। ठीक है, स्टॉक कोड्स वगैरह ये सब तरह की चीजें लिंक देना, कोई स्टॉक मार्केट की वेबसाइट वगैरह ये सब परमिटेड नहीं होगा। प्रोफेशनल इंटरेस्ट की चीजें आप दे सकते हो, देना है तो अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दे दीजिए आप इन्वेस्टमेंट्स और उससे रिलेटेड। यू कैन नॉट ऑन क्लिक लेट पीपल गो टू सम अदर वेबसाइट लाइक आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल और इस तरह के कोई फाइनेंशियल सर्विस ब्रोकर्स और एजेंट्स। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस किया कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से सर्विसेज देना है तो आप दे सकते हैं, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगी। चलिए, ये कैसी होती है, होता है ना जैसे क्लियर टैक्स वगैरह अलग अलग समय पे सीए को बुलाते हैं और बोलते हैं आप यहाँ पे जनरल कस्टमर आके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और सीए का जवाब देंगे, उसके लिए सीए को पैसे देंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है काउंसिल की कि कंसल्टेंसी और एडवाइस सर्विसेज आप अपनी वेबसाइट से दे सकते हो। कंडीशन ये है कि किसी भी केस में कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी तरह से हम उसको वर्क सॉलिसिट करने के लिए अपने खुद के लिए यूज करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेम विद सफिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट बी परमिटेड, यानी आप प्रीफिक्स सीए दे दीजिए और नाम दे दीजिए। हालांकि इंडिविजुअल का नाम और चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकते हैं, सीए फर्म का नाम देना अलाउड नहीं है जिसमें आगे लिखा जाए कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। ठीक है, देन सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर्स में अभी लिस्टिंग करना अपने आप में परमिटेड नहीं है। कैसे सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर, जैसे कि आपके अमेजॉन या इस तरह के लोग हो गए, या लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे कोई भी एग्रीगेटर है जहाँ पे आप जाके एक जगह सारे सर्विस प्रोवाइडर्स देख सकते हो लाइक जोमेटो, तो इस तरह के कोई एग्रीगेटर में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ पे हालांकि लिखा है कि उनमें नहीं हो सकते जहाँ पे दूसरे भी लोग इन्वॉल्व हैं, यानी सिर्फ सीए का कोई सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर पोर्टल है जैसा आईसीआई ने भी बनाया है सारे मेंबर्स इन प्रैक्टिस का, उसमें लिस्ट करने में रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये हो गया क्लॉज 6। फिर आते हैं क्लॉज 7 पे, बोलता है आप अपने अटेनमेंट्स या अपनी सर्विसेज हाईलाइट नहीं करोगे। इसके लिए इंस्टीट्यूट की पूरी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस है और इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि आप कुछ सर्विसेज थ्रू अ
नोटिस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे सकते हो। वी विल कम टू दैट, उससे पहले लेट अस रीड द क्लॉज। Advertises his professional attainments or services or uses any designation or expression other than chartered accountant on professional document, visiting card, letterhead और signboard। तो आप देखिए इसमें दो चीजें, एडवर्टाइजिंग योर अटेनमेंट्स और सर्विस और यूजिंग एनी डेजिग्नेशन। सेक्शन 7 जैसे ही नियम है यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना कि सी एन प्रैक्टिस को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ये दो परमिशन दी गई है। तो अगर आप सी एन प्रैक्टिस और चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखते हो, नीचे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसके नीचे रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये परमिटेड है। यानी ये दो डेजिग्नेशन गवर्नमेंट गिवन डेजिग्नेशन है। एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ऑल्सो यूज इट इफ ही क्वालिफाइज टू यूज दीज डेजिग्नेशन। तो ये आपको अलाउड है। इसके अलावा यू आर अलाउड टू मेंशन अ टाइटल ऑन देयर विजिटिंग कार्ड टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ फॉरेन अकाउंटिंग बॉडीज जिसके साथ एमओयू है हमारे, तो वो आप मेंबरशिप के फॉर्म में दिखाओगे, ना कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। डेजिग्नेशन नहीं लिखना, बट सीपी ऑस्ट्रेलिया ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बाकी इनकम टैक्स कंसल्टेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी, आईसीआई, ये सब आप नहीं लिख सकते। आईसीआई के ऑफिस बेरर में आपको वहां से बनाना पड़ेगा कार्ड। चलिए अब आपको अगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी एडवर्टाइजमेंट देना है तो आईसीआई क्या कहता है, 14 फॉन्ट साइज से ज्यादा का फॉन्ट साइज नहीं होगा, कोई सेंसेशनल कमेंट नहीं होगा, कलर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पिक्चर से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जा सकते हैं, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, आपकी नेचर ऑफ सर्विसेज क्या देते हैं, क्या असाइनमेंट आपने हैंडल किया, कितना एक्सपीरियंस है, कौन पार्टनर है, उनके क्या एक्सपीरियंस है, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, फॉर्म का नाम दे सकते हैं। कंपलसरी है फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना ही पड़ेगा। क्लाइंट का नाम या फीस किसी भी तरह से आप कोट नहीं कर सकते अनलेस लॉ में कहीं कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको फीस कोट करना पड़ेगी, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कंडीशंस आपकी क्या है, ऑनेस्ट ट्रुथफुल होना चाहिए, बड़े बड़े क्लेम नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो इंस्टीट्यूट की किसी प्रकार के फीडबैक, टेस्टिमोनियल यानी और सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया मेरी रैंक होने के कारण, नहीं, टेस्टिमोनियल ऐसे सीए फॉर्म नहीं डाल सकती अपने, कोई अचीवमेंट, अवार्ड्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देना, कोई प्रकार का कैची वर्ड, मोनोग्राम, लोगो वगैरह अपनी फॉर्म का अलग से नहीं बनवाना, मेंबरशिप और फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य है, फॉन्ट साइज 14 से ज्यादा नहीं होगा और किसी भी तरह से वायलेटिव नहीं होना चाहिए। ये आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड के रूप में भी चला सकते हो और मैगजीन, न्यूज़पेपर्स में भी आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। ये पूरी एज पर गाइडलाइंस ऑन एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे अपन ने डिस्कस किया। चलिए इसके अलावा अगर कोई सीए की मैगजीन वगैरह आ रही है तो उसमें क्या फोटोग्राफ दिया जा सकता है और ब्रीफ दी जा सकती है, अगर उसके पैसे नहीं दिए तो। कॉन्फ्रेंस में अगर आप लेक्चर देने जा रहे हो तो अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताना और वहां पे फॉर्म का नाम नहीं दे सकते। तो पब्लिक इंटरव्यू में दे सकते हैं, टीवी सेमिनार में दे सकते हैं, कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है कोई ही एक क्लोज रूम कॉन्फ्रेंस तो वहां पे फॉर्म का नाम नहीं दिया जाएगा। सारे सीए हैं तो फिर उस पर्टिकुलर केस में नॉर्मली दिया जा सकता है। चलिए ट्रेनिंग कोर्स, सेमिनार्स अगर आप कंडक्ट कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट्स वगैरह के भी लोगों को वहां पे बुला सकते हो। इसमें आप कोई किताब विताब देना है तो वो भी दे सकते हो, पर वो जरिया नहीं बनना चाहिए पब्लिसिटी और प्रमोशन और वर्क लेने का। एमपी एमएलए या ऐसे कोई लोकल नेशनल इंपॉर्टेंस की आपको जगह पे अपॉइंटमेंट मिला है तो उसकी मेंबरशिप वो अपॉइंटमेंट आप एडवर्टाइज कर सकते हो और उसमें आप पेपर वेपर में ऐड भी दे सकते हो, बता सकते हो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो पर फर्म का नाम नहीं देना और डेजिग्नेशन उसकी यूज नहीं करना। प्रोस्पेक्टस अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो वहाँ पे आपके डायरेक्टर के साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन आ सकती है, पर प्रोफेशनल अटेनमेंट वहाँ भी हाईलाइट नहीं कर सकते हो। एज एन इतने सालों का एक्सपीरियंस है, नंबर 1 सीए है, रेप्यूटेड फर्म है, इस तरह का नहीं, सिंपल आपके क्वालिफिकेशन डिग्रीज आप दे सकते हैं। कोई कैंडिडेट आपके ऑफिस में अगर कोई एग्जाम में पास हो जाता है तो उसके नाम पे फॉर्म के नाम के साथ आप एडवर्टाइजमेंट देके उसको प्रोत्साहन दे सकते हो, पर इसमें आप अपनी बड़ाई नहीं करोगे, ना ही काम सॉलिसिट करोगे, सिर्फ उसको कांग्रेचुलेट करने के लिए दे सकते हो। नॉर्मल साइज का साइन बोर्ड चलेगा, ग्लो साइन बोर्ड अलाउड नहीं है, बहुत बड़ी साइज नहीं है, पर साइज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट वाया राइटअप में दे सकते हैं, विजिटिंग कार्ड वगैरह में देना, लेटर हेड में देना अलाउड नहीं है। फोटोग्राफ देना कहाँ पर अलाउड है, मैगजीन्स में, प्रोवाइडेड कोई पेमेंट नहीं दिया है, वेबसाइट में देना परमिटेड है और विजिटिंग कार्ड पे देना प्रोहिबिटेड है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो न्यूज़पेपर में वहां पे पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ देना परमिटेड है। डायरेक्टरी की लिस्टिंग अपन ने देख ली। सीए का लोगो, वो जो आईसीआई का ऐसा सीए वाला लोगो है ये यूज कर सकते हैं, खुद का अलग से नहीं बना सकते, उसको ऐसे रोटेट नहीं करना, जैसा फॉन्ट दिया वैसे यूज करना। कोई भी ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट आप बनाते हो, रिलायंस का आपने ऑडिट किया, एनुअल रिपोर्ट में सीए फॉर्म का नाम आएगा, ऑब्वियस सी बात है पब्लिसिटी आएगी तो नाम वही आना चाहिए जहाँ रेगुलरली आता है। ऐसा नहीं आप बोल दो होम पेज पे या फ्रंट पेज पे मेरा नाम दे दीजिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेटवर्क फॉर्म और उनकी गाइडलाइंस अभी अपने कोर्स में हैं, पुरानी वाली गाइडलाइंस ही अभी कोर्स में ये चेंज हो गई है पर उसको इफेक्टिव नहीं किया, नए मॉड्यूल्स में भी उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। फोटो और क्यूआर कोड विजिटिंग कार्ड पे आजकल काफी चलते हैं, ऑडियो पॉड्स आपने देखा होंगे, क्यूआर कोड से स्कैन करो और बढ़िया मस्त ऑडियो सुनो। तो क्या क्यूआर कोड दे सकते हैं, ए विजिटिंग कार्ड में फोटोग्राफ नहीं दे सकते, बी क्यूआर कोड दे सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने पे वही इन्फॉर्मेशन आना चाहिए जो विजिटिंग कार्ड पे अलाउड है, यानी वहां पे फोटो वोटो खुलना नहीं चाहिए। तो वेबसाइट का एड्रेस वगैरह है वो क्यूआर कोड में दे दिया, क्लिक किया तो सीधे आदमी पहुंच गया, ऐसा एक्सेप्टेबल होगा।
ऑफिस बेयरर की पोजीशन है तो आपके विजिटिंग कार्ड्स कैसे होंगे, वी हैव डिस्कस्ड दिस काइंड ऑफ कंप्लीट्स योर क्लास 7 एंड 5, 6, 7 टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग वर्क। तो आई थिंक ये मेजर क्लॉजेस थे, इसमें आपको खूब सारा लेंथ में एक एक करके प्रोविजंस पढ़ना है और इन प्रोविजंस को पढ़ के आपको गहराई में समझना पड़ेगा क्या अलाउड है नहीं है, बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में यू विल हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड यू विल हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव टू इंश्योर कि कहाँ फॉर्म का नाम अलाउड है कहाँ नहीं है, कहाँ फोटो अलाउड है कहाँ नहीं है। समरी में आपको काम की बता देता हूँ तो सुन लो, ए फोटो कहाँ कहाँ पर अलाउड है, पेपर एडवर्टाइजमेंट 14 फॉन्ट साइज वाले वेबसाइट्स पर देना अलाउड है इन 2 जगह और मैगजीन्स में देना अलाउड है, बाकी आप कहीं पर भी बुक्स वुक्स किताबें इन सब जगह पे आप अपने फोटो नहीं दे सकते। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आप वेबसाइट पे दे सकते हो और एडवर्टाइजमेंट जो दे रहे हैं उसमें दे सकते हैं, बाकी इसके अलावा आपके विजिटिंग कार्ड वगैरह कहीं पर भी आपको ये देने की परमिशन नहीं। फर्म का नाम देना कहाँ पर अलाउड है, ग्रीटिंग कार्ड्स प्रोवाइडेड सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्टेड है, या कोई टीवी या पब्लिक टीवी रेडियो इस तरह की कोई प्रेजेंटेशंस में आप इन्वॉल्व हो या पब्लिक इंटरव्यूज में आप जा रहे हो तो दे सकते हो, क्लोज रूम कॉन्फ्रेंसेस में आप नहीं दे सकते। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है विद इन सीए फॉर्म्स वगैरह में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप बिंदास कर सकते हो। नॉर्मली जहाँ एडवर्टाइजमेंट परमिटेड है वहाँ पे फॉर्म का नाम भी परमिटेड है। ये कुछ समरी है जो आपको काम में आएगी आखिरी में, ये याद रखने के लिए कि कहाँ पर फॉर्म नेम, फोटोग्राफ्स, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अलाउड है और नहीं है। Clause 8 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर सेज एक्सेप्ट पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग। ये तभी लगेगा जब प्रीवियस पोजीशन सीए ने होल्ड करी थी, प्रीवियस ईयर नहीं प्रीवियस। तो लास्ट ईयर इंटरनल ऑडिट सीए ने किया था और इस बार मुझे मिल रहा है, भले ही ये सीए के अलावा कोई भी कर सकता था पर प्रीवियसली हेल्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मुझे उस पे ये क्लॉज 8 लगाना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। Clause applies to all audit whether internal, statutory, non-statutory, voluntary. Stock audits also clause would apply if it is audited. Previously it was held by another CA, then it is recommendatory. It is not previous year but previously, यानी 3 साल पहले टैक्स ऑडिट हुआ था और अब हुआ है, पहले सीए ने किया था और अब मैं कर रहा हूँ, मैं भी सीए हूँ तो मुझ पे क्लॉज लगेगा, मुझे उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्लॉज कहता है कि पोजीशन एक्सेप्ट पहले करने से पहले आप उससे कम्युनिकेट करो। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमने एक्सेप्ट कर लिया फिर याद आया कम्युनिकेशन रह गया तो बाद में कम्युनिकेट कर लिया तो चलेगा क्या, नहीं, गिल्टी। यू हैव टू कम्युनिकेट बिफोर एक्सेप्टिंग द पोजीशन। क्या कम्युनिकेट करना है आपको, तो यू हैव टू कम्युनिकेट फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर दैट वी बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, डू यू हैव एनी इश्यूज इन इट। फिर उसकी जिम्मेदारी है वो रीजनेबल टाइम में रिस्पॉन्ड करे, जो डिफाइंड नहीं है, 7 से 14 दिन, कुछ भी हो सकता है वो रीजनेबल टाइम, डिपेंडिंग उसकी सिटी क्या है, लोकेशन क्या है। और उसका अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं आया तो आप मान सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस केस में आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि क्लॉज 9 कहता है कि अगर आप कंपनी ऑडिटर हो तो कुछ चीजें चेक करना पड़ती है, तो क्लॉज 9 है, क्लॉज 8 में कुछ नहीं। पर प्रीवियस ऑडिटर कम्युनिकेट करता है, रिस्पॉन्ड करता है और बोलता है कि ए मेरी अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस अभी तक पे नहीं हुई है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बी वो कहता है कि मेरा रिमूवल ही प्रॉपर नहीं था तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सी वो कहता है कि मुझे कुछ फ्रॉड्स पता पड़ गए थे, मैं रिपोर्ट करना चाह रहा था इसलिए मुझे हटा के आपको अपॉइंट किया है, तो फिर आपकी इच्छा है, आप डिसाइड करो आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। वो बोलता है तुम कम फीस में ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो, अंडर कटिंग कर रहे हो, आप कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑडिट एक्सेप्ट कम फीस पे कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट रेकमेंड करता है फीस जस्टिफाइड होना चाहिए पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कम फीस पे ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए। तो प्रोसेस कैसा है, सबसे पहले अगर आपको अपॉइंट किया गया है तो आप प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करो। इसके लिए आपको क्लाइंट को बोलना है कि प्रीवियस ऑडिटर की इन्फॉर्मेशन आपको दे। अगर वो फाउंड नहीं किया जा सकता है तो आईसीआई के रिकॉर्ड्स में जो उसके एड्रेस हैं उन पे आप कम्युनिकेट कर दो, वहां पे जवाब नहीं आया या डिलीवर नहीं हो पाए तो आप मान लीजिए कि आपकी तरफ से क्लॉज 8 का कंप्लायंस हो गया। आपने कम्युनिकेट कर दिया तो कैसे करना है, तो ध्यान रखना राइटिंग में करना है, राइटिंग में क्या अलाउड है, कोई भी ऐसा मोड जिसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी आता है, तो स्पीड पोस्ट विद पीओडी, कुरियर विद पीओडी, पर्सनल डिलीवरी विद अ प्रूफ चलेगा। ईमेल तो उसमें कंफर्म नहीं होता है कि उसको मिला या नहीं तो नहीं चलेगा, पर उसका रजिस्टर्ड ईमेल है, मैंने दिया और उसने रिप्लाई में कंफर्म कर दिया आई रिसीव दिस, माना जाएगा कि डिलीवरी हो गई। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, नॉर्मल पोस्ट, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। रजिस्टर्ड पोस्ट भी है तो विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जिसमें कंफर्मेशन आता है डिलीवर हुआ या नहीं, वो चाहिए। आपने कम्युनिकेट करने के बाद रीजनेबल टाइम तक रुकना है, पर जल्दबाजी है, मुझे ऑडिट जल्दी शुरू करना है, लेट्स से टाइम सेंसिटिव है, तो आप क्लाइंट को कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दो कि आई विल स्टार्ट द ऑडिट, फीस भी ले सकते हो बट आई विल नॉट गिव द रिपोर्ट टिल आई रिसीव अ रिप्लाई फ्रॉम द प्रीवियस पर्सन और द रीजनेबल टाइम एक्सपायर्स एंड ही फेल्स टू रिप्लाई। रिपोर्ट आप इशू नहीं कर पाओगे तो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एकदम लास्ट मोमेंट क्लाइंट यार बोला कर दो, प्रीवियस ऑडिटर नहीं मिल रहा है, आप उससे कम्युनिकेट करके ये बोलोगे कि यार जब तक उसका कम्युनिकेशन नहीं आएगा रिपोर्ट नहीं जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, ये चलेगा। पर आपने रिपोर्ट दे दी और बोला चलो रुकते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो आपको गिल्ट माना जाएगा।
तो इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोलते हैं। रिपोर्ट देने से पहले अगर आपके पास रिप्लाई आ जाए तो आप काम अभी शुरू कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप एक्सेप्टेंस ही कंडीशनल दे रहे हो। प्रीवियस ऑडिटर से आपने कम्युनिकेट किया, राइटिंग में कम्युनिकेट किया, उसका रीजनेबल समय तक जवाब नहीं आया, यू आर फ्री टू स्टार्ट द ऑडिट। जवाब आया अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग पोजीशन से। अगर उसने कहा है कि मेरी फीस पे नहीं हुई है तो आपको देखना है कि वो फीस डिस्प्यूटेड है या नहीं। कब माना जाएगा अनडिस्प्यूटेड है? जब अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट था तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फीस प्रोवाइड फॉर की गई है उसे अनडिस्प्यूटेड माना जाता है। उतनी पे हो गई है और उसके अलावा वो कोई मान रहा है तो वो डिस्प्यूटेड माना जाएगा, आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। उतनी पे नहीं हुई है, क्लाइंट नहीं प्रूफ दे सकता है तो फिर माना जाएगा अनडिस्प्यूटेड, फीस अनपेड है, आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है, आप जिस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो अगर वो सिक यूनिट है, सिक यूनिट कहते हैं जिसके एसेट से ज्यादा उसकी लाइबिलिटीज है, रजिस्टर हुए 5 साल हो चुके हैं, ऐसे यूनिट्स का ऑडिट अगर प्रीवियस ऑडिटर का अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं हुआ है तो भी आप ऐसे एंटिटीज का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्शन है। चलिए, तो यूनिट रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, ये अमेंडमेंट है, 5 साल वाली पहले कंडीशन नहीं थी। और उसके लॉसेस टोटल एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसकी नेटवर्थ से ज्यादा है, यानी नेगेटिव नेटवर्थ वाली एंटिटी है। ठीक है, सारे ऑडिट पे लगेगा, आप प्रीवियस ऑडिटर सीए था तो लगेगा, ये सारे प्रोविजंस दिए गए। सर्टिफिकेशंस या स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशंस या ड्यू डिलिजेंस, इस तरह के असाइनमेंट के ऊपर ये सब रिकमेंडेटरी है, कंपलसरी नहीं। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस हमने डिस्कस कर दिया। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी थी इसलिए उसको हटा के आपको अपॉइंट किया, आपकी इच्छा, आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो मत करो। इसमें ध्यान रखना प्रीवियस ऑडिटर पे कॉन्फिडेंशियलिटी लगती है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन आपको देगा। पेंडिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीवियस ऑडिटर है तो फिर उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे उसके नाम का डीडी बनवा दीजिए और इंश्योर करिए कि जब भी वो मिलेगा तो उसको दे दिया जाएगा, फिर आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो। ऑडिटरशिप अगर चेंज हुई है तो आप पता करिए क्या रीजन है, क्यों हमें अपॉइंट किया गया, और रीजनेबल लगे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। यूपीसी नहीं जाएगा, प्रीमाइस फाउंड लॉ के रजिस्टर्ड एड्रेस पे दिया है, मान लिया जाएगा, कम्युनिकेट हो गया। मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया, किन किन मोड में ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डिस्कस किया। कंपनी ऑडिटर अपॉइंट किया तो जिम्मेदारी है सेक्शन 140 और आईसीआई कहता है 139, दोनों का कंप्लायंस चेक करो। जो आप कंपनीज ऑडिट में पढ़ोगे तो ये प्रोविजंस प्राइमरली ये कहते हैं कि रिमूवल उसका प्रॉपर है और आपका अपॉइंटमेंट प्रॉपर है। ये चेक किए बिना आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो क्लॉज 9 में गिल्टी। मैंने प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट किया तो मैं कोई आपत्ति तो नहीं है, मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस कंपनी ने मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया, पहले तुम थे, उसने जवाब नहीं दिया, मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। बाद में मालूम पड़ा कि उसको रिमूव करने से पहले उसको एजीएम में नोटिस ही नहीं दिया था कि उसको रिमूव कर रहे हैं, उसके रिप्रेजेंटेशंस पढ़े ही नहीं गए थे। ये आपको चेक करना था थ्रू रीडिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, आपने नहीं किया, उसने भी नहीं बताया, तो आपको भी गिल्टी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉज 9 कहता है दैट कंपनी ऑडिटर के केस में 140 139 का कंप्लायंस इनकमिंग ऑडिटर को चेक करना। सर कभी प्रीवियस ऑडिटर कम्युनिकेट ना करे तो क्या वो गिल्टी होगा? क्लॉज 8 में अगर प्रीवियस ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है पर्पसफुली या गलत तरीके से तो हो सकता है उसके ऊपर गिल्टी, वहां पे अदर मिसकंडक्ट का डाला जाए। पर क्लॉज 8 में प्रीवियस ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है कि वो रीजनेबल टाइम पर रिस्पॉन्ड करे, नहीं तो फिर उसका ऑडिट अगर जाए तो वो फिर कंप्लेन रेज नहीं कर पाएगा। I am not discussing clause 9 because this is more of application of provisions of company audit. So now let's come to clause 10, which says if you charge or offers to charge or accept or offer to accept any professional employment related fees which are based on percentage of profits or are contingent upon the findings or results of such employment. केस जीते तो इतना पैसा, नहीं तो इतना पैसा, फीस का इतना परसेंटेज प्रॉफिट लूंगा या रेवेन्यू या प्रॉफिट्स का इतना परसेंटेज फीस लूंगा, ये कंटिंजेंट फीस है। अगर कोई लॉ या रेगुलेशन में अलाउ किया गया है तो फिर ठीक है, जैसे लिक्विडेटर हमेशा परसेंटेज अमाउंट रियलाइज पे ही चार्ज करता है, या आरबीआई बैंक्स के केस में स्पेसिफाई करता है एडवांस के बेसिस पे दिया जाएगा। तो कोई पब्लिक अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, कोई लॉ में दिया हुआ है, कोई रेगुलेशन लॉ ने आईसीआई ने बनाई है, उसके अंतर्गत परसेंटेज में कंटिंजेंट बेसिस पे फीस अलाउड है तो चलेगा, अदरवाइज आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज नहीं कर सकते। ये रेगुलेशन 192 है जिसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में वर्किंग कैपिटल के ऊपर बेस्ड होता है। कई बार गवर्नमेंट को हो सकता है आपको अपनी फीस में कोई शेयर या सेस देना पड़े, दैट्स एक्सेप्टेबल, लॉ में आप कुछ भी दे रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक्सेप्शन है, अगर आप डायरेक्ट टैक्स में वैल्यूअर अपॉइंट किए गए हो फॉर द पर्पस ऑफ एनी टैक्स वैल्यूएशन, तो आपको असेट वैल्यूएशन के लिए अपॉइंट किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैसा परसेंटेज ऑफ वैल्यू असेस्ड या टैक्स असेस मिलेगा तो भी एक्सेप्टेबल है। कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में अब अलाउ किया गया है कि आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हो, और इसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर दिया है अभी, जिसमें कहा गया है कि अगर आप किसी का ऑडिट नहीं कर रहे हो
नॉन ऑडिट क्लाइंट है आपका, उसे कोई भी नॉन एश्योरेंस सर्विस आप दोगे तो आप उसमें कंटिजेंट फीस चार्ज कर सकते हो। तो मैं ऑडिट नहीं कर रहा हूँ और मैं उसकी प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी देता हूँ तो अब मैं परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकता हूँ, पहले अलाउड नहीं था, पहले प्रोजेक्ट फाइनेंस परसेंटेज बेसिस पे नहीं हो सकता था। मैं किसी के लिए रिक्रूटमेंट सर्विसेज देता हूँ, परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो मेरा ऑडिट क्लाइंट नहीं है। तो नॉन ऑडिट क्लाइंट होना चाहिए और सर्विस भी नॉन एश्योरेंस टाइप की होना चाहिए, कंसल्टेंसी टाइप की सर्विस है, यहाँ कंटिजेंट फीस अलाउड है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कंटिजेंट फीस चार्ज कर सकता है। अगर आप डेट रिकवरी का काम कर रहे हो तो परसेंटेज ऑफ डेट रिकवर्ड कर सकते हो, किसी के लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहे हो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट सेव कर रहे हो, फंड रेजिंग अगर आप कर रहे हैं अदर देन प्रोजेक्ट फाइनेंस तो आप परसेंटेज पे चार्ज कर सकते हो, पर आप प्रोजेक्ट फाइनेंस आप कर रहे हो और नॉन ऑडिट क्लाइंट है तो वहां पे भी परसेंटेज बेसिस पे अलाउड है। तो ये सब केसेस में परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज करना अलाउड है। पब्लिक अथॉरिटी लाइक आरबीआई कोर्ट वगैरह डिसाइड करे तो भी चलेगा और लॉ अलाउ करे तो भी चलेगा। So this is basically your clause 10 with respect to charging of contingent fees, and now let's come to clause 11, which is a very very important clause. This clause basically talks about, guys, ये clause किसकी बात करता है? Engaging in any other business or occupation. Clause 11 अब आपको एक overall picture देता हूँ and इसमें बहुत सारे nitpick करके points दिए हुए हैं। I will basically revise it in a fashion that if a particular point related question is being asked, you will be able to answer it very well. अगले 5 मिनट ध्यान से सुन लीजिए बस। If a member engages in any other business or occupation, तो सबसे पहले क्लॉज तभी लगेगा अब आप कोई बिजनेस या ऑक्यूपेशन कर रहे हो, तो आपने शादी करना है, आप रैंडम बेसिस पे कहीं घूमने फिरने जाते हो, या आप जिमिंग विमिंग करते हो, या आप अपनी कोई हॉबी और पैशन एज इन सिंगिंग डांसिंग परस्यू करते हो, यू डोंट हैव टू अप्लाई क्लॉज 11 अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट डूइंग इट प्रोफेशनली। तो आप एक वेट लिफ्टर बन जाते हो, आप ओलंपिक्स में जाना चाहते हो, या आप सिंगर बन जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, क्लॉज 11 लग जाएगा। सिमिलरली एचयूएफ में अगर आप मेंबर करता या को पार्टनर है और अगर वो एचयूएफ कोई बिजनेस या ऑक्यूपेशन में एंगेज है लाइक हॉस्टल में चलाना या प्रॉपर्टी रेंट करना, एज एन एक्टिवली बिजनेस एंगेज्ड है तो ये क्लॉज लग जाएगा। लेकिन अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ एफडीज किए हुए हैं या उसकी कोई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल जो वो होल्ड करती है, कोई बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं है, तो क्लॉज नहीं लगेगा। तो इफ यू एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए की प्रैक्टिस के अलावा आप कोई दूसरा बिजनेस और ऑक्यूपेशन कर रहे हो, then you will be held guilty unless it is permitted by the council। तो आपको काउंसिल की पहले परमिशन लेना है, प्रायर परमिशन, और उसके बाद ही आप एंगेज होगे। However, nothing contained herein will prohibit a chartered accountant to accept position of a director, not a managing director or an executive director, whole time director। यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन आप ले सकते हो, इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, बट नॉन एग्जीक्यूटिव डे टू डे फंक्शनिंग में जो इन्वॉल्व नहीं होते, प्रोवाइडेड यू और एनी ऑफ योर पार्टनर इज नॉट इंटरेस्टेड एज एन ऑडिटर देयर। तो अगर आप या आपका कोई पार्टनर वहां पे एज एन ऑडिटर इंटरेस्टेड है तो फिर आप वहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन भी नहीं ले सकते। पर अगर आप या आपका कोई भी पार्टनर वहां पे एज एन ऑडिटर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर आप पोजीशन होल्ड करोगे तो एक्सेप्शन नहीं है, ये क्लॉज से ही बाहर किया गया, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं। ध्यान रखना कि आप या आपका पार्टनर वहां पे एज एन ऑडिटर इंटरेस्टेड है, यहाँ डिफाइन नहीं किया गया ऑडिटर मतलब इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल, पर नॉर्मली यहाँ पे ऑडिटर का मतलब होगा जो कि एक अटेस्टेशन सर्विस, एक अश्योरेंस दे रहा है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। इंटरनल ऑडिटर शायद एक तरह से देखा जाए तो वो प्रैक्टिकली इस क्लॉज में कवर नहीं होगा एज एन इंटरेस्टेड एज एन ऑडिटर, बट नो क्लैरिफिकेशन ऑन इट। तो मुद्दे की बात ये हो गई है कि अगर आप सीएन प्रैक्टिस हो, कोई भी बिजनेस ऑक्यूपेशन में एंगेज होते हो, पहले परमिशन ले लो काउंसिल की, एक्सेप्ट अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रोवाइडेड आप या आपका पार्टनर वहां ऑडिटर नहीं है बनना चाहते हो, जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब मैंने बोला कि मैं सीएन प्रैक्टिस के साथ में कोचिंग पढ़ाना चाहता हूँ, परमिशन लेना पड़ेगी, हालांकि मैं हूं नहीं पर समझाने के लिए। तो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि रेगुलेशन 190A में कुछ जनरल परमिशन हम दे देते हैं जिसके लिए आपको पूछने की भी जरूरत नहीं, आप बिंदास करो, जैसे कि सीए फॉर्म में जॉब करना या हफ्ते में 25 घंटे तक अगर आपको ट्यूशन पढ़ना है। इनफैक्ट प्राइवेट ट्यूशन 25 घंटे से ज्यादा भी पढ़ाओगे तो परमिशन नहीं लेना है, पर आपकी सीओपी फिर पार्ट टाइम सीओपी कहलाएगी। वील कम टू दैट लेटर। तो क्या क्या चीजों की जनरल परमिशन है? सीए फॉर्म में आप जॉब लेना चाहते हो, प्राइवेट ट्यूशंस, आईसीआई की कोचिंग में पार्ट टाइम बेसिस पे कोचिंग पढ़ाना, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विजिटिंग फैकल्टी की तरह जाके पढ़ाना, प्रोवाइडेड पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। कोई प्रोफेशनल जर्नल का एडिटर बनना, बुक्स आर्टिकल लिखना, एग्जाम देना, कॉपी चेक करना, एग्जाम पेपर सेटर बनना, इन्विजिलेटर बनना, नोटरी, जस्टिस ऑफ पीस, इस तरह की कोई पोजीशन होल्ड करना, पब्लिक इलेक्टिव ऑफिस, एमपी एमएलए टाइप की कोई पोजीशन होल्ड करना,
जहाँ पे पब्लिक आपको इलेक्ट करती है उस तरह की कोई पोजीशंस लेना, या एग्रीकल्चरल लैंड ओन करना, वहां पे एक्टिविटीज खुद करना, या फिर हायर्ड लेबर के थ्रू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंगेज करना। लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिन्यूअल कमीशन, पुरानी थी, सीए बन गए, उसके बाद कंटिन्यू करो, रिन्यूअल कमीशन आती रहे, नई पॉलिसी बेचने के लिए नहीं। बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी कंसल्टेंट वगैरह बनना, किताबें लिखना, सर्वे लॉस सर्वेयर असेसर बनना इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह के लिए, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी, प्लस कोई भी चैरिटेबल एजुकेशनल और नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में ऑनररी ऑफिस नॉट फॉर एनी रेम्यूनरेशन ऑफिस होल्ड करना, ये सब चीजें परमिटेड, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एचयूएफ के केस में अगर बिजनेस नहीं कर रही है, कुछ नहीं लेना है, बिजनेस कर रही है, और अगर आप उसमें करता हो तो आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओगे तो परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए कहा गया है कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को हो सकता है कि एज अ पार्टनर और प्रोपराइटर और करता किसी फैमिली बिजनेस में उसका इंटरेस्ट आ जाए। ऐसे केस में अगर इंटरेस्ट उसका सक्सेशन पार्टीशन या फैमिली बिजनेस की डेथ हो गई तो हम लीगल बन गए, तो ओनर बन गए, ऐसे आया है, और आप उसमें अगर एक्टिवली एंगेज नहीं हो तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और चल जाएगा। पर अगर आप करता हो या एक्टिवली एंगेज्ड हो उसमें, देन इन दैट केस आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगी। तो बिजनेस कर रहा है नहीं वो, अगर एचयूएफ तो भूल जाओ, अगर बिजनेस कर रहा है तो परमिशन ले लो, इनफैक्ट बता दो इंस्टीट्यूट को, डिक्लेरेशन दे दो, प्रोवाइडेड एक्टिवली एंगेज नहीं हो, पर एक्टिवली एंगेज हो तो फिर स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगी। तो कौन कौन केसेस में आपको स्पेसिफिक परमिशन लेना है? नंबर 1, अगर आप अदर देन प्रोफेशनल जर्नल के में एडिटर बनते हो, ध्यान रखना प्रोफेशनल जर्नल में सीए सीएस की जर्नल, आईसीए की मेंबर की जर्नल आएगी, पर स्टॉक मार्केट की जर्नल मैगजीन्स वगैरह नहीं आएंगी। भले ही वो प्रोफेशन से रिलेटेड है पर वो प्रोफेशन पर नहीं है, उसे प्रोफेशनल जर्नल कहते हैं। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर बनना है, प्रोवाइडेड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है। पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करना है किसी भी बिजनेस कंसर्न में, प्रोवाइडेड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, नॉन बिजनेस कंसर्न में पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करना है तो स्पेसिफिक परमिशन ले लो, भले ही आपका इंटरेस्ट है, शायद परमिशन मिल जाए। पर बिजनेस कंसर्न में या कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर या पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो परमिशन मांगना भी मत, मिलेगी नहीं। सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का कि आपके पास 20% ऑफ वोटिंग पावर और प्रॉफिट शेयर है। किसके पास? आपके रिलेटिव के पास। रिलेटिव में कौन आएगा? हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, और लीनियन असेंडेंट्स, दादा दादी, उनके पापा मम्मी, और बेटा उसका बच्चे, लीनियन डिसेंडेंट्स, ये सब आएंगे। इनका 20% या उससे ज्यादा स्टेक है। तो किसका होना चाहिए? आपका या आपके रिलेटिव का, या जिनमें आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। इन तीनों का या तीनों का मिला के किसी भी एंटिटी में 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर या प्रॉफिट शेयर है तो माना जाएगा आपका वहां सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो वहां पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट या एमडीडब्ल्यूटीडी की स्पेसिफिक परमिशन भी नहीं मिलेगी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में ध्यान रखना सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एक कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहा हूँ, बस वहां पे ऑडिटर नहीं हो आप तो क्लॉज 11 लगेगा ही नहीं, वहीं से बाहर हो गए। फैमिली बिजनेस अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग वगैरह में आपको इंटरेस्ट लेना है, स्पेसिफिक परमिशन लगेगी, अगर अनलेस आप ऑनररी मेंबर हो वहां पे। पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब अगर आपको किसी भी कोर्स में कोई भी कोचिंग पढ़ाने के लिए करना है तो फिर आपको परमिशन लगेगी। आईसीआई की कोचिंग में पार्ट टाइम अलाउड है, फुल टाइम सीए प्रैक्टिस को देंगे ही नहीं वो, अदर देन प्रोफेशनल जर्नल। और इसके अलावा कुछ भी चीज आपके मन में आती है कि मुझे कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना है तो परमिशन लेना पड़ेगी। कोई भी नया धंधा करने की इच्छा है, परमिशन लेना पड़ेगी। जनवरी 2021 में कहा गया था कि अगर इक्विटी डेरिवेटिव्स में कोई सीए ट्रेडिंग करता है तो माना जाएगा कि ये जनरली परमिटेड है, स्पेशल परमिशन नहीं लेना है। पर इसका आईसीआई के मॉड्यूल में कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, आरटीपी में नहीं दिया है। एमटीपी में क्वेश्चन आया था, उसमें भी बोल दिया था कि वो गिल्टी है, पर एमटीपी का क्वेश्चन कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहा था इसलिए कहा गिल्टी है, तो वो सही है। तो समझ लो ध्यान से, दिसंबर 21 के एग्जाम में कहते हैं कि एक सीए कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहा है बिना परमिशन लिए, क्या गिल्टी है? हाँ गिल्टी है। कहा जाए कमोडिटी डेरिवेटिव में एक सीएन प्रैक्टिस ट्रेडिंग कर रहा है और ये नहीं कहा परमिशन लिया नहीं, तो अज्यूम कर लेना कि उसने परमिशन नहीं लिया, गिल्टी बोल रहे। पर इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए या इंट्राडे कर रहा है ऐसा क्वेश्चन आए, तो फिर आप बोलेंगे कि उस केस में इंस्टीट्यूट ने परमिशन दी है और इसके लिए उसे गिल्टी नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड वो इक्विटी डेरिवेटिव में ही ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसा जनवरी 21 में इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन सर्कुलर आया था। चलिए, तो इसके बेसिस पे अब आपको ये समझ में आ गया कहाँ स्पेशल परमिशन है, कहाँ जनरल परमिशन है। अगर इनमें से अलावा कोई भी चीज है तो स्पेसिफिक प्रायर परमिशन लेना पड़ेगी। बस इसमें ध्यान रखना, सीए फॉर्म में जॉब करी आपने या प्राइवेट ट्यूशन या कोई कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन की ट्यूशन में टोटल ट्यूटिंग आवर्स अगर आपके एक वीक में 25 आवर्स से ज्यादा हो गए
तो इन दो केस में सीए फॉर्म में जॉब या 25 घंटे से ज्यादा पढ़ाया तो आपकी प्रैक्टिस पार्ट टाइम प्रैक्टिस कहलाएगी। प्लस सारी स्पेसिफिक परमिशन की जितनी चीजें, कोई स्पेसिफिक परमिशन मिल भी गई तो भी आपकी प्रैक्टिस पार्ट टाइम प्रैक्टिस कहलाएगी। इसमें आपका सीओपी अलग नहीं मिलता है, पर आपको खुद को ध्यान रखना है कि आप कोई अटेस्टेशन वर्क नहीं करोगे और आर्टिकल ट्रेन नहीं करोगे। हाँ, फर्म में जॉब करते तो आपके भी आप पे फर्म आर्टिकल रख सकती हो, अलग बात है। बाकी आप खुद आर्टिकल्स ट्रेन नहीं कर सकते और अटेस्टेशन फंक्शन नहीं कर सकते। अटेस्टेशन यानी जहाँ पे आपका साइन का पावर है वो सारे फंक्शंस खत्म, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी ऑडिट सब खत्म। सिंपल डायरेक्टर किसी कंपनी बनने में कोई दिक्कत नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। ध्यान रखना, कंपनी को बता देना है मेरा कोड ऑफ एथिक्स है, इसका पालन करा जाए। तो कहीं पे भी प्रोस्पेक्टस या कहीं एनुअल रिपोर्ट या कहीं भी मेरा नाम आए तो मेरे प्रोफेशनल अटेनमेंट्स हाईलाइट ना हो। क्वालिफिकेशन दे सकते हो आप, नाम दे सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है बता सकते हो, बट कुछ भी ऐसी चीज ना करना जिससे वर्क सिक्योर हो या अटेनमेंट हाईलाइट हो जो कॉन्ट्राडिक्टरी टू कोड ऑफ एथिक्स हो। चलिए, ये ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव्स का प्रोविजन यहाँ पर आ गया है। एंड देन इसके बाद में फॉरेन करेंसी कमोडिटी पे आज भी परमिशन चाहिए। क्लॉज 12 कहता है कि कोई भी सीए किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपने नाम पे साइन करने की परमिशन नहीं देगा अनलेस वो व्यक्ति खुद सीए इन प्रैक्टिस है और उसका पार्टनर है। तो अलाउज अ पर्सन नॉट बीइंग अ सीए इन प्रैक्टिस और अ मेंबर नॉट बीइंग हिज पार्टनर, यानी सीए इन प्रैक्टिस नहीं है या सीए इन प्रैक्टिस है पर उसका पार्टनर नहीं, तो आपको गिल्टी माना जाएगा। तो साइन सिर्फ आप या आपका कोई पार्टनर जो सीए इन प्रैक्टिस है वो कर सकता है। टू साइन ऑन बिहाफ और बिहाफ ऑफ हिज फर्म बैलेंस शीट, P&L रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया है कि कुछ चीजें हैं जो आप साइन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप अपने एम्प्लॉय से भी साइन कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऑडिट क्वेरी इशू करना, क्वेश्चन देना, ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन शेयर करना, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना, वाउचर साइन करना, बिल साइन करना, रूटीन करस्पॉन्डेंस ईमेल वगैरह होते हैं उसको साइन करना, क्लाइंट ने कोई रिकॉर्ड्स दिए हैं उसको एक्नॉलेज करना, कभी कैश वेरीफाई करने गए तो वहाँ पे नोट लगाना, कोई बिल्स वगैरह इशू करना, रूटीन टैक्स प्रैक्टिस, सर्विस टैक्स के रिटर्न वगैरह फाइल करने, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ये सब में आप डेलीगेट कर दो। हालांकि जिम्मेदार आप ही रहोगे डेलीगेट करने पे भी, पर यहाँ पे आपके भी आप पे कोई और भी साइन करेगा तो चलेगा, वो मिसकंडक्ट नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, कहीं पर भी अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है आपको अपना नाम और आपके नाम पे साइन करने की तो आपको वही करना होगा, अदरवाइज आप फर्म के नाम पे साइन कर सकते हो। कौन? आप या आपका कोई भी पार्टनर। पर कोई लॉ बोल दे नहीं जिसने काम किया वही साइन करेगा, तो वही करेगा, उसके नाम से साइन करेगा। ऐसे 700 साफ साफ बोलता है जब भी आपको साइन करना है तो ऑडिट रिपोर्ट में साइन करते समय मेंबरशिप नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप फर्म के पार्टनर हो, और यूडिन आपको देना पड़ेगा। यूडिन कब कब जनरेट हो रहा है, वील कम टू दैट। एंड दिस इज बेसिकली योर क्लॉज 12 जो कहता है साइनिंग आपको करना होगी। दिस कंप्लीट्स योर शेड्यूल 1 पार्ट 1 12 क्लॉजेस। क्लॉज 1 क्या बोलता है? अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन नोन नेम अनलेस दैट पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट बट नॉट इज partner or employee, then he'll be guilty. 2 कहता है pays allows agree to pay or allow directly indirectly any share fees commission profits of in profits or fees, any share fees brokerage in profits or fees of a professional business of a person except 5 exceptions. 3 कहता है accepts or agrees to accept from any person other than member or 5 professionals, 8 professionals. Then clause 4 कहता है कि if you enter into partnership in or outside India with any person other than CA in practice and some other exception. तो 2, 3, 4 देना लेना और पार्टनरशिप। 5, 6, 7 सिक्योर वर्क, 6 सॉलिसिट वर्क, 7 एडवर्टाइज योर सर्विस और डेजिग्नेशन। तो ये 5, 6, 7 हो गया। तो आप ऐसे याद रख लो कि क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, किसी और को नहीं भेजना भैया, अपने नाम पे खुद काम करना। 2, 3, 4 बोलता है लेन देन करके काम इकट्ठा मत करना, ऐसे नहीं कर सकते तो और क्या तरीके हैं, एडवर्टाइज करके, तो 5, 6, 7 उसके ऊपर हो गया। अब आपने काम इकट्ठा कर लिया है तो खुश मत हो जाना, शुरू मत कर देना, पिछले वाले से पूछ लेना, 8 और 9 पिछले वाले से पूछ लेना, कंपनी ऑडिट है तो खुद चेक कर लेना। फिर फीस की बात आएगी तो कंटिजेंट फीस मत रखना 10। अब काम आ गया, करने लग गए तो अब ऐसा नहीं दूसरे काम शुरू कर दो तो 11 दूसरे काम, और आखिरी में साइन होती है तो सिग्नेचर क्लॉज 12, ऐसे याद रख लो। शेड्यूल 1 पार्ट 2 क्लॉजेस सी इन सर्विस के ऊपर है, ये हमारे क्लॉज 2 और 3 जैसे हैं। अगर आप सी इन सर्विस हो तो ध्यान रखना कि आप किसी भी केस में अपने एम्योलमेंट से पे अलाउ अग्री टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या एनी सैलरी एम्प्लॉयमेंट में से कोई शेयर नहीं दोगे। कोई कंसल्टेंट को, कोई ही आपके बॉस को कि भैया मेरा प्रमोशन कर दो फीस दूंगा, या मेरी जॉब लगवा दो तो सैलरी का X% दूंगा, या अलाउड नहीं है। नौकरी वगैरह क्या करते हैं, सैलरी का परसेंट नहीं लेते, फिक्स फीस लेते हैं, आपकी सैलरी लगे, जॉब लगे या ना लगे वो चलेगा। ट्रेनिंग कहीं से लिए आपने, जॉब लगे नहीं लगे, पैसे दे रहे हो चलेगा, पर आपने बोला ट्रेनिंग दो, जॉब लगेगी तो जॉब की जितनी पैसे मिलेंगे उसका 1 पैसा, या जॉब लगी तो इतने पैसे दूंगा, तो ये कंटिजेंट है, ये नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर, जिसे यहाँ पे बोला गया है कंपनी, फर्म और पर्सन जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, इफ यू एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस प्रॉफिट और गेन्स, किससे? 5 लोगों से, लॉयर, सीए, ब्रोकर, एजेंट
और कस्टमर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ है। तो इट सेज एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस और प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ अ लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्रोकर engaged by the employer as in person, firm or company, or agent or customer of such person, firm or company, whether through commission or through a gift gratification, you will be guilty। तो ध्यान रखना, कंपनी जिसके आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी के जितने भी कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, उनसे गिफ्ट नहीं लेना। सर कोई पर्सनल रिलेशन से गिफ्ट दिया तो फिर प्रूव करना पड़ेगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का पार्ट नहीं है। पर प्रूव हो गया कि आपके कोई पर्सनल रिलेशन नहीं थे, आपका कनेक्शन प्योरली कंपनी के कारण था और आपने गिफ्ट लिया, तो ये अलाउड नहीं है, आप नहीं ले सकते गिफ्ट। लिया तो आपको गिल्टी माना जाएगा, खत्म। देन शेड्यूल 1 का पार्ट 3, 3 क्लॉज है, 2 के 2 तो 3 के 3। पहला बोलता है फेलो नहीं अपने आप को फेलो बताया तो गिल्टी। दूसरा बोलता है इन्फॉर्मेशन आईसीआई ने मांगी या कोई रिक्वायरमेंट आप पे स्पेसिफिक डाली और आपने कंप्लाई नहीं करी तो गिल्टी। तो आपको बोला था भैया फॉर्म 18 भरो, या कोई आपके आर्टिकल गया है तो उसके फॉर्म आपको डिटेल भरना थी, आपने नहीं भरी। रजिस्टर रखने को कहा गया था आपको, आपने स्पेसिफिकली आपको बोला था एक रजिस्टर बनाना, नहीं बनाया, तो ये क्लॉज लगे। जो कॉमन रेगुलेशंस में रिक्वायरमेंट है ना कि आपको आर्टिकल का वर्क रजिस्टर बनाना है, स्टाइपेंड उनको मंथली पे करना है, वो सब शेड्यूल 2 के अंतर्गत आती है। जो चीज रेगुलेशन में दी गई है वो शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 2 में आती है। पर स्पेसिफिकली किसी सीएफ हमको बोला है कि आपको ये डिटेल मेंटेन करना है, नहीं करी तो फिर उसको शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 2 में कवर किया जाएगा। नोइंगली अगर आपने गलत जानकारी दी है, कब? जब आपने प्रोफेशनल वर्क मंगाया किसी सीए से, या टेंडर पे रिस्पॉन्ड किया, या एडवर्टाइज राइटअप के थ्रू किया, या क्लॉज 6 और 7 में जितनी चीजें दी हुई है, इफ यू गिव इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स तो गिल्टी। ध्यान रखना यहाँ पे आईसीआई को इन्फॉर्मेशन देने पे ये क्लॉज नहीं लगता है, दैट इज क्लॉज 3 पार्ट 2 शेड्यूल 2। तो आईसीआई को जान करके गलत इन्फॉर्मेशन दोगे शेड्यूल 2, आईसीआई ने इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं दोगे तो शेड्यूल 1 का क्लॉज 2। और एडवर्टाइजमेंट में काम मांगते समय क्लाइंट को कहीं पे भी जानकर के गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो शेड्यूल 1 का क्लॉज 3। तो ध्यान रखना क्लॉज 3 दोनों जगह गलत इन्फॉर्मेशन देने की, जो वो करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है यहाँ पे अमंग्स द अदर पार्ट अदर मिसकंडक्ट। इसका क्लॉज 1 तो सिंपल है, इफ यू आर हेल्ड गिल्टी बाय एनी सिविल और क्रिमिनल कोड फॉर एन ऑफेंस व्हिच इज नॉट पनिश्ड बट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। तो सिविल क्रिमिनल कोड है, आपको एक ऑफेंस के लिए गिल्टी होल्ड किया गया, जैसे आपने चोरी करी 420 करी, जिसमें पनिशमेंट लग सकती थी 6 महीने की, मैक्सिमम सजा उसमें 6 महीने की, भले ही आपको अवॉर्ड की गई है या नहीं, तो उस केस में आपको अदर मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी माना जाएगा। ध्यान रखना सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आपको ऐसा दोषी पाया है। सेकेंड है सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि इफ इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल, काउंसिल की यही इच्छा है, if you do anything that brings disrepute to the profession or institute as a result of his action, whether or not related to his professional work, यानी इसमें important ये नहीं है whether or not related to professional work में not related to professional work, it can even be related to his professional work। तो कोई भी आपने ऐसा काम किया है, जैसे कि let's say for example आपको क्लाइंट ने पैसे दिए, और let's say for example आपने क्लाइंट ने आपको बुक्स दी और आपने ढंग से नहीं रखी, ऐसा नहीं है कहीं चोरी हो गई या किसी और के पास हाथ में लग गई, पर आपसे गायब हो गई, तो इसके ऊपर कहीं कोई क्लॉज स्पेसिफिकली अगर नहीं है तो यहाँ आएगा। आपको लगता है नहीं ये क्रॉस नेग्लिजेंस में आएगा तो वहाँ डाल दो, यानी ये रेस्टिट्यूटरी क्लॉज है। कोई भी चीज आपने क्लाइंट की है जो कहीं स्पेसिफिक क्लॉज में कवर नहीं हो रही है, कोई प्रोफेशनल वर्क आपने किया जो कोई स्पेसिफिक क्लॉज में कवर नहीं है, पर इंस्टीट्यूट को लगता है ये गलत है, तो इस केस में इंस्टीट्यूट आपको अदर मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी होल्ड करेगा। आपके पर्सनल लेवल पे भी आपने कोई चीजें करी जिससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब हो रही, तो इंस्टीट्यूट आपको गिल्टी करेगा। आपने क्या किया, स्टॉक मार्केट स्कैम कर दिया, इंस्टीट्यूट को लगता है रेपुटेशन हमारी खराब हो रही है, ऐसे तो बढ़ना चाहिए पर क्या है खराब हो रही है ऐसा लग रहा है, तो इंस्टीट्यूट में आपके ऊपर अदर मिसकंडक्ट का एक्शन ले लेगा। And this kind of completes your lengthier schedule, which is schedule 1, and it has 4 parts. And now schedule 2, severe misconduct part 1, 10 clauses। 10 क्लॉज में पहला क्लॉज कॉन्फिडेंशियलिटी पे क्या क्या बोलता है सुन लीजिए। Disclose information acquired during the course of your professional engagement to any person other than the client, so permitting him or requirement of law। नंबर 1, आपने कोई भी असाइनमेंट हैंडल लिया हो, ऑडिट हो, अकाउंटिंग हो, इंटरनल ऑडिट हो, बीआरएस बनाने का काम हो, डेटा रिकंसिलिएशन, एनी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट की आपको मिली है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, आपकी जिम्मेदारी कि आप आपके यहाँ पे सब लोग इंश्योर करें कि वो इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो, साथ ही साथ में आप अपने पर्सनल एडवांटेज पे भी यूज नहीं करोगे। अपन ने शुरू में देखा था सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, जब क्लाइंट खुद कह दे तो उसमें आपको ध्यान रखना है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की परमिशन से आप इंफॉर्मेशन दोगे, और दूसरा लॉ की रिक्वायरमेंट हो। आईसीआई ने कहा है कि भैया लॉ आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कानून मांग रहा है तो देना पड़ेगा। इसमें एक मुद्दा उठा था कि भाई एडवोकेट्स के पास पावर होता है कि वो लॉ को भी इंफॉर्मेशन देने से बच सकते हैं,
क्या हमारे पास वो पावर है? तो उस पर स्पेसिफिक गाइडेंस है कि कई बार टैक्स फ्रॉड में सीए से जानकारी ली जाती है तो क्या उसे देना पड़ेगी। तो नंबर 1, हम एडवोकेट नहीं है क्लाइंट के, हम अटेस्टेशन सर्विस कर रहे हैं, सही है या नहीं ये बता रहे हैं, ना कि क्लाइंट की तरफदारी कर रहे हैं। सेकंड, ऐसे भी आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, कोई फ्रॉड क्लाइंट के आपको पता पड़ते हैं तो आप उसे बता दो भाई डिस्क्लोज कर रहे, नहीं तो आप रिपोर्ट करो। ऐसे भी उस पर फ्रॉड का केस लगेगा तो खुद ही कर देगा, फिर भी नहीं हो तो आप उससे डिसएसोसिएट हो जाओ, रिजाइन कर दो। अगर आपने कोई असाइनमेंट से रिजाइन कर दिया, फिर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे, आपकी कोई ड्यूटी नहीं, आप मना कर सकते। और किसी क्लाइंट का आपने 1 साल का ऑडिट किया तो आपको उसी साल की इन्फॉर्मेशन अगर लॉ मांगे तो देना है। पिछले सालों की आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या है और आपसे मांग रहे हैं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। वी डोंट हैव टू शेयर एनी ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन। पुरानी, हम पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हैं, पार्टनर की इन्फॉर्मेशन मांगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है देने की, जिसका कर रहे हैं बस उसी का देना है। पास्ट ईयर के फ्रॉड्स अगर हम उस साल के ऑडिटर थे तो देना है, अदरवाइज हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये गाइडेंस इंस्टीट्यूट ने जो दी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको डाउट लगता है कि हमसे कोई इन्फॉर्मेशन बेवजह मांगी जा रही है जिससे क्लाइंट के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिए जा सकते हैं जबकि उसमें कुछ गलत नहीं है, तो आप लीगल ओपिनियन ले लीजिए, शुड वी अवॉइड गिविंग सच इन्फॉर्मेशन और नॉट। दिस इज योर ड्यूटी और प्रोटेक्शन विच यू हैव अगेंस्ट लॉ आस्किंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। ये लॉयर को, अटॉर्नी को मिलता है अंडर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और एविडेंस एक्ट, जहाँ पे बोला गया है कि लॉयर से इवन लॉ कैन नॉट डिमांड एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द क्लाइंट। इसमें ध्यान रखना कि जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर क्लॉज नहीं लगता है। इन्फॉर्मेशन जो आपने ऑडिट के या आपने कोई भी कोर्स ऑफ असाइनमेंट के दौरान इस साल या पहले ली थी, भले ही वो भी आपका क्लाइंट है या नहीं, लगेगा। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सारी इन्फॉर्मेशन पे लगेगा। आपके यहाँ से चोरी हो गई इन्फॉर्मेशन, स्टाफ ने दे दी तो भी आपको गिल्टी माना जाएगा। यूज भी नहीं करना है अपने बेनिफिट के लिए इन्फॉर्मेशन। जब आप क्लॉज 8 में प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करते हो तब भी कॉन्फिडेंशियलिटी लगेगा। अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड आपके क्लाइंट में पता पड़े जिससे आपने रिजाइन किया, नया ऑडिटर आपसे पूछ रहा है, तो आप सिंपल लिख दो, देयर वर सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू फ्रॉड बिकॉज ऑफ व्हिच आई रिजाइन, डू नॉट गिव डिटेल्स फर्दर। फिर वो क्लाइंट से परमिशन लेगा, क्लाइंट बोलेगा बता दो तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, पीयर रिव्यू वगैरह में इन्फॉर्मेशन बताना होती है तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट या एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाता है कि आईसीआई की रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है तो मैं डिस्क्लोज करूंगा। चलिए, क्लॉज 2 कहता है कि अगर आपने कोई भी सर्टिफाई या सबमिट किया है क्या अपने नाम पे कोई भी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बिना चेक किए, किससे चेक कर सकते थे? आप खुद कर लो या फिर आप अपने पार्टनर से करा लो, एम्प्लॉय से करा लो या दूसरे सीएन प्रैक्टिस से। इनके अलावा बिना चेक किए अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी है या ओपिनियन दे दिया तो गिल्टी। तो ये नॉर्मली कब लगता है? जब क्लाइंट के रिप्रेजेंटेशन के आधार पे मैंने ऑडिट रिपोर्ट बना दी तो गिल्टी। सर मैंने चेक तो किया पर अच्छे से नहीं किया, तो फिर क्लॉज 7 लगेगा, डज नॉट अप्लाइज और does not applies due diligence or was grossly negligent in conduct of his duty, तो क्लॉज 7 लगेगा। यानी आपने काम किया पर बहुत अच्छे से नहीं किया, जितना करना चाहिए था उतने तरह से। मैंने किया, अच्छे से भी किया, पर सही सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया तो क्लॉज 8 लगेगा। fails to obtain sufficient information necessary for expression of opinion or his exceptions are material to negate the expression of opinion। ध्यान रखना, आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा एग्जाम में कब 2, 7 और 8 लगाना है। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में दिया जाए कि ऑडिटर से ओपिनियन गलत हो गया तो आंख बंद करके क्लॉज 8 लगा देना। ओपिनियन गलत हुआ तो 8 लगा देना। क्या मतलब ओपिनियन गलत हुआ कब होगा? जब आपने सही ऑब्टेन नहीं किया। ऑब्वियसली बात है, अगर ये लिखा जाए कि भाई ऑडिटर के पास जो जानकारी थी उसके अनुसार उसका ओपिनियन सही था तो फिर ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है। पर आपको ऐसा ना दिया जाए ओपिनियन गलत हुआ या नहीं, सिर्फ ये लिख दिया कि भैया ऑडिटर ने लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट किया और उसमें कैश नहीं वेरीफाई की तो ग्रॉस नेग्लिजेंस आप वहां डाल देना, क्योंकि ओपिनियन की बात नहीं हुई है तो 8 लिखने की जरूरत नहीं है। पर लिख दे कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी जबकि मॉडिफाइड जाना थी तो फिर 8 देना पड़ेगा। कई बार कई आंसर में 2, 7 और 8 तीनों रेफर किए गए जहाँ क्लियर नहीं है, देख के समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, तो नॉर्मली ओपिनियन है, अगर गलत क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो 8 लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज 7 लगेगा। और कुछ भी चेक नहीं किया तो फिर आप क्लॉज 2 लगाएं, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको, 8 तभी लगता है जब आप किसी प्रकार का कोई ऑडिट या ओपिनियन गिविंग सर्विसेज कर रहे हो, पर 7 अप्लाइज टू ऑल प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स। तो अगर आप से फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड बुक कीपिंग भी नेग्लिजेंटली कर रहे हो तो वो भी आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, क्लॉज 7 आप पे लग सकता है। तो ये क्या बोलता है? डज नॉट एक्सरसाइज ग्रॉस ड्यू डिलिजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल ड्यूटी, नॉट जस्ट क्लाइंट रिलेटेड, एनी ड्यूटी। और क्लॉज 2 स्पेसिफिकली बोलता है कि आपने कोई रिपोर्ट अपने फर्म के नाम पे दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर
बिना चेक किए तो ये लगेगा। तो 2 और 8 रिपोर्ट ओपिनियन बेस्ड है, 7 हर केस में लगता है कॉमन क्लॉज। फोरकास्ट वगैरह अगर आप सर्टिफाई करते हो तो ऐसे मत करना कि ऐसा लगे कि आप फ्यूचर की एक्यूरेसी को वाउच कर रहे हो। तो परमिट्स हिज नेम और नेम ऑफ हिज फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद an estimate of earning contingent upon future transaction in a manner which leads to the belief that he is vouching for the accuracy of such forecast. तो इसके लिए एक ऐसे ही 3400 है जो बताता है कि कोई भी प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन में ऑडिटर अपनी ओपिनियन देगा तो साफ साफ लिखेगा कि फ्यूचरिस्टिक है, एक्चुअल इससे अलग हो सकते हैं, ये रीजनेबल है सब्जेक्ट टू द अजम्पशंस एंड द अजम्पशंस व्हिच हैव बीन गिवन. These assumptions are reasonable based on which the arithmetical accuracy is correct, but we do not guarantee that the actuals in future will be like the amounts which we have estimated. There is an inherent risk that the actuals may differ from the estimates which we have done. तो इसके ऊपर पूरे गाइडेंस नोट और ऐसे ही 3400 और सेबी के केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में गाइडलाइन है, वो फॉलो करके दोगे तो चलेगा, अदरवाइज गिल्टी माना जाएगा. इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्लॉज 4 सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, व्हिच सेज if you express your opinion in financial statements of any entity or organization where you or your firm or your partner has substantial interest, you will be guilty. तो ये भी सिर्फ कब लगेगा जब आप ओपिनियन दे रहे हो. तो आप किसी की डेट रिकवरी कर रहे हो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो और आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉज नहीं लगेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस और एंटरप्राइज पे आपने ओपिनियन दिया जिसमें आपका या आपकी फर्म का या आपके पार्टनर इन द फर्म का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. यहाँ पे रिलेटिव शब्द यूज नहीं किया गया है. क्या यूज किया गया है? यू, योर फर्म और योर पार्टनर हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वही जो अपन ने पहले डिस्कस किया था. अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आप ओपिनियन नहीं दोगे, खत्म. अब कब माना जाता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है? 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयर या वोटिंग पावर है. आप कंपनी के डायरेक्टर हो अगर खुद, तो भी आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा. बुक्स लिख रहे हो कंपनी की, लिक्विडेटर हो आप उस कंपनी के, आप उसकी कोचिंग पढ़ा रहे हो या वहां पे फैकल्टी हो, विजिटिंग फैकल्टी है, सब केस में माना जाएगा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. तो कई चीजों में माना गया है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कवर होता है. लिक्विडेटर हो, इंटरनल ऑडिटर हो, बुक्स लिख रहे हो, फैकल्टी हो, ट्रस्टी हो, डायरेक्टर हो. 141 में जो जो चीजें दी गई हैं, होल्डिंग का डायरेक्टर सब्सिडरी में डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा. ऑडिट करने के लिए माना जाएगा होल्डिंग के डायरेक्टर का होल्डिंग और सब्सिडरी जितनी है उसकी सब में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, एसोसिएट्स में नहीं. और ध्यान रखना, एक पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो पूरी फर्म को डिस्क्वालीफाई कर देगा. किस किस पे लगेगा? ये सब तरह की ओपिनियन सर्विस, बट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कंपाइलेशन, इस तरह की जहां ओपिनियन नहीं है उस पे नहीं लगेगा. कब माना जाएगा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उसका? जब 20% और वोटिंग पावर उसके द्वारा, पर यहाँ पे बोला गया है वो या उसके रिलेटिव्स के द्वारा है. तो अगर आपके रिलेटिव्स के द्वारा भी 20% है तो माना जाएगा आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, आप वहां पे ओपिनियन नहीं दे सकते. कभी ऑडिट एक्सेप्ट किया तब नहीं था, बाद में आ गया तो आपको ऑडिट छोड़ना पड़ेगा. नहीं किया तो आपको इस क्लॉज में गिल्टी माना जाएगा. तो क्लॉज 4 से कि आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो बेहतर है भैया आप उसका असाइनमेंट ऐसे एक्सेप्ट मत करो जहां पे आपको किसी प्रकार का भी कोई ओपिनियन वहां पे देना पड़े. दोगे तो इस क्लॉज में गिल्टी माना जाएगा. अब कई सारे एक्ट ने कई सारे प्रोविजंस दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. यू हैव टू कंप्लाई देम एज वेल एज कोड ऑफ एथिक्स. तो अगर आपको लगता है कि कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में, लेट्स से सब्सटैंशियल इंटरेस्ट में, व्हाट इज कमिंग अप इज, आपको कहा गया है कि कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर वाइफ डायरेक्टर या केएमपी है किसी कंपनी में तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया. आप डायरेक्टर हो तो आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, रिलेटिव डायरेक्टर है तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है. रिलेटिव का 20% है तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. पर रिलेटिव डायरेक्टर है तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 141 बोलता है कि भैया आप नहीं कर सकते ऑडिट. तो आप नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ कहा गया है 141 में अगर कोई चीज मना की गई है तो माना जाएगा, उसमें भी आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. सिमिलरली इनकम टैक्स में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इनकम टैक्स में सेक्शन 288 बोलता है कि एन अकाउंटेंट who is free from any of these interest is eligible to do the tax audit. तो टैक्स ऑडिट के केस में, कंपनी के केस में तो उन्होंने बोला है 141 में जो जो डिस्क्वालिफिकेशन सबसेक्शन 3 में दिए कोई भी है तो आप टैक्स ऑडिट नहीं करोगे. पर कंपनी के अलावा उन्होंने क्या बोला है कि आप टैक्स ऑडिट कब नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए उन्होंने अलग से स्पेसिफाई किया है कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब कब माना जाएगा. यहाँ पे बोला है अगर आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट अप टू 1 लाख रुपीज है, किसका? रिलेटिव का 1 लाख तक हो सकता है, आपका कुछ भी नहीं हो सकता. इंडेटेड हो अप टू 1 लाख, तो ये सेक्शन 141 जैसी लिमिट है. बस फर्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पे इंडेटनेस की लिमिट 1 लाख है, ना कि 5 लाख. मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो. टैक्स ऑडिटर टैक्स ऑडिट कर सकता है प्रोवाइडेड अगर वो कंपनी का कर रहा है तो 141 में डिस्क्वालिफाइड नहीं है. पार्टनरशिप या नॉन कॉर्पोरेट का कर रहा है तो वहां पे उसकी 1 लाख से ज्यादा की इंडेटनेस नहीं होना चाहिए. उसके रिलेटिव के पास 1 लाख से ज्यादा की फेस वैल्यू की शेयर ना हो, खुद के पास तो 1 रुपए का भी सिक्योरिटी, कोई भी डिबेंचर सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए. कंपनी नहीं है तो शायद शेयर्स नहीं होंगे, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होते हैं तो
गारंटी 1 लाख से ऊपर की नहीं दी हुई हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं हो, और वो कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं हो। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो आपको दिए गए। ध्यान रखना, इनकम टैक्स में रिलेटिव की एक बहुत ही अलग टाइप की डेफिनेशन दी गई है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द Ind AS, in fact, if you talk about it. कोड ऑफ एथिक्स में रिलेटिव की डेफिनेशन ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट है। कंपनीज एक्ट में रिलेटिव में स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, स्टेप फादर, ये सब भी शामिल होते हैं। सन्स, वाइफ, डॉटर्स, हस्बैंड भी शामिल होते हैं। लेकिन आईसीआई की डेफिनेशन में लीनियर असेंडेंट, डिसेंडेंट, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, बस ये शामिल होते हैं। पर इनकम टैक्स की डेफिनेशन और ज्यादा वाइड है, क्योंकि इनकम टैक्स कईयों को रिलेटिव के परिभाषा में बांधता है ताकि उनके पेमेंट्स रिलेटिव पेमेंट्स में आ सके, तो वो आपको अलग से देखना पड़ेगी। क्लॉज 5 बोलता है आपको कोई मटेरियल फैक्ट पता थी जो डिस्क्लोज होना थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और आपकी जिम्मेदारी थी करवाना, और आपने नहीं करवाई है, और आपने क्लीन रिपोर्ट दे दी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, तो गिल्टी। 6 कहता है कि कोई मिसस्टेटमेंट था जो आपको रिपोर्ट में क्वालिफाई करना था या रिपोर्ट करना था और आपने नहीं किया, तो गिल्टी। दोनों केस में नोइंगली आपने ऐसा किया है। दोनों में फर्क क्या है? 5 में आपकी जिम्मेदारी उसे डिस्क्लोज करने की थी, 6 में रिपोर्ट करने की। 5 में कोई फैक्ट है, 6 में मिसस्टेटमेंट। आप इसको इस तरह से समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसने लोन ले रखा है प्रोविडेंट फंड से, कॉमन एग्जांपल है। ऑडिटर को बताना चाहिए था, उसको बताता, फिर भी नहीं बताया, 5 लगा देना। कंपनी ने लोन लिया है और उसको रिपोर्ट किया है कि ये लोन हमने लिया है, और रिपोर्ट किया है कि हमने किससे लिया है, बैंक से लिया है, जबकि वो लिया कहीं और से था। तो एक स्टेटमेंट दिया है और मिसस्टेटेड है। ऑडिटर को रिपोर्ट करना था कि ऐसा मिसस्टेटमेंट है, नहीं किया, तो क्लास 6 लगेगा। तो जहां पे चीज आई ही नहीं है, ओमिटेड इन्फॉर्मेशन, शायद 5 लगेगा। जहां पे आई है, गलत तरह से आई है और ऑडिटर को रिपोर्ट करना था, तो 6 लगेगा। ये एक बेसिक बाइफर्केशन हो सकता है, बाकी आप क्वेश्चन आंसर से इसको कंक्लूड करिएगा। 7 और 8 हमने देख लिया। इसके बाद भी आप क्लॉज 9 सिंपल बोलता है ऐसे जहां लगते थे आपने फॉलो नहीं किए, गिल्टी। तो फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फॉर जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट, गिल्टी। इसमें साफ साफ क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, तो सारे गैप्स फॉलो करना है आपको एफआरएन मेंबरशिप नंबर देना है, यूडेंट डिस्क्लोज करना है जहां जहां पर भी मैंडेटरी है, एसएस का कंप्लायंस करना है, आईसीआई के जनरल क्लैरिफिकेशंस वगैरह फॉलो करने हैं। अगर आप किसी न्यूज़पेपर मैगजीन का एबीसी ऑडिट करते हो तो आईसीआई की एबीसी ऑडिट की गाइडलाइन, बैंक के ऑडिट करते हो तो बैंक ऑडिट्स की गाइडलाइन फॉलो करनी है। ये नहीं करी तो क्लॉज 9 में गिल्टी। क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। ध्यान रखना, क्लाइंट ने आपको खर्चा करने के लिए कोई एडवांस दिया या फीस दी है तो उस पर क्लॉज नहीं लगता है। इसके अलावा कोई भी पैसा क्लाइंट ने टैक्स भरने के लिए या लिक्विडेटर हो आप, तो उसका पैसा आपके पास आया, सेपरेट अकाउंट में रखना है। हर क्लाइंट का अलग अलग अकाउंट नहीं, एक अकाउंट क्लाइंट के नाम पे बना दो, उसमें सारा पैसा उसका, उसमें जो पैसा आएगा वो पूरा क्लाइंट को जाएगा, उसमें कोई पैसा आपका नहीं है, उसमें आपका कोई पैसा शामिल भी नहीं होना चाहिए। टेम्पररी खाली पड़े फंड तो ऐसा नहीं खुद के लिए यूज कर लिया, आपको यूज करना ही नहीं है, उसको सेपरेट ही रखना पड़ेगा। किया तो गिल्टी माने जाएंगे। सिमिलरली क्लाइंट ने बोला था टैक्स भर देना, आपने यूज नहीं किया, उस पर्पज के लिए पढ़ा ही पड़ा था अलग से पर यूज नहीं किया, तो भी इस क्लॉज में गिल्टी माना जाएगा। फेल्स टू यूज फॉर इंटेंडेड पर्पज में भी ये क्लॉज लगेगा। ध्यान रखना है, सिर्फ सीए प्रैक्टिस और क्लाइंट का पैसा है। एक सीए दूसरे सीए का पैसा लेके अगर इसको डिफॉल्टेड करता है तो वो शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के क्लॉज 4 में कहीं कवर होगा। क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी एक्ट, रेगुलेशन या गाइडलाइंस के प्रोविजन फॉलो नहीं किए। तो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रेगुलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल से कोई प्रीमियम या लोन नहीं लोगे तो लोन फ्रॉम आर्टिकल 47, स्टाइपेंड उसे टाइम पे देना है 48, काम वही कराना है जो आर्टिकल से कराया जा सकता है, आपको फॉर्मर ऑफिसर्स का रजिस्टर मेंटेन करना है, ये सारी रेगुलेशन। तो ब्रांच ऑफिस के प्रोविजन फॉलो नहीं हुए तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा कि इसको एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करने के लिए शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1 में गिल्टी माना जाएगा। जॉब में हो तो भी कॉन्फिडेंशियलिटी के सारे प्रोविजन आप पे लगेंगे, ऐसा क्लॉज 2 कहता है। आईसीआई को नोइंगली गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो क्रॉस 3 लगेगा। और कहीं भी आपने क्लाइंट का ही नहीं, किसी भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में पैसा मिला, किसी दूसरे सीए का है, किसी का भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, और डिफॉल्टेड किया या गबन किया, इधर उधर किया, तो क्लॉज 4 लगेगा। एंड देन पार्ट 3 सिंपल कहता है कि कोई भी कोर्ट या सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको कोई ऐसी गुनाह के लिए सजा सुनाई है जिसका इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा का है, तो आपको यहाँ गिल्टी माना जाएगा। देन वी हैव काउंसिल जनरल गाइडलाइन, जिसमें से चैप्टर 2 इज फॉर एम्प्लॉय, जो बोलता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो तो सीए इन सर्विस को भी गिल्टी माना जाएगा।
चैप्टर 3 रेलेवेंट नहीं है, 4 रेलेवेंट नहीं है। 5 आप ऐसे याद रख लेना, ये बुक्स के ऊपर है। बुक्स में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5। एग्जाम में क्या चैप्टर नंबर कोड करना है, कभी एमसीक्यू आ गया, कुछ आ गया, पता नहीं। हालांकि सजेस्टेड आंसर में चैप्टर नंबर कोड नहीं होता है। तो आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करना है, भले ही आपकी इनकम एग्जामिशन लिमिट से कम हो, फिर भी बुक्स में कैश बुक और जर्नल मेंटेन करना है। इनकम टैक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। 6 फॉर 60 टैक्स ऑडिट की 60 की लिमिट है। एक असेसमेंट ईयर में 60 ऑडिट कर सकते हो, इसमें जॉइंट ऑडिट भी एक काउंट होगा। किसी एंटिटी का ब्रांच ऑडिट ही कर रहे हो तो एक काउंट होगा। 100 ब्रांच के भी, एक कंपनी के 100 ब्रांच का ऑडिट करोगे तो भी एक काउंट होगा। इसकी कंपनी का ऑडिट और ब्रांच का भी करोगे तो भी एक काउंट होगा। सिर्फ कंपनी का करोगे तो भी एक होगा। यानी एक कंपनी का ब्रांच या ओवरऑल या मोर देन वन ब्रांच या कंपनी का कुछ भी, किसी का भी आपने किया तो एक तो काउंट हो ही जाएगा 60 ऑडिट्स में। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ सेक्शन 44 एबी के ऑडिट काउंट होते हैं। एडी वगैरह के प्रिजम्पटिव इनकम के कारण जो आप ऑडिट करवाते हो वो सब इसमें काउंट नहीं होंगे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह के ऑडिट काउंट नहीं होंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। 7 एस फॉर 7 यानी एस फॉर क्या हो गया आपका, तो एस फॉर 7, एस फॉर सिक, वेरी सिक। सिक कंपनी के केस में कौन है सिक कंपनी हमने डिस्कस किया। आपकी अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस स्पेशल ऑडिटर की पे नहीं हुई है तो भी आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो। 8 को अगर आप बीच से कट करोगे तो 3 निकलेगा, 3 फॉर 30। तो कंपनीज का आप 30 टैक्स ऑडिट ले, सॉरी कंपनी ऑडिट ले सकते हो। कंपनीज एक्ट में लिमिट 20 की है, यहाँ पे 30 की है। पर फर्क यहाँ पर यह है कि वहां पर सारे ऑडिट्स कवर होते हैं एक्सेप्ट 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और 100 करोड़ तक के पेड अप कैपिटल से कम वाली पेड अप कैपिटल वाली प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी काउंट नहीं होती है, बाकी स्मॉल कंपनीज और 100 करोड़ वाले पेड अप कैपिटल वाला कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं। तो वैसे आप 20 से ज्यादा भी लोगे तो चलेगा, पर 30 के अंदर अंदर ले लेना। तो दोनों लिमिट आपको कंप्लाई करनी है, एक भी फुलफिल नहीं हुई तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये पर पार्टनर होती है, एक पार्टनर 10 जगह है तो उसकी सब जगह मिला के 30 की लिमिट होगी। एक ही जगह है तो वहां पे उसको 30 एक्सेप्ट कर सकता है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप दूसरी सर्विसेज के लिए, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसी कंपनी की और दूसरी सर्विसेज के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर वो एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, लिस्टेड कंपनी है या 50 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी है, तो अब इसमें एक चीज समझना, लिस्टेड कंपनी और कंपनीज के अंतर्गत तो सेक्शन 144 में साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो दूसरी सर्विसेज दे ही नहीं सकते हो। मोस्टली यही प्रोविजन, कुछ पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, बाकी बोर्ड की परमिशन। यहाँ पे ऐसा बोला है कि अगर आप दूसरी सर्विस देना चाहो तो वो सारी सर्विस का टोटल रेवेन्यू आपको और आपकी सारी नेटवर्क फर्म का मिला के आपके ऑडिट फीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका रेलेवेंस अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, क्योंकि वो कंपनी नहीं है तो उस पर 144 नहीं लग रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 10 फॉर 10,000। अब ये लिमिट हालांकि 10,000 से बढ़ के 1 लाख हो गई है। क्या कहा है, अगर आपको कहीं ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तो ध्यान रखिएगा क्या 1 लाख से ज्यादा की इंडेटनेस नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गारंटी सिक्योरिटी जो भी है, प्रोवाइडेड आप जिस लॉ में अपॉइंटेड हो वहां कोई और लिमिट नहीं हो। जैसे इनकम टैक्स में तो 1 लाख की लिमिट है, कंपनीज एक्ट में 5 है, तो वो देखेंगे कोई लिमिट नहीं है तो फिर 1 लाख की लिमिट है। इससे ज्यादा इंडेटनेस आपकी या आपके रिलेटिव की हुई तो आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। 11 किसी ऑडिटर को अपन ने 9 तो 11 कर दिया, आउट कर दिया है और अनजस्टिफाइड रिमूवल हुआ है, तो क्लॉज 8 में अपन ने पढ़ा था आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो 11 से आता है। मिनिमम ऑडिट फीस का प्रोविजन है नहीं। T फॉर 13, T फॉर टेंडर, जितने अपन ने टेंडर के नॉर्म्स पढ़े थे वो सारे काउंसिल जनरल गाइडलाइन के चैप्टर 13 में दिए गए। चैप्टर 14 CGG का कहता है कि यूडन अब आपको सारे सर्टिफिकेशन में, GST, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और सारे अटेस्टेशन अश्योरेंस फंक्शन में यूडन आपको क्रिएट जनरेट करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आप पोर्टल पे जाएंगे, आप बताएंगे किस तरह का असाइनमेंट है, कुछ डिटेल्स आपको देना होगी और एक यूडन जनरेट होगा और वो रिपोर्ट जितनी भी होगी उसमें आपको यूडन लिखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या गिल्टी माने जाएंगे? हाँ, किसके? क्लॉज 9 पार्ट 1 शेड्यूल 2, बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स एंड यू ऑल्सो रेफर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस चैप्टर 14 विद रिस्पेक्ट टू यूडन। और 15 आपकी नेटवर्किंग की गाइडलाइंस है, ये चेंज हो गई हैं बट अभी भी आपके कोर्स में पुरानी गाइडलाइंस डाली गई हैं, तो इसके लिए आपको पुराना पढ़ना है। नेटवर्क में कहा गया है कि कोई भी एक सीए फॉर्म इंडिया में कोई भी एक नेटवर्क का पार्ट बन सकती है, या कोई इंटरनेशनल नेटवर्क का पार्ट बनना है तो उसका भी पार्ट बन सकती है। नेटवर्क सिर्फ एक ब्रांड नेम नहीं है, इसमें सेट ऑफ फॉर्म्स हैं जो म्यूचुअल कॉस्ट कोऑपरेशन या स्ट्रैटेजी कोऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग कोऑपरेशन, प्लानिंग कोऑपरेशन, रिसोर्स की शेयरिंग या ऐसी कोई चीजें करती हैं। ऐसे केस में आप सब एक नेटवर्क का पार्ट बन जाइए, इस नेटवर्क को ICAI के पास रजिस्टर कर लीजिए। आप लिख सकते हो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स में कि हम इस नेटवर्क का पार्ट हैं, और ये नेटवर्क अपने आप में एक पार्टनरशिप फर्म या एक एंटिटी या एक सोसाइटी या ऐसे कुछ रजिस्टर करी जा सकती है।
तो नेटवर्क क्या है? इट इज एम्ड एट कोऑपरेशन एंड इट इज क्लियरली एम्ड एट प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग, ओनरशिप शेयरिंग, मैनेजमेंट शेयरिंग, क्वालिटी कंट्रोल शेयरिंग, स्ट्रैटेजी शेयरिंग, कॉमन ब्रांड नेम और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉमन रिसोर्स। ऐसा नहीं 5 लोगों ने मिलकर बस एक ब्रांड का नाम लेके नेटवर्क रजिस्टर कर लिया, इसे करेगा ही नहीं जब तक आप प्रूव नहीं करोगे कि वाकई हमारे बीच में हमारे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर शेयर हो रहे हैं या ओनरशिप शेयर हो रही है, कुछ तरह की ऐसी शेयरिंग है। नेटवर्क क्यों बनाने का लॉजिक है, तो क्या होता था, कई लोग अपने इनफॉर्मल नेटवर्क बना लेते थे, हाँ सब हम मिले हुए हैं, तो वो बंद करने के लिए बोला है कि अब नेटवर्क रजिस्टर होगा तो ही आप अपने टेंडर वगैरह में, एप्लीकेशन वगैरह में लिख पाओगे कि हम इस नेटवर्क का पार्ट है। नेटवर्क किसे मानते हैं? कोई भी थर्ड पार्टी देखेगी तो लगेगा यार ये एक ही का पार्ट है तो माना जाएगा ये नेटवर्क है। जैसे अपन बोलते हैं ना लवलॉग एंड लुइस, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ वन नेटवर्क, तो वो नेटवर्क हो सकते हैं। ऐसा प्रॉफिट कॉस्ट शेयरिंग ये सब होना चाहिए, दैट इज समथिंग विच वी हैव डिस्कस, किसके बीच में शेयरिंग होना चाहिए। एंड फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, तो आप म्यूचुअल एंटिटी बना सकते हो, कंपनी बना लो, फॉर्म बना लो, एलएलपी बना लो, अदर एंटिटी कैसे भी रजिस्टर कर लो नेटवर्क को। एक फॉर्म एक ही नेटवर्क को ज्वाइन करेगी। अगर आपकी मल्टीपल फॉर्म्स है जिसमें कॉमन पार्टनर है तो वो सब भी एक ही नेटवर्क को ज्वाइन करेगी। कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अप्रूवल के लिए जाओगे आईसीआई के पास, आईसीआई के पास नेटवर्किंग फॉर्म का अप्रूवल लोगे तो उसका एक जो नाम होगा उस नाम के सामने एंड अफिलिएट शब्द ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसे हमने एक नेटवर्क बनाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल डिलॉइट और नेटवर्क फर्म्स का, तो डिलॉइट एंड एफिलिएट्स नाम से वो नेटवर्क रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए देन फॉर्म ए में आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा, उसके 30 दिन में एप्लीकेशन एक्सेप्ट रिजेक्ट होगी। एक नाम एक के पास ही रजिस्टर किया जाएगा, बाद में लगा कि नाम ऑलरेडी कहीं इंटरनेशनली रजिस्टर्ड है तो विड्रॉ कर सकते हैं। आप ध्यान रखना कि ये सिर्फ नाम का अप्रूवल है, ये कोई सीओपी या प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट नहीं है, वो अपनी जगह जैसा है वैसा ही है। आपका एक बार नाम रजिस्टर हो गया तो फिर 3 महीने तक आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। विद इन 3 मंथ्स आपको नेटवर्क रेडी करके आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये फॉर्म हमारे नेटवर्क का पार्ट है। और मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ पे आप उस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं, फिर इंडिया में नेटवर्क नहीं बनाइएगा। जब आप डिक्लेरेशन इंस्टीट्यूट को देंगे तो एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जब भी आपका अरेंजमेंट होगा फॉर्म डी में दे देगा और एक फॉर्म एक नेटवर्क का पार्ट बनेगी। कोई भी नेटवर्क में चेंज होता है तो फॉर्म सी में 30 दिन में चेंजेस अपडेट कर दीजिएगा। नेटवर्क की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंडिपेंडेंस का पालन करना पड़ेगा। नॉन ऑडिट फीस जो अपन ने देखी कि पूरी नेटवर्क फॉर्म आप ऑडिट कर रहे हो तो आपकी सारी नेटवर्क फॉर्म मिला के भी ऑडिट फीस से ज़्यादा फीस करना नहीं कर सकती है, उसका कंप्लायंस करो। रोटेशन के प्रोविजंस कंपनी ऑडिट पे लगते हैं वो नेटवर्क पे लगेंगे। नेटवर्क के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की गाइडलाइंस क्या है तो आप बता सकते हो कि भाई इस नेटवर्क का पार्ट है, वो प्रोविजंस आप पे लगेंगे। एथिकल स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे, जनरली आप देख लीजिए। मान लिया जाएगा नेटवर्क का नाम जैसे ही इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर हो गया, एवरी क्लाइंट इज अवेयर अबाउट दिस इज नेटवर्क, इसे पब्लिक नोटिस माना जाएगा और नेटवर्क के अपने बाईलॉज वो लोग बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू योर नेटवर्किंग गाइडलाइंस। इसके अलावा काउंसिल जनरल गाइडलाइन के बाद काउंसिल एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस है। इनके अंतर्गत देर आर वेरियस गाइडलाइंस, जिसमें से वेबसाइट अपन ने क्लॉज 6 के अंतर्गत पढ़ ली विच इज 4। क्लॉज 3 और 4 इज विद रिस्पेक्ट टू राइट अप एडवर्टाइजमेंट जो अपन ने क्लॉज 7 में पढ़ा था, 14 फॉन्ट साइज वाला। ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से सर्विस देना अपन ने पढ़ा था, अलाउड है, उसमें सीएफएम के नाम के पीछे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रीफिक्स नहीं लगेगा। टेलीफोन अदर डायरेक्टरी में आप रजिस्टर कर सकते हो, ये भी क्लॉज 6 में पढ़ा। स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरी में कर सकते हो, ये भी क्लॉज 6। तो एडवर्टाइजमेंट की सारी गाइडलाइंस हमने डिस्कस कर ली एंड देन वी हैव द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। ईएसबी ही वो बॉडी है दोस्तों जो आपका कोड ऑफ एथिक्स प्रिपेयर करती है, बनाती है। इसका क्या काम है, तो आप बताइए। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि स्टैंडर्ड फॉलो हो, लोग उसका कंप्लायंस करें, उसका ऑब्जर्वेशन हो, लोगों का कॉन्फिडेंस सीए के ऊपर बना रहे, हमारी सर्विसेज इंप्रूव रहते हैं। तो इनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कभी एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो एग्जामिन इश्यूज, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, establish any ethical matters, periodically review ethics and ensure that our ethics are publicly well communicated, create awareness, look at the complaint from the members and every 2 years review the term of reference। इसके अंदर एक एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। इसमें क्या कहा गया है, कोई भी ऑडिटर रिजाइन अगर करेगा तो उसे एक कम्युनिकेशन अब से किसको भेजना पड़ेगा, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का विद रीजंस। और इनकमिंग ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से कम्युनिकेशन मांगेगा। सिमिलरली कोई एक ऑडिटर अगर रीअपॉइंट नहीं हुआ है जबकि वो हो सकता था तो वो एक कॉपी भेजेगा। तो वो नॉर्मली आपने कंपनी लॉ याद हो तो उसमें हम एक रिप्रेजेंटेशन राइट दे सकते हैं, उसकी एक कॉपी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को दी जाएगी और ईएसबी उसे रिव्यू करके और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। अब हो सकता है किसी ने कोई गलती पकड़ ली तो क्लाइंट उसे हटा रहा है या मजबूर कर रहा है उसे रिजाइन करने के लिए, तो एक कॉपी हमने एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को दी। स्टैंडर्ड बोर्ड ने देखा कि अच्छा ये रीजन है जिस कारण से इसको छोड़ना पड़ा, नए ऑडिटर को लेके आए। हो सकता है पुराना ऑडिटर क्या था, मल्टीपल अटेम्प्ट, कंपनी ने सोचा कुछ नहीं ढूंढ पाए,
पर उसने ज़्यादा ढूंढ लिया क्योंकि ज़्यादा मजबूत था, तो कंपनी उसको हटा रही है या रिजाइन करवा रही है। अब नया आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट रैंकर, वो कुछ नहीं ढूंढ पाएगा, किताबों में ही रह गया। प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा, हो सकता है बोल दे भाई मैंने रिजाइन किया, और ज़्यादा कोई डिटेल कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण ना दे। तो इसके लिए बोला है कि आपको एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से भी क्या करना होगा, कम्युनिकेशन लेना होगा। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के पास उसके रेजिग्नेशन का नोटिस आया है, तो वो हो सकता है देख के समझ जाए कुछ दाल में काला है। तो इसके लिए एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बोलता है कि अगर हमें लग रहा है कि कहीं अनजस्टिफाइड रिमूवल या नॉन रीअपॉइंटमेंट अनजस्टिफाइड है किसी ऑडिटर का, क्योंकि उसको कुछ क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स दिए या देने वाला था, तो ईएसबी बोल सकता है कि अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा। क्या होगा? 1, जो दुखियारा ऑडिटर है वो ऑडिटर एक कंप्लेन कर सकता है, किसको? ईएसबी को। उसमें उसे एक स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर कंप्लेंट्स देना होगा। जो नया ऑडिटर आएगा उसको इसकी कॉपी दी जाएगी और उससे उसके कमेंट मांगे जाएंगे कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, वो ऐसा कह रहा है फिर भी तुम ऑडिट क्यों एक्सेप्ट करना चाहोगे। और इनकमिंग ऑडिटर को बोला जाएगा कि ये स्टेटमेंट ऑफ रीजन पढ़ के आप अपना जवाब दीजिए। फिर बोर्ड मतलब एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड स्टेटमेंट ऑफ रीजन जो कंप्लेनेंट ने भेजा था और इनकमिंग ऑडिटर के जो कमेंट है, और इनकमिंग ऑडिटर अगर ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है तो जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देगा उसको रिव्यू करेगी और देखेगी कि आउटगोइंग ऑडिटर ने जो कमेंट्स रेज किए थे क्या इनकमिंग ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में डाले या नहीं। ऑब्वियसली बात है ये उनकी इच्छा के ऊपर है, और अगर उन्हें लगता है इनकमिंग ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट करके जान करके प्रीवियस ऑडिटर के कोई कम्युनिकेशंस जिसके कारण उसको हटाया था वो जान करके इग्नोर किए हैं, तो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी डायरेक्टर को ये जानकारी दे देगा जो इसे एज एन इंफॉर्मेशन यूज करेगा और फिर उसके अगेंस्ट में एक्शंस इनिशिएट किए जा सकते। And then you have these list of ethical standard board decisions. You should definitely go through them once if you've not already gone through. And ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, आप क्या कर सकते हो नहीं. Most of these are something which we have covered kind of in the respective clauses. Then बैंक असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ FAQs दिए गए हैं कि आप क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो. सिंगल क्लाइंट की फीस ये रिकमेंडेटरी है. रिटायरिंग ऑडिटर से ईमेल में कम्युनिकेशन करना अपन ने डिस्कस किया, अगर डिलीवरी आ रही है तो चलेगा. एडवर्टाइजमेंट में फीस नहीं मेंशन कर सकते, क्लैरिटी दी है. इंटरनल ऑडिटर हो तो जीएसटी ऑडिट नहीं करोगे, अब हटी गया जीएसटी ऑडिट. जीएसटी से रिलेटेड कई सारे एफएक्यूज, क्योंकि जीएसटी ऑडिट हट गया है तो रेलेवेंस कम है. देन ये सारे प्रोविजंस अलग अलग जगह डिस्कस किए हैं. फॉर्म की रैंकिंग्स वगैरह करना वायलेटिव है, आप इनमें इन्वॉल्व ना हो. कुछ क्लैरिफिकेशन है, करता अपन ने डिस्कस किया. कॉन्करेंट ऑडिट और क्वार्टरली रिव्यू सेम बैंक का नहीं करोगे क्योंकि एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल जैसा असाइनमेंट है. क्वार्टरली रिव्यू नॉर्मली बैंक्स का, लिस्टेड बैंक्स का होता है. टैक्स ऑडिट असाइनमेंट का नंबर ऑफ अपन ने 60 डिस्कस किया. रिकवरी कंसल्टेंट बैंकिंग सेक्टर में आप बन सकते हो. फिश शेयरिंग के प्रोविजंस. डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट डीए से बन सकता है क्या, पेन ड्राइव्स वगैरह का या डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह का नहीं. ये इंटरमीडियरी बन सकता है वो जहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर वगैरह चल रहा है जिसमें वो टीडीएस के रिटर्न्स वगैरह फाइल करने में मदद करे, पर वो बेचने के काम नहीं कर सकता है. ठीक है. दे मे प्रोवाइड सर्विसेज विच आर विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. ही में वेरीफाइड क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स, पर क्रेडिट कार्ड बेचना इस तरह के काम नहीं कर सकता है. ट्रांसफर ऑफ गुड. सेल्फ रेगुलेटरी मेजर का मतलब होता है कि रेकमेंडेड है, आप फॉलो करना चाहें तो करें, अच्छा है, बाकी कंपलसरी नहीं है. ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं दिया गया है, पर इंस्टीट्यूट ने अलग अलग समय पे अपनी ICI की वेबसाइट पर FAQs के नाम से, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के FAQs के नाम से इसे पब्लिश किया. इफ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट जनरली गो थ्रू इट वंस. और अपने ड्रोन चार्ट में आखिरी में सारे क्लॉजेस के बेयर क्लॉजेस दिए हुए हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन एंड रिमेंबरिंग द सेम टेक्स्ट यू कैन रेफर टू दीज पर्टिकुलर क्लॉजेस. This completes our discussion on Code of Ethics. We've completed the whole of Code of Ethics right from A to Z. Each and every aspect except last में जो clarifications, bulletins, decisions है, that is something which we have not kind of touched based upon. Apart from this, we've kind of completed this absolutely. चलिए दोस्तों, now we will just quickly take July 21 में जो आपका ethics का पेपर था उसके जो 3 क्वेश्चंस थे वो एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1C एथिक्स से रिलेटेड था. इसमें कहा गया था CAR एक प्रैक्टिसिंग CA इंफॉर्मेशन सिस्टम में अच्छा काम करता है और इसको एक कंपनी है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रही है और उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है. उसने बिना परमिशन लिए ये एक्सेप्ट कर लिया, चलेगा या नहीं. वो आर्टिकल्स भी ट्रेन कर रहा है.
नॉर्मली आप मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आप सी इन प्रैक्टिस हो, जब तक आप प्रायर परमिशन ना लो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस का, जो प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट कहता है, ये जस्ट केप्ट दैट डिस्कशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो अपन क्लास में डिस्कस करते हैं कई सालों से। इंस्टीट्यूट बोलता है कि एक सीएन प्रैक्टिस चाहे तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के लिए कंपनी रजिस्टर कर सकता है और उस पर्टिकुलर कंपनी में वो मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन सकता है, प्रोवाइडेड वो कंपनी आईसीए के पास रजिस्टर्ड हो, उसका नाम सीए फर्म के नाम से मिलता जुलता हो और वो काम कंपनी का सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देना हो, वो भी कौन सी जो परमिटेड है। उसके ऊपर पूरा कोड ऑफ एथिक्स पर्टिकुलरली क्लॉज 6 और 7 एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड लगेगा। ये सब फॉलो करें तो आईसीआई उसको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर तक देगा और फिर वहां पे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी पार्ट टाइम नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने अज्यूम किया है कि ये वही कंपनी है जो रजिस्टर्ड आईसीआई के पास, इसलिए ऐसा करना गिल्ट नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शनल दोनों साइड से आंसर दिया जा सकता था, बट दे हैव नॉट डन इट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। दे हैव अज्यूम्ड कि ये वही मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है, हेंस सीए को गिल्टी नहीं माना गया है। चलिए मैन, then coming on to the next question. Okay, so now we have force. 6CA, SR and Associate, one of the three firms shortlisted by Cooperative Bank for statutory audit assignment. Bank mailed list of branches to the firm along with maximum fee per branch and asked them to submit the quotations. तो आपको शॉर्टलिस्ट किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है यानी रिजर्व फॉर सीए ऐसा मानेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम फीस पर ब्रांच दी है और आपने इस पे रिस्पॉन्ड कर दिया, तो चलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी इंक्वायरी या टेंडर में अगर आपको मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है और वो स्टैट्यूटरली रिजर्व्ड है सीए के लिए, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है, मैक्सिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है। बिकॉज ऑफ दैट यू विल नॉट बी परमिटेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर टेंडर इफ यू डू गिल्टी। Vineet and Associate offered start audit as part of ethical requirement of ICI. We partner communicated previous auditor, कोई रीजन है क्या कि हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करें? उसने बोला कि भैया क्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी, सो मैनेजमेंट इज चेंजिंग दी ऑडिटर। तो अब आप बताइए कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो? इसमें क्लियर है, क्वालिफाइड रिपोर्ट में आपका डिसीजन है, आपको एक्सेप्ट करना है इस पर्टिकुलर केस में या नहीं करना है। आपको जस्टिफाइड लगता है, क्वालिफिकेशन सामने वाले ने, प्रीवियस ऑडिटर ने दिया, फिर भी जस्टिफाइड एक्सेप्ट करना है, आपको लगता है वो अनरीजनेबल था, आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये जो अपन 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले थे वो हमने डिस्कस किया। बाकी एमटीपीज आरटीपीज में देयर आर नो न्यू क्वेश्चंस फॉर December 21 टाइम, तो दैट इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम कवरिंग अप हियर। तो दैट कंक्लूड्स योर डिस्कशन ऑन कोड ऑफ एथिक्स।